एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदाचार। आज हम लोग रोग निदान का वन शॉट पूरा कंप्लीट वीडियो कंप्लीट करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ मतलब नहीं देखना है, बस जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, रोग निदान परिचय। रोग निदान के परिचय में देखेंगे तो रोग निदान मतलब कि रोग निदान में रोग अर्थात व्याधि का निर्णय निश्चय किया जाता है। इसका एक श्लोक होगा, 1 मिनट इधर देखते हैं। हाँ, रोग निदान की परिभाषा की बात करें, रोगानाम विशेष वाच्यतवती साधि ये याद कर लो, या फिर ये याद कर लो, रोगों के बतादि भेद को ज्ञान करना, रोगों की साध्यता असाध्यता की दृष्टि से ज्ञान करना। हिंदी में ही याद कर लो, क्योंकि हिंदी श्लोक अभी तो याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रोग निदान का परिभाषा क्या हो गया, रोगों के बतादि भेद का ज्ञान करना, और महत्व भी है ये, ठीक है। रोगों की साध्यता असाध्यता की दृष्टि से ज्ञान करना, ठीक है। पर्याय की बात करें तो रोग निश्चय, रोग निर्णय और डायग्नोसिस क्या है, रोगों के बतादि भेद का ज्ञान करना और साध्यता असाध्यता की दृष्टि से ज्ञान करना, ठीक है। उसके बाद आता है विकृति विज्ञान, क्योंकि इसे दोनों मतलब मिला के ना, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। तो परिभाषा देखेंगे, विकृति उच्यते विकार, ये छोटा सा श्लोक है, याद कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है कि विकार अर्थ को ग्रहण किया गया है विकृति से, मतलब कि बुद्धि इंद्रिय एवं मन तथा शरीर का यथावत कार्य नहीं करना तथा अनेक प्रकार के परिवर्तन को दोष समोचनावाद शरीर में उत्पन्न होने को विकार कहते हैं, ठीक है। विकृति रुचिते विकार, ठीक है। उसमें पूरा श्लोक याद करो। विकृति रुचिते विकार तत् विकारम हेतु दोष दूष्य प्रकृति देश काल बल विशेष लिंगम च परिच्छेद, ठीक है। मतलब विकृति के ज्ञान के लिए हेतु दोष दूष्य विकृति देश काल बल विशेष एवं लिंग विशेष की परीक्षा करना आवश्यक है। अतः इस प्रकार विज्ञान को जिसमें विकृति संबंधी संपूर्ण करना उसे विकृति विज्ञान कहते हैं। महत्व क्या है इनका कि दोष की विभिन्न अवस्थाएं, प्रकोप, क्षय, विभिन्न भेद, विकृति अवस्थाएं, इन सबका ज्ञान इससे हो जाता है। आश्रय आश्रय भेदों को जानना, ठीक है। धातु और धातु की विभिन्न अवस्थाएं, क्षय, वृद्धि, इन सबको जानना है। मल पहले देख लो, पहले दोष लिख लिए, फिर धातु लिख लिए, धातु लिख लिए, फिर मल, इनके विभिन्न अवस्थाएं, क्षय, वृद्धि, ठीक है। अग्नि दृष्टि का सम्यक ज्ञान होना, दोष की विभिन्न गतियों का ज्ञान करना, आवरण गति का ज्ञान करना, सोतो दृष्टि का ज्ञान करना, यही सब इतना ये मतलब पूरे इसमें है, पूरे पार्ट फर्स्ट में। व्याधि की चिकित्सा करने में व्याधि के लक्षणों को जानना, अधिक व्याधि के आधारभूत घटकों को जानना, ठीक है। रोग एवं रोगी परीक्षा को रोग निदान में देखा गया है, ठीक है। त्रिसूत्र ज्ञान को बताया गया, हेतु, लिंग और अवसर, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, रोग निदान के कारण ही चिकित्सा का महत्व होता है, क्योंकि औषध उनका उपयोग ज्ञान सभी को होता है, परंतु उनका सही स्थिति में प्रयोग करना निश्चय द्वारा ही हो सकता है, ठीक है। अब ये रोग निदान इतना हो गया, रोग निदान और विकृति विज्ञान। अगर इसका मतलब इंग्लिश में देखें तो क्या, पैथोलॉजी एंड सब डिवीजन की बात करेंगे तो पैथोलॉजी क्या होता है कि पैथो प्लस लोगो सबसे बना है, पैथोजन और स्टडी मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन सबका स्टडी हो जाए। तो क्या होता है पैथोलॉजी, क्या हो जाएगा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन द डिजीज। क्या, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द चेंजेज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी in disease. In other words, pathology consists of abnormality in the normal anatomy and physiology. ये करो, abnormality in the normal anatomy and physiology owing the disease, ठीक है। पैथोलॉजी कंट्रीब्यूट टू द पेशेंट मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग फाइनल डायग्नोसिस हो गया। उसके बाद देखें तो ठीक है, वैरायटी, ठीक है। पैथोलॉजी की क्लासिफिकेशन की बात करें तो जनरल पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी। जनरल में क्या है, आधारभूत कोशिकाएं हो गए, वो उत्कीर्य परिवर्तन मतलब टिश्यू और फंडामेंटल सेल हो गया। उसके बाद स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हो गया। सिस्टमिक में जो सिस्टम्स होते हैं। अदर सिस्टम में, अदर डिवीजन में देखा जाए तो कौन है पैथोलॉजी, क्या, साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हिमेटोपैथोलॉजी। हिमेटो को हम लोग फोरेंसिक पैथोलॉजी में देखते हैं, और हिस्टो को क्या एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में करते हैं, साइटो को सर्जिकल में। नॉन मार्फोलॉजिकल ब्रांचेस में देखें तो क्या हो जाएगा, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोबायोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। अब ये हो गया फर्स्ट चैप्टर तुम लोग का कंप्लीट, ठीक है भाई। अब देखते हैं दूसरा, रोग एवं रोगी परीक्षा। देखो, रोग एवं रोगी परीक्षा करना चिकित्सा का प्रथम कर्तव्य होता है, ठीक है। इसके पश्चात चिकित्सक को किसी चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। देखो, यह उद्देश्य करने के लिए क्या होता है कि रोगी के बल के ज्ञान के लिए, रोग विनिश्चय के लिए, उचित चिकित्सा के लिए हमको क्या होता है कि रोग या फिर रोगी का परीक्षा हमको करना चाहिए, ठीक है। इसमें पहला है रोग परीक्षा। रोग परीक्षा क्या, निदान पंचक द्वारा हम लोग रोग की परीक्षा करते हैं। उसके बाद रोगी परीक्षा क्या करते हैं हम लोग, ये 1 द्वितीय अष्टविध, ये सब 10 जो भी परीक्षाएं उनसे करते हैं, ठीक है। निदान पंचक में क्या होता है, निदान पूर्व रूप उपचय और संतृप्ति, ठीक है। रोगी परीक्षा क्या होता है कि इसका बाद में वर्णन है, अभी निदान पंचक देखते हैं, ठीक है। निदान क्या है, निदान पूर्व रूपाणी रूपता संप्राप्ति स्थिति विज्ञानम रोगाणम पंचधा स्मृतम, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निदानम पूर्व रूपाणी उपस्थितता संप्राप्ति स्थिति विज्ञानम रोगाणम पश्चात स्मृतम, मतलब कि 5 ये समस्त क्या होते हैं कि पृथक पृथक रूप में तथा 5 एक साथ मिलकर व्याधि का बोधन कराते हैं। जिस व्याधि में केवल निदान की उपलब्धि हो, अन्यों की न हो, वहाँ पर व्यस्त रूप में केवल निदान ही रोग व्यापक होता है। इसी प्रकार उपलब्धि के अनुसार कहीं 2, कहीं 3, 4, 5 ऐसे व्याधि के बोधक हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकते हैं, कभी एक हो सकते हैं, कभी कई हो सकते हैं। निदान का महत्व की बात करें तो निदान का महत्व क्या है कि निदान का महत्व की बात करें तो रोगों के कारणों को क्या कहते हैं, निदान कहते हैं। तो इसके देखा जाए तो क्या, किससे व्याधि प्रतिकारक होता है, व्याधि ज्ञानों पर निदान होता है, ठीक है। अगर देखा जाए इसके महत्व की बात करें तो महत्व इस प्रकार स्पष्ट किया गया कि रोगों की चिकित्सा के लिए निदान ज्ञान आवश्यक है। तो रोग का ज्ञान चिकित्सा के लिए ही किया जाता है। तो शास्त्र में निदान अर्थात रोग हेतु का त्याग ही संक्षेप में चिकित्सा बताई गई है, ठीक है। जहाँ रोग का ज्ञान पूर्व रूप आदि के द्वारा नहीं होता है, वहाँ हेतु उनके क्या होता है, निदान के द्वारा हो जाता है, ठीक है। जैसे पांडु रूप में मृतिका बछड़ और मच्छिका बछड़ वमन में, ठीक है, ये होता है। फिर हेतु की अधिकता और अल्पता से रोग बलवान एवं निर्बल होते हैं, ठीक है। जब हमें बलवान अथवा निर्बल हेतु मतलब या फिर निदान का पता चल जाएगा तो हम पता कर सकते हैं कि कैसा है व्याधि, ठीक है। उससे उपसयात्मक चिकित्सा एवं रोग का ज्ञान भी निदान पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हेतु विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, ये सब क्या है, हेतु समझ में आ रहा है, ये सब निदान पे ही डिपेंड होते हैं। क्या कि जब हमें हेतु का ज्ञान ना होगा तो हम कैसे विपरीत औषधि आहार प्रयोग करेंगे, ठीक है।
प्रत्येक रोग किसी न किसी स्रोत दृष्टि के लिए होता है, तो स्रोत दृष्टि को रोगों के समान हेतु बताया गया। तो स्रोत दृष्टि में निदान की विशिष्ट अंश की उत्पन्न होती है, जिससे हेतु के द्वारा भावी रंग का अनुमान किया जा सकता है। ठीक है, भावी रोग का। ठीक है, कभी कभी सन्निकृष्ट निदान को दबाकर विपरीत निदान व्याधि को उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। इसी प्रकार कभी कभी उत्पादक निदान के विपरीत व्यंजक निदान उत्पादक हो जाते हैं। अतः केवल निदान ज्ञान से उपयुक्त अवस्थाओं का रोग का ज्ञान संभव नहीं होता है, तब पूर्व रूपादि अन्य का भी ज्ञान आवश्यक है। मतलब वो तो हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी लोगों मतलब और भी चीजें जानना जरूरी होता है। जैसे आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि वातिक ज्वर में पूर्व रूपावस्था में घृतपान करवाना चाहिए। ठीक है, और इन हाँ ठीक है, इन क्रियाओं के लिए हमको पूर्व रूप का ज्ञान जानना जरूरी है। ये पूर्व रूप है तुम्हारे। ठीक है, पूर्व रूप के सब बताया गया है कि मतलब वो पूर्व रूप अवस्था भी हमको जानना जरूरी है। रोग के सापेक्ष ज्ञान के लिए पूर्व रूप का ज्ञान आवश्यक है। अधोगत रक्तपित और हृदय में के सापेक्ष ज्ञान मतलब कि ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति का जो मूत्र है वो क्या है, हरित वर्ण का है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको रक्तपित और हृदय में दोनों होता है। अगर पूर्व रूप का ज्ञान होगा तो हम पता कर सकते हैं कि रक्तपित है अगर कि हृदय में है। ठीक है, उसके बाद व्याधि की सुख साध्यता भी हम लोग पूर्व रूप से पता कर लेते हैं। अब रूप ज्ञान के महत्व की बात करें तो रोग का सम्यक ज्ञान बिना स्वरूप के नहीं किया जा सकता। तो निदान पूर्व रूप के रहते हुए भी यदि रूप का वर्णन न किया जाए तो व्याधि के स्वरूप, जैसे कोई व्याधि हुई है, अगर उसका कोई लक्षण नहीं मिला तो फिर कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो रोगों के कुछ लक्षण पूर्वावस्था में अव्यक्त रहते हैं, तो इस प्रकार यथा स्वरूप मतलब कुछ लक्षण अव्यक्त रहते हैं तो नहीं पता चल जाता है। व्याधि की साध्यता हो गई। फिर उसके बाद रोगी के सम्यक निदान के लिए, गुण व्याधियों के लक्षण के लिए, ठीक है, व्याधि बल के अनुसार औषधि प्रयोग करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, रूप का पता होना चाहिए। उससे क्या होता है, गुण लिंगम व्याधि उपसय अनुपसभ्यम परिचेता। गुण लिंगम व्याधि उपसय अनुपसभ्यम परिचेता मतलब गुण लक्षणों वाली व्याधि का ज्ञान उपसय अनुपसय के द्वारा होता है। तो उपसय व्याधि के सापेक्ष निदान के साथ साथ उसकी प्रकृति का भी ज्ञान कराता है। सापेक्ष निदान के साथ साथ उसकी प्रकृति का। उसके बाद उपसय रोग ज्ञान के साथ साथ चिकित्सा का भी एक अंग है। ठीक है, संप्राप्ति की बात करें, व्याधि की चिकित्सा के लिए दोष अधिष्ठान ये सबका जानकारी जरूरी है। रोग एवं रोगी बल के संप्राप्ति का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद दोषों की आसान कल्पना के लिए भी आवश्यक है। ये तुम्हारा रोग परीक्षा खत्म होता है। उसके बाद आता है, देखते हैं क्या रोगी परीक्षा। रोगी परीक्षा अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें से कुछ में एक बताया गया है। जैसे प्रमाण परीक्षा में देखा जाए तो त्रिविध और चतुर्विध। प्रमाण में द्विविध में प्रत्यक्ष अनुमान अप्तुदेश, त्रिविध में चतुर्विध में प्रत्यक्ष अनुमान अप्तुदेश और युक्ति। अन्य वास्तविक चिकित्सा में देखें तो त्रिविध में दर्शन स्पर्शन और प्रश्न होता है। पंचविध में श्रोत ये तुम्हारे जितनी इंद्रियां हैं। षड्विध में क्या होगा, पंचेंद्रिय प्लस प्रश्न परीक्षा। अष्टविध में तुम्हारी नारी मूत्र मल जीवा शब्द स्पर्श नेत्र परीक्षा आकृति परीक्षा। दसविध में देखा जाए तो प्रकृति विकृति सार सनानन प्रमाण साम्य सत्व आहार शक्ति व्यायाम शक्ति व वय परीक्षा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रमाण परीक्षा की। तो प्रमाण परीक्षा में देखा जाए तो रोगी परीक्षा रोग परीक्षा के आधार प्रमाण बताया गया है। तो इसमें क्या आप्तोदेश प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति। तो रोगी परीक्षा के लिए प्रमाण देखें तो आप्तोदेश में क्या होता है, ध्यान देना। आप्तोदेश में प्रश्न परीक्षा से हम लोग पूछते हैं, प्रत्यक्ष हम लोग दर्शन से करते हैं, और अनुमान में क्या करते हैं, स्पर्शन परीक्षा से करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप तो देश किससे, प्रश्न से। ठीक है, प्रत्यक्ष दर्शन अनुमान स्पर्शन। रोग परीक्षा के लिए प्रमाण देखें तो क्या हो गया, अगर निदान के लिए देखें, रोग परीक्षा के लिए रोग की बात करें तो निदान के लिए क्या, प्रत्यक्ष अनुमान आप तो देश। रूप निदान के बाद पूर्व रूप देखोगे तो इसमें से आप तो देश कम हो गया, प्रत्यक्ष अनुमान हो गया। रूप में देखेंगे तो आप तो देश और अनुमान दोनों कम हो गए, प्रत्यक्ष बचा। युक्ति में देखेंगे तो उपसय से हो गया। ठीक है, उसके बाद उपसय के लिए युक्ति हो गया। संप्राप्ति के लिए अनुमान और आप्तोदेश हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष परिमाण की बात करें तो प्रत्यक्ष क्या होता है, आत्मा इंद्रिय मन द्वारा के सन्निकर्ष होने पर उस समय जो बुद्धि या व्यक्त होती है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष है जो स्वयं इंद्रिय और मन से ज्ञात होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में प्रत्यक्ष परिमाण का सर्वाधिक महत्व है। जैसे एग्जाम्पल देखें वार्डन में तो एक्सरे हो गया, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो गया, और क्या हो गया, एंडोस्कोपी और स्टेथोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो गया। अनुमान प्रमाण की बात करें तो अनुमान करो तर्क अपेक्षा मतलब कि तर्क के अलाजी या युक्ति की अपेक्षा रखने वाले प्रमाण को क्या कहते हैं, अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो उदाहरण की बात करें, पाचक का अनुमान हम लोग जड़ शक्ति से और बल का अनुमान हम लोग व्यायाम शक्ति से कर सकते हैं। स्पर्शन परकसन पाल्पेशन आस्कल्टेशन आदि परीक्षाएं भी हम लोग क्या अनुमान से करते हैं। उपसय अनुचय की परीक्षा भी निदान की पुष्टि हम लोग अनुमान से करते हैं। आप तो इसकी बात करते हैं तो आप तो इसकी बात अपनी तरफ से ज्ञान के बल पर जोरा जोड़तम से मुक्त हो जाता है, जिनके सदा भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों का ज्ञान निर्बाध रूप से होता है, जिनकी ज्ञान शक्ति कभी भी नहीं रुकती। ऐसे व्यक्ति को आप या शिष्ट या विभूत पुरुष कहते हैं। ऐसे संयंत्र रहित होते हैं। ठीक है, आप पुरुष रजोत्तम से शून्य होने के कारण सदा सत्य बोलते हैं। प्रश्न परीक्षा के लिए आप तो प्रत्यक्ष हमारा आवश्यक होता है। उसके बाद युक्ति, बहुत कारणों से योग से उत्पन्न अविज्ञात भाव का विज्ञात भाव के कार्य कारण भाव के अनुसार तथ्य को देखने वाली बुद्धि को युक्ति कहते हैं। मतलब अविज्ञात भाव को विज्ञात भाव के कार्य कारण भाव के अनुसार तथ्य को देखने वाली बुद्धि को युक्ति कहते हैं। इस युक्ति का प्रयोग भूत भविष्य वर्तमान कालों में होता है, जिसमें धर्म अर्थ काम इन तीनों की सिद्धि होती है। अन्य वास्तविक परीक्षा में देखें, त्रिविध परीक्षा क्या था, दर्शन स्पर्शन और दर्शन में क्या था कि हम लोग किसी चीज को देख के, या परीक्षा चतुरेंद्रिय द्वारा होता है। इसमें वर्णाकार प्रमाण छाया इनकी शरीर में स्वाभाविक अवस्था विकृति अवस्थी जो कोई नेत्र के विषय हो या फिर जो यहाँ नहीं हो, उन सबकी पहचान जैसे करनी चाहिए। आधुनिक चिकित्सा एंडोस्कोपिक माइक्रोस्कोप और एक्सरे पर प्रत्यक्ष के समान है। ठीक है, स्पर्शन की बात करें तो एक मिनट, कुछ छूटा है क्या? ठीक है, स्पर्शन परीक्षा में क्या होता है कि हम लोग
तो त्वक इंद्रियों द्वारा किस तरह, जैसे पाल्पेशन और परकशन, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको पढ़ते जाओ, तो हाथ द्वारा स्पर्श करके प्रकृति विकृति का ज्ञान करना, ठीक है। उसके बाद आधुनिक शास्त्र में क्या होता है, हाइपरस्थेसिया हो गया, टेंडरनेस हो गया, इडिमा हो गया, ट्यूमर हो गया, पाल्पेटर्स स्पर्शन हो गया, अंगुली ताड़न हो गया, ठीक है। प्रश्न परीक्षा की बात करें तो प्रश्न परीक्षा में हम लोग इस परीक्षा में रोगी की पारिवारिक कितने मुख्य लक्षण, वाद पुरुष की जितनी भी चीजें हैं उनकी क्या होता है, कुलज इत्यादि में ज्ञान किया जाता है। उसके बाद पंचवीत में क्या, जितनी भी इंद्रियां हैं, तो श्रवण इंद्रिया में देखो आंखों को बोलना, संधि अंगुली, पर्वों का फूटना, स्वर भेद या अन्य जो भी शरीर में होने वाली शब्दों की परीक्षा होते हैं, जैसे आंखों का बोलना, संध्या अंगुलियों को पर्वों का फूटना, स्वर भेद, अन्य जो भी हैं। घ्राण इंद्रियों की बात करें तो रोगी के संपूर्ण शरीर में व्याप्त हुए स्वाभाविक या विकृत गंधों की परीक्षा नाक से करनी चाहिए। रसेंद्रिय, यह परीक्षा अप्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से पिपलिका, मच्छिका, कौवा के माध्यम से की जाती है। यह परीक्षा रक्तपित्त, मधुमेह आदि रोग, जैसे पिपलिका, मच्छिका, कौवा को अगर देखें तो अगर कोई विकृति है तो वो उसके पास नहीं जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग उससे अनुमान लग सकते हैं कि उसकी कोई बीमारी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हम लोग अपने मतलब स्वयं से कोई चिकित्सक नहीं कर सकता ना ये चीजें। तो रोगी के मुख्य स्वास्थ्य का ज्ञान प्रश्न परीक्षा के माध्यम से करते हैं। तो पहले हम लोग वर्णित हो गया। षड्विध परीक्षा की बात करें तो षड्विध में प्रश्न परीक्षा पूर्ण में वर्णित है ये भी। उसके बाद आता है अष्टविध परीक्षा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अष्टविध परीक्षा का जो श्लोक है क्या है, रोगाक्रांत शरीरस्य स्थान अष्टो निरीक्षित, याद करेंगे साथ में, रोगाक्रांत शरीरस्य स्थान अष्टो निरीक्षित, नाड़ी मूत्रम मलम जीवा शब्द स्पर्शन दृगाकृति। रोगाक्रांत शरीरस्य स्थान, देखो रोगाक्रांत किसमें, शरीर में रोगाक्रांत शरीरस्य स्थान अष्टो निरीक्षित, मतलब 8 स्थान है, निरीक्षण करना चाहिए क्या, नाड़ी मूत्रम मलम जीवा शब्द स्पर्शन दृगाकृति, ये 8 हो गए, ठीक है। परीक्षा का ज्ञान, दृष्टि ज्ञान और स्वास्थ्य परीक्षा में अत्यंत उपयोगी होता है। नाड़ी परीक्षा सबसे पहले देखेंगे हम लोग। नाड़ी परीक्षा की विस्तृत वर्णन योग रत्नाकर में किया, सारंग संहिता में भी मिलता है, ठीक है। सारंग संहिता में नाड़ी को स्पष्ट करते हुए बताया कि हाथ के अंगुष्ठ के मूल में जो धमनी है, हाथ के अंगुष्ठ के मूल में जो धमनी है वो जीव साक्षणी है। क्या जीव साक्षणी है, देखो अंगूठे के मूल में जो है वो क्या है, जीव साक्षणी है, तथा इनकी चेष्टा से जीवन में सुख दुख का ज्ञान किया जा सकता है। देखो अगर हमको नाड़ी परीक्षा करनी है तो उससे पहले कुछ आवश्यक सावधानियां बरतनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रातः काल में करनी चाहिए, शौचादि कार्यों से निर्वृत्त होकर करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं किया हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नाड़ी परीक्षा का ज्ञान अनुभव, सतत अभ्यास, तपस्या और अनुमान पर किया जाता है। स्त्रियों की क्या बाएं हाथ की देखी जाती है, पुरुषों में दाएं हाथ की नाड़ी परीक्षा करते हैं। नाड़ी की परीक्षा 3 बार करें, नाड़ी पकड़कर छोड़ते जाएं, मन व बुद्धि से पूर्ण विचार करें। नाड़ी पकड़कर छोड़ते जाएं और 3 बार करनी है, ठीक है। चिकित्सक अपनी तीनों उंगलियों से नाड़ी पकड़कर क्रम से वात पित्त तीनों दूसरे में होने वाली नाड़ी, मंद, मत, चिड़, तीक्ष्ण, इन सबकी गति का प्राप्ति करें। नाड़ी परीक्षा के अंदर गति, ताल, यदि, तनाव और वेग, मतलब क्या रेड, रिदम, वॉल्यूम, टेंशन और फोर्स, इन भाव को देखा जाता है। दूसरा अनुसार नाड़ी की गति देखा जाए तो जो वात की गति होती है वो सर्प और जलका वात होती है। पित्त की देखें तो कुलिंग और काक लावक होती है, मंडूकवत होता है। कफ की बात करें तो हंस और परावत होता है। शनिपात की बात है लावा और तीतर के समान होते हैं। उसके बाद बात करते हैं विभिन्न अवस्थाओं में नाड़ियों गति, जैसे अगर ज्वर है तो उष्ण वेग वाली, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर परीक्षा एग्जाम पॉइंट से ऐसे तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पॉइंट ऑफ एग्जाम तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नाड़ी परीक्षा वर्जित कब है, तेल मर्दन किए हुए में, तुरंत स्नान किए हुए, सोकर उठे हुए में, सोए हुए में, भोजन किए हुए में, तृष्णा से पीड़ित हो। मतलब देखो कैसे करेंगे, तेल मर्दन किया किसी व्यक्ति ने, ठीक है, तेल मर्दन करके क्या गया, सोया हुआ है, तो सोया हुआ है तो उसको नहीं करना चाहिए। सोकर उठ गया तभी भी नहीं करना चाहिए। अगर स्नान कर लिया तुरंत तभी भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद मतलब भोजन के मतलब स्नान करने के बाद क्या होगा, भूख लगेगी तो तृष्णा उष्णा में भी और भोजन किए हुए में, ऐसे सीक्वेंस बना के कर सकते हो। उपमा जिस पर बीड़ा में लगी हुई तारे सब रोगों को कहते हैं, उसी प्रकार हाथ में लगी हुई नाड़ियां सारे रोगों को प्रकट करती हैं, ठीक है। मूत्र परीक्षा की बात करें तो इसके अंदर मूत्र की चश्मरी, प्रमेय, आमत, ये सब रोग को होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर से 4 घड़ी शेष रहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रोगी को उठाकर मूत्र करावें, उसकी परीक्षा करें। मूत्र को काच पात्र में रखते हैं, सदैव सूर्योदय होने पर परीक्षा करते हैं। मूत्र की पहली धार को न रखें, ये देखना है, पहली धार को नहीं रखना है, मध्य धार को रखना है। तो अगर वात प्रकोप है तो वात प्रकोप में पांडुवर्ण की हो जाए, पित्त में तुम्हारा क्या हो जाएगा, रक्त वर्ग का, पित्त रक्त हो जाएगा, पित्त रक्त हो जाएगा, और कफ का क्या हो जाएगा, फेन युक्त हो जाएगा। रक्त पित्त से याद कर लो, ठीक है। तो वात में क्या हो गया, पांडुवर्ण हो गया, पित्त में क्या हो गया, रक्त हो गया, और तुम्हारे कफ में क्या हो गया, तुम्हारा फेन युक्त हो गया। तेल बिंदु परीक्षा की बात करें तो इसमें तेल बिंदु परीक्षा होता है। तो रोगी को मूत्र विविध परीक्षा का, मूत्र पर तेल त्रिणी से उठाकर बंदूक करें अर्थात तेल की बूंद डालें तो वह अत्यंत लगाव। यदि मूत्र शीघ्र फैल जाए तो रोगी साध्य है, यदि नहीं फैले तो कष्ट साध्य है, और डूब जाए तो असाध्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो मूत्र में तेल दिशा अनुसार, पूर्व दिशा में रोगी शिष्ट से आरोग्य हो जाता है, दक्षिण दिशा में ज्वर क्रमशः नष्ट होकर आरोग्य प्राप्त होता है, ज्वर होना है, रोग क्रमशः नष्ट होकर आरोग्य प्राप्त होना। उत्तर दिशा में निश्चय रोगी आरोग्यता का प्राप्त करेगा, पश्चिम में भी सुख आरोग्यता का प्राप्त हो। ईशान कोण में 1 मास में मृत्यु, अग्नि और नैऋत्य में तेल में छिद्र दिखाई पड़े तो क्या मृत्यु निश्चित है। वायु में रोगी अमृत पिलाया जाए तभी भी वो जिंदा नहीं रहता है। 7 रोगों में तेल बिंदु की आकृति देखें तो क्या होती है, कमल होती है, हंस, कारंड, तालाब, छाता, तेल बिंदु की आकृति रहती है, देखने पर रोगी का प्राप्त होता है। अषाढ़ी में देखें तो ये कैसे होते हैं, हल, कुर्म, मधुमक्खी के छत्ते के समान, देखो यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते के समान छिद्र दिखाई दे, बहुत सारे शिरोहीन मनुष्य, ठीक है। अगर मूत्र पर तेल बिंदु का आकार देखें तो अगर सर्पाकार है तो वात दोष है, छत्राकार है तो पित्त दोष है, मुक्ताकार है तो कफ दोष है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। मूत्र परीक्षा में निम्न प्रमुख बिंदुओं को देखा जाता है कि प्रवृत्ति क्या है, संहनन क्या है, रस, वर्ण, सुपुय, सरकुरा, धार, मात्रा, गंध, सरक और सुसुक, ठीक है। उसके बाद मल परीक्षा, मल परीक्षा का देखें तो वात के कोप से क्या होता है, मल क्या होता है, गाढ़ा व सूखा हो जाता है। पित्त के पीलापन युक्त हो जाता है, कफ में श्वेत वर्ण का, दोष कफ काला टूटा हुआ पीला बंधा हुआ जो भी है, आमदोष कफ जैसे मल होता है। उपयुक्त मूत्र परीक्षा के समान इसकी भी परीक्षा समस्त विधियों के द्वारा होती है।
यथा मात्रा प्रवृत्ति वर्णगंध ये सब इसमें भी देखा जाता है, ठीक है। मल परीक्षा के उपयोग अतिसार कामला प्रवाहिका ये सब चीजों में देखा जाता है। जीवा परीक्षा अन्य स्रोतों की दृष्टि में जीवा परीक्षा महत्वपूर्ण उपयोगी है। जैसे वात दोष के प्रकोप में क्या होता है, शीत स्पर्श रुक्ष फटी हुई जीवा होते हैं। पित्त में देखे तो लाल और काली हो जाती है। कफ में देखे तो श्वेत अत्यंत पिछिल हो जाती है। त्रिदोष प्रकोप में देखे तो कृष्ण कंटक की सूक्ष्म जीवा हो जाती है। जीवा परीक्षा के देखे तो आंतरिक जीर्ण विभंध अर्श ग्रहणी आदि अवस्था में जीवा मलावृत व शाम हो जाती है। देखो आंतरिक जीर्ण विभंध अर्श और ग्रहणी आदि में क्या हो जाती है, जीवा मलावृत हो जाती है। शब्द परीक्षा की बात करें तो शब्द में क्या होता है, शब्द से रोगी को स्वर को जानना चाहिए। कफ प्रकोप में गुरु हो जाता है, पित्त में स्फुट हो जाता है, वात में क्या हो जाता है, दोनों लक्षण मिलते हैं। कफ में क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। पित्त में क्या हो जाता है, पित्त में स्फुटन, ठीक है। और तुम्हारा वात में क्या हो जाता है, तुम्हारा दोनों लक्षणों से रहित होते हैं। सब परीक्षा के उपयोग की बात किया जाए तो अर्धित पक्षाघात हो गया, काम बात हो गया, स्वरवेद राजा चमार पांडु इसमें किया जाता है। स्पर्श की बात करें तो त्वचा को पंचेंद्रियों का आश्रय माना जाता है। वात में देखा जाए तो वात दोष में स्पर्श त्वचा कृष्ण हो जाता है। पित्त में देखा उष्ण त्वचा और पित्त होता है। कफ की बात करें तो कफ में क्या होता है, श्वेतवर्ण की आद्र होती है। इसमें देखें कामला पांडु रक्त विकार, इसमें क्या होता है, स्पर्श की बात होती है, ठीक है। नेत्र परीक्षा की बात करें तो नेत्र में वात रोग में कुपित रूप से ध्रुव विकराल चंचल जलते हुए नेत्र। पित्त की बात करें तो दीप और ज्योति दिखने में अस्मत जलते हुए पीले नेत्र होते हैं। कफ की बात करें तो जलपूर्ण होते हैं, ज्योति स्निग्धता एक नेत्र होते हैं। दोष में देखें श्याम फटे हुए तंद्रा में विकराल लाल वर्ण के नेत्र होते हैं। दिक्क परीक्षा की बात करें तो रक्तचाप अवसाद और पांडु कामला मधुमेह विकृत होते हैं, ठीक है। आकृति परीक्षा में देखें तो जो अंतर्गत स्थूल भाव की परीक्षा करते हैं, रोगी का वर्ण छाया सार सानंद, ये प्रकृति परीक्षा के अंदर आता है। उसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 अनुक्त व्याधि या नैदानिक सिद्धांत, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अनुत मतलब कि कुछ नहीं, ठीक है। मतलब जिस व्याधि के बारे में शास्त्रों में कुछ नहीं कहा गया उसे अनुत व्याधि कहते हैं, ठीक है। आचार्य चरक ने अनुत व्याधि के संदर्भ में 18 अध्याय में बताया है, ठीक है। इसके बाद देखिए रोग की प्रवृत्ति क्या, अधिष्ठान समुत्थान विशेष को ठीक ठीक जानकर वैद्यों को चिकित्सा कार्य करना चाहिए। जो ज्ञानी वैद्य इन तीनों को ठीक ठीक जानकर ज्ञानपूर्वक यथा अन्याय किसी भी रोग की चिकित्सा करता है तो उसे मोह नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। अगर देखा अनुत व्याधि का ज्ञान चरक विमान स्थान में वर्णित विभिन्न घटकों के द्वारा तथा चरक त्रिविध बोध संग्रह के आधार पर किया जाता है, जिससे अनुत व्याधि के शास्त्र के अनुसार जानकर चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। नैदानिक सिद्धांत शास्त्रों में वर्णित व्याधियों के आधार पर वर्णित किया गया है। आचार्य चरक ने विमान स्थान में अनुक्त व्याधियों का वही बार बार बता रहे हैं, ऐसे प्रकार जैसे बोला गया है कि आचार्य चरक विमान में अनुक्त व्याधियों का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया है। अनुक्त व्याधियों का कि ऐसे प्रकोपण वाले, ऐसे योनि या प्रकृति वाले, ऐसे कारणों वाले, ऐसे स्वरूप वाले, ऐसे स्थान वाले, ऐसी वेदना वाले, ठीक है। उसके बाद क्या हो गए, ऐसे लक्षण वाले, ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध वाले, ऐसे उपद्रव वाले, ऐसे क्षय वृद्धि स्थान वाले, ऐसे भविष्य वाले, ऐसे नाम वाले, ऐसे योग वाले। इन लोगों से दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा होनी चाहिए, इस प्रकार जानना चाहिए। ये चीज प्रवृत्तियां था, मतलब इस रोग में यह विकृति है तो इस प्रकार की ये सभी वाक्य उपदेश के अंतर्गत माने जाते हैं। इस प्रकार किसी भी व्याधि को शास्त्रों में इन घटकों द्वारा जाना जाता है, अर्थात जो भी व्याधियां शास्त्रों में वर्णित नहीं है उन्हें ये भी घटकों के रूप में ही जानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है उपसय अनुष्ठय परिभाषा प्रकार एवं महत्व, ठीक है। तो उपसय अनुष्ठय में देखें तो गुणलिंगम व्याधि, देखो श्लोक बता दे, गुणलिंगम व्याधि उपसय अनुष्ठभ्यम परिच्छेद, मतलब किसी व्याधि के लक्षण के अति अल्प हो अथवा छुपे हुए तो रोगों को जो है चिकित्सा उपसय अनुष्ठय द्वारा की जाती है। उसे को साम्य भी कहा जाता है। तो औषध अन्य देश काल आदि से उत्पन्न सुख परंपरा को जैसे उपसे कहते हैं, ठीक है। उत्पन्न सुख परंपरा को क्या कहते हैं, यहाँ सुख का तात्पर्य है कि जो उत्तर काल में सुखकारक हो, मतलब अर्थात जो रोगी को तत्काल सुखदायक होने के साथ साथ उत्तर काल में भी सुखकारक हो, ठीक है। आचार्य चरक ने बताया कि हेतु विपरीत व्याधि ये सारे जो चीजें हैं ये सुखावा उपयोग का उपसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो चक्रपाणी के अनुसार उपसे का प्रयोग गुणलिंग के ज्ञान के लिए उपाय के लिए करते हैं। सुख का अनुबंध अर्थात वाद काल में आरोग्य के रूप में सुख उत्पन्न करने वाले उपसे कहलाते हैं, ठीक है। अगर हेतु विपरीत ये सारे चीजें जो है क्या है, औषध अंत तथा व्याध के परिणाम में सुखदायक उपयोग के लिए उपसे कहते हैं। इसी को अब उससे देखो हेतु व्याधि उभय, हेतु विपरीत व्याधि विपरीत उभय विपरीत खाती है, ठीक है। तो हेतु में देखा जाए तो शीत कब्जर में शुंठी आदि का उष्ण, ठीक है, मतलब औषध है, हेतु के विपरीत है। जो भी तुम्हारा निदान है उसके क्या है विपरीत, जैसे शीत कब्जर है तो उसमें शुंठी उष्ण की औषध दिए गए। अन्य में देखा तो श्रम तुमने किया, वह जंतु जर में मांस रस और भात दिया, ठीक है। दिवा स्वप्न में क्या हो गया कि दिवा स्वप्न में क्या किया, कप में रात्रि जागरण करवा दिया। व्याधि वृत्ति में ऐसे अतिसार में स्तंभात पाठा या कुटज के खदीर प्रमेय में हरिद्रा। अतिसार में देखें तो स्तंभनाथ मसूर डाल दिए। फिर उदावर्त में देखें तो क्या हो गया, प्रमाण करवा दिए। उभय वृत्ति में देखो वातिस्वत में वाथर तथा सुथर दशमूल का क्वाद दे दिए। वात कब्जन ग्रहणी में तक तथा पित्तज में दुग्ध, ये सब सिंह पदार्थों का सेवन दिवस में तंद्रा दे दिए, ठीक है। हेतु विपरीत कार्य में पित्त प्रधान फोड़े में उष्ण उपना दे दिए, ठीक है भाई, और बढ़ा के उसके बाद घटाओ, ठीक है। पैतिक फोड़े में विधाई दे दिए। वाजन उन्माद में मेरी भय दर्शन करवा दिए। व्याधि में देखे तो छर्दी रोग में वमन करा कर मदन फल का प्रयोग। अतिसार में बेजना क्षीर का प्रयोग, ठीक है। इसमें कहता है अतिसार में स्तंभनार्थ का प्रयोग, ठीक है। छर्दी में वमन कराने के लिए प्रमाण देखो, इससे थोड़ा सा सिमिलरिटी है व्याधि विपरीत कार्य और इसमें थोड़ा सा सिमिलर। अग्नि से जल आने पर गुरु सदस्य उस पदार्थों का लिए विसर्जन, रोग में विष और विष का मौल तथा मौल का जंगम। मध्य भजन में मदात से मध्य के उत्पादक मध्य का सेवन करा दिए। व्यायाम से उत्पन्न समूहवात में जल में तैरने का व्यायाम। उसके बाद उससे क्या होता है कि उससे के लिए प्रयुक्त औषधियाँ यदि व्याधि को बढ़ा देती हैं तो उस व्याधि का साम्य कहते हैं। इसी भाव को दूसरे शब्द में अनुष्ठय भी कहते हैं। देखो उससे के लिए प्रयुक्त
औषधि यदि व्याधि को बढ़ा दे तो उस व्याधि शाम कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी उपसे की बात 6 प्रकार 18 प्रकार का औषधि ग्रहण के जो ऐसे है ना वैसे ये भी है अनुपसे भी। पंच निदान में अनुपसे का ग्रहण नहीं किया गया है, यहाँ यही वहाँ अनुपसे को जोड़ दिया जाए तो पंच निदान के स्थान पर शक निदान की संज्ञा, परंतु ऐसा नहीं होता, इस स्थान पर उपसे के ग्रहण से ही अनुपसे का भी ग्रहण हो जाता है। चरक ने अव्यक्त लक्षण वाली व्याधि का ज्ञान उपसे अनुपसे से द्वारा करना तो बताया, इससे पहले चैप्टर में देख चुके हैं। निदान की भांति अनुपसे रोग को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए इसका ग्रहण निदान वर्ग में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि निदानोक्त अनुपसे, ठीक है, मतलब निदान रूप से कहे गए आहार आचार काल आदि अनुपसेयात्मक होते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुपसे रोग ज्ञान में भाग तो क्या है, जो रोग एक दूसरे के परस्पर मिलते जुलते हैं रोगों का ज्ञान उपसे द्वारा किया जाता है। यदि वाद व्याधि और रुस्तम में संदेह हो तो रोगी को तैलाभ्याम करवाते हैं, सलाम मिलता है। वाद व्याधि अन्यथा रुस्तम जाना चाहिए। अम्ल पित्त और जीर्ण में संशय होने पर रोगी को उष्ण जल और शुंठी चूर्ण करवाएंगे तो इससे अम्ल पित्त के रोगी में लक्षणों की वृद्धि होगी और जीर्ण में रोगी को लाभ मिलेगा, तो इससे पता चल जाता है। संधियों में पीड़ा होना आमवात संधिवात और वात तीनों होता है, ठीक है। इस अवस्था में यदि रोग को स्नेहन स्वेदन से लाभ मिल जाए तो इससे संधिवात या निरामत ग्रसित मिल जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आमवात बोलते हैं। यही स्नेहन स्वेदन से रोगी को वेदना बढ़ जाए तो आमवात स्वेदन। यही से के प्रकार से चिकित्सा में लाभ न मिले तो रक्त प्रकोप को जानते हुए वात्रक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दोष विकृति, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, दोष विकृति। दोष विकृति की अगर बात करें तो दोष विकृति में पहला क्या टॉपिक है, निदान। जो हम लोग रोग की परीक्षा कर रहे थे, निदान है तो पूर्ण रूप से और संप्राप्ति से, तो उसमें क्या है निदान को हम लोग देखते हैं। तो दोष विकृति में पहला क्या निदान है, तो निदान शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो निरुपसर्ग ये सब छोड़ो, ठीक है। निरुक्ति की बात करते हैं। निरुक्ति व्याधि निश्चय कारणम निदानम, व्याधि निश्चय कारणम निदानम, जिस उपाय से व्याधि का निश्चय किया जाता है उसे क्या कहते हैं, निदान। ये निरुक्ति हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके आगे ये सब छोड़ दो अभी, ये याद कर लो। निदानम तो आदि कारण परिभाषा में देखें तो निदानम तो आदि कारण मतलब रोग आदि के कारण को, रोग के आदि कारण को क्या कहते हैं, निदान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें पर्याय की तो निमित्त हेतु आयतन प्रत्युक्त स्थान कारण है, ठीक है। निमित्त हेतु आयतन प्रत्यय उत्थान कारण, ठीक है। निमित्त से क्या है, शकुन आदि से है, हेतु क्या है, कर्ता से, कारण से है, ठीक है। ये सब सारी चीजें हो गई, ठीक है। इसके पर्याय याद रखना कौन कौन से, निदान निमित्त हेतु आयतन प्रत्यय उत्थान और कारण, ठीक है। उसके बाद निदान के भेद की बात करें तो 3 भेद के अनुसार अगर देखा जाए तो असात में इंद्रिय संयोग है, प्रज्ञा पदार्थ और परिणाम है, ठीक है, ठीक है। असात में इंद्रियार्थ संयोग क्या होता है कि चक्षु आदि इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ अतियोग, अयोग या मिथ्या योग, ये असात में इंद्रिय संयोग कहलाता है, ठीक है। प्रज्ञा पदार्थ क्या कहलाता है, इति त्रिविध विकल्पम त्रिविध में कर्म प्रज्ञा परादिति व्यवस्थित, मतलब इसका मतलब ये होता है कि त्रिविध मतलब अति अयोग और मिथ्या योग, और त्रिविध कर्म वाणी मन और सती से क्या होता है, प्रज्ञा पराध को समझना चाहिए, मतलब कि उससे मतलब विकल्प इन दोनों का क्या हो जाता है, समान रूप से नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है काल। काल कहता है काला पुनः परिणाम उच्चते, ठीक है, मतलब काल को परिणाम कहा गया है, ठीक है। इसमें भी हीन मिथ्या योग अति योग की भी बात होती है। उसके बाद दूसरा जो इसमें भेद होता है, दूसरा भेद इसमें क्या होता है, आचार्य हरिश्चंद्र मतानुसार 4 भेद होते हैं, सन्निकृष्ट, विपृष्ट, व्यभिचारी और प्रधान, ठीक है। सन्निकृष्ट क्या होता है कि जो निकटवर्ती रोगों की उत्पत्ति कारण जो सीधा अच्छा संबंध रखना होता है रात्रि दिन या भोजन के आधार पर, उसको क्या बोलते हैं, सन्निकृष्ट। जैसे दिन के, रात्रि और मध्य भोजन की बात करें तो कफ जो होता है आदि में, मतलब शुरुआत में लक्षण होता है, पित्त क्या होता है मध्य में, और वात क्या होता है अंत में, ये चीज याद कर लेना, ठीक है। विपृष्ट की बात करें तो रोगों की उत्पत्ति में सीधा संबंध तो नहीं होता है, विपृष्ट का दूरवर्ती होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विपृष्ट निदान के द्वारा द्वेष संचय के बाद ही रोग उत्पत्ति होती है, क्या होता है, दोष संचय के बाद ही रोगों की उत्पत्ति होती है विपृष्ट में। अगर उदाहरण की बात करें तो हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ बसंत ऋतु में प्रकोपित होकर उत्पन्न होता है, आपको टेबल याद होगा ना, वो संचय प्रकोप प्रशमन वाला, तो उसके अनुसार है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं व्याभिचारी की, तो दुर्बल होने पे जो हेतु व्याधि को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है, एक मिनट, दुर्बल होने पर जो व्याधि हेतु को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है उसे व्याभिचारी करते हैं। रोगों की उत्पत्ति आहार विहार आदि के प्रकोपित दोष और दूसरे के बल पर निर्भर करती है, ठीक है। तो जो मतलब दुर्बल होने की वजह से जो हेतु व्याधि को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है उसे व्याभिचारी करते हैं। प्राधान्य क्या होता है, उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र दोषों को प्रकोपित करने वाले को प्रधानी कहते हैं, मतलब इसमें जो जल्दी मतलब उत्पन्न न कर सके असमर्थ होता है और इसमें शीघ्र कर देता है, ठीक है। जैसे मारक विषय के प्रत्येक व्यक्ति में निश्चित रूप से मारकता उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मधुकोश टीका के अनुसार हेतु भेद की बात करें तो 3 भेद, दोष हेतु होता है, व्याधि हेतु, उभय हेतु। तो दोष हेतु क्या होता है कि जो विषम करने वाले गुण होते हैं, दोषों को विषम करने वाले गुण को हेतु कहते हैं, ठीक है, मतलब दोष हेतु कहते हैं। व्याधि हेतु के निश्चित व्याधि को उत्पादक हेतु, मतलब जो व्याधि को देखो दोष से दोष को विषम करने वाले, व्याधि को व्याधि को उत्पादक करने वाले, ठीक है। उभय की बात करें तो जो विशिष्ट दोष प्रकोपों के साथ साथ विशिष्ट व्याधि का भी उत्पादक हो, मतलब दोष को तथा विशिष्ट व्याधि को भी उत्पादक, इसलिए उभय हेतु बोलते हैं। जैसे हाथी और ऊंट का घोड़े के समान यान पे चलना वायु की विधाई है, ठीक है। इसमें क्या था, व्याधि में क्या था, मृत्यु को भक्षण करने से पांडु रुकता है, और दोष में क्या था, ऋतु के अनुसार दोष संचय प्रकोप और यही सेम चीज, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है अन्य 2 भेद की बात करें तो उत्पादक हेतु, व्यंजक हेतु। उत्पादक दोषों का संचय करने वाले कारण को उत्पादक कहते हैं, दोषों को संचय करने संचय, यहाँ पे संचय हो रहा है। व्यंजक में क्या होता है, देखो प्रेरक अथवा रोग को व्यक्त करने वाले कारण, देखो रोगों को व्यक्त जो करेगा वो क्या है, व्यंजक, व्यस्त व्यक्त व्यस्त व्यंजक, ठीक है। रोगों को व्यक्त करने वाला कारण क्या है, व्यंजक हेतु है, और संचय करने वाला क्या है, उत्पादक है। उसके बाद बात होता है कि देखो हेमंत में संचित कब, बसंत ऋतु में सूर्य संताप से पिघलकर, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आता है अन्य 2 भेद, बाह्य होता है, बाह्य और अभ्यंतर, शरीर के बाहर के कारण को बाह्य हेतु कहते हैं, अभ्यंतर की बात करें शरीर के दूसरे आदि अभ्यंतर हेतु होते हैं। दोष भेद से और देखें तो क्या होता है, दोष के प्राकृतिक और वैकृतिक अवस्था पे, तो प्राकृतिक मतलब जो दोष
जिस ऋतुकाल में प्रकिर्पित होता है उसी में हो तो उसको मतलब प्राकृतिक अवस्था बोलते हैं। वैकृत में जो दोष अपने प्रकोपक ऋतुकाल के प्रकोपित न होकर अन्य किसी में हो। अन्य दो भेद में बात करें तो अनुबंधीय हो गया, अनुबंध हो गया, अनुबंध हो गया। अनुबंध मतलब कि जो प्रधान हो, क्या बोलते हैं, एक विशेष उपसमन वाला होता है, स्वतंत्र लक्षण द्रव्य गुण समान बढ़ाने वाला विशेष से उपसमन करने वाला होता है, ठीक है। अनुबंध क्या होता है, अप्रधान का अर्थ होता है अनुबंध, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अन्य दोष के साथ साथ आने वाला जैसे उपद्रव के तरफ होता है, लेकिन स्वरूप होता है, लेकिन अगर अगर व्याधि की चिकित्सा की जाए तो ये मतलब उसी के साथ ही खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आशयापकर्ष क्या होता है, आशयापकर्ष क्या होता है कि एक भेद से अगर देखा जाए तो क्या है, आशयापकर्ष है। इसमें क्या होता है कि इसमें भेद से भी दोष का ज्ञान आवश्यक है। दोष के स्थान क्षय एवं वृद्धि के लक्षण शास्त्र में वर्णित है। इसमें ये बताया गया कि दोष अपने प्राकृतिक स्थान पर रहते हुए तथा स्वयं के प्रकोपित न होने पर भी प्रकोपित वायु मतलब प्रकोपित वायु के द्वारा अन्य स्थान पर ले जाया जाता है, इसे आशयाकर्ष कहते हैं, ठीक है। कब के क्षीण होने पर बड़ी हुई वायु उचित मात्रा में स्थान से पित्त को उसके प्रधान स्थान से आकृष्ट होकर जिस भाग में लेकर घूमते हैं वहाँ स्थिर से भेदन और पीड़ा दाय उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि पित्त वहाँ जा रहा है, ठीक है। उससे क्या हो जाता है कि इस प्रकार वायु उचित मान्य स्थान पर स्थिति देखकर स्थान से परिवर्तन आने के कारण वह दोष विकार उत्पन्न होता है। तो चिकित्सा करने वाले लोग किस चीज की चिकित्सा करते हैं, किसी पित्त की करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दोषों का स्थान स्वयं अपना, तो इसलिए बात की हमको चिकित्सा करना चाहिए। पित्त के स्थान का ज्ञान नहीं होता है, वो आदि लक्षणों को देखकर पित्त वृद्धि का ज्ञान करते हैं, ठीक है। इसलिए पित्त समक औषधियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद गति भेद से देखा जाए तो गति भेद से देखा जाए तो पहला हो गया प्राकृतिक दोष, वैकृतिक दोष। दूसरा मार्ग भेद से देखा जाए कि गति में पहला मार्ग दोष गति से तो प्राकृतिक और वैकृतिक होगी। मार्ग भेद से बाह्य मध्यम और अभ्यंतर अवस्था भेद से देखे तो क्षय वृद्धि और सम हो गया। अन्य दोष के भेद से ऊर्ध्व अधः और तिर्यक हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अग्नि। अग्नि क्या होता है, अग्नि के बजाय अनल हिरण्य पावक वैश्वार अर्थ सर्वपाक वाणी आदि, ठीक है। अगर अग्नि की भेद की बात करें तो जठाग्नि भूताग्नि और धात्वाग्नि टोटल 13 होते हैं। जठाग्नि एक 5 महाभूत और 7 रक्त 7 धूत अरे धातु सॉरी। उसके बाद आता है सामान्य अग्नि विशेष अग्नि, ठीक है। सामान्य क्या होता है, जो स्टोमक इंटेस्टाइन पूरे एलिमेंट्री किनार वाले जो हैं चीजें उसको, उसके अगल बगल को क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक, ठीक है। अग्नि की प्रकृति क्रम क्या होता है कि आयु क्या होता है कि आयु गुण बल स्वास्थ्य उत्साह शरीर की प्रदा को अग्नि द्वारा सभी देह में स्थित अग्नि को तीव्र होने पर उत्तम स्थिति में बने रहते हैं। यही वजह जठाग्नि शांत हो जाती है तो कुछ बुझ जाती है तो मनुष्य मर जाता है। उसके ठीक ठीक चलने पर चिरकाल का निरोग का जीवित रहता है। उसके विकृत होने पर मन पड़ने पर तीव्र होने पर वो रोगी क्या होता है। इसलिए अग्नि को मूल कारण कहा गया है, मतलब कि व्याधि हो जाती है। अगर अग्नि खत्म हो गई जठराग्नि तो मृत्यु होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब अग्नि दृष्टि के हेतु देखें ना, अग्नि दृष्टि के हेतु की बात करते हैं हम लोग। पहला आहार में देखें तो अति द्रव का सेवन, केवल विशुष्क पिंड रूप में किया हुआ भोजन, द्रवाति गीला नहीं किया हुआ भोजन, शुष्क भोजन। ये देखो यहाँ ध्यान देना, ये शुष्क भोजन है, ये भी शुष्क हो गया, पिंड ये भी शुष्क हो गया, ये भी शुष्क हो गया, चारों सेम है ऑलमोस्ट, बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। विरुद्ध भोजन, विष्टम्भी भोजन, अति जल पीने से, विश्वासन, वेग धारण से, स्वप्न से। अब बिहार में देखा ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, दीनता और द्वेष, ठीक है। अग्नि दृष्टि की तो ये क्या हो गया अग्नि दृष्टि के हेतु हो गए, मतलब निदान हो गए या कारण हो गए, ठीक है। अग्नि दृष्टि के भेद और लक्षण की बात करें तो अग्नि दृष्टि के भेद की बात करें तो देखो अग्नि जठराग्नि के 4 भेद बताए गए हैं, तीक्ष्ण, मंद और विषम और सम। तो तीक्ष्ण में जानते हो ज्यादा हो जाएगा, मतलब पित्त की दृष्टि होगी, मंद में कफ की हो जाएगी, विषम में वात हो जाएगी, विषम को सम करने वाले सारे हो जाएंगे समान मात्रा में, ठीक है। तो पित्त की दृष्टि में क्या होता है कि अति मात्रा भी पच जाती है, लेकिन मंद हो गया तो अल्प मात्रा भी नहीं पड़ी, कभी पाचन ठीक, कभी कभी नहीं, वात दृष्टि में जो विषम अग्नि है, ठीक है। ये सब सारी चीजें यहाँ पे बढ़ा हुआ, मतलब ये सारी चीजें वही है एक्सप्लेन की हुई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जठराग्नि भूताग्नि धात्वाग्नि का महत्व अहंकार क्षेत्र की बात करते हैं तो जो धातु धातु मालों को पाचन करने वाली अग्नियां हैं उन सब अग्नियों में पाचक प्रधान है। पाचक अग्नि किसको किसी को धात्वाग्नि धात्वाग्नि कह रहे हैं सॉरी, जठराग्नि भी बोलते हैं। फिर उसमें देखा जाए, एक मिनट, फिर इसमें देखा जाए तो पाचक अग्नि की वृद्धि होने पर से सभी अग्नियों की वृद्धि होती है, इसके क्षय होने पर अग्नियों की भी क्षय हो जाती है, इसलिए विधि पर कुछ मात्रा तो ये, ठीक है। यहाँ तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। जठराग्नि भुक्त आहार का रस तथा मल विभाजन करने से उसका पुनः पाक करती है, तो इसमें अवस्था पाक होता है, मधुरावस्था पाक, अम्लावस्था पाक, कटुवस्था पाक, मतलब विपाक की बात हो गई, ठीक है। पाक नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। अवस्था पाक में मधुर अम्ल कटु हो गया, स्थान अमासे अमासे पकवासे, इसको याद करेंगे। दूसरी प्रधानता क्या होगी, मधुर में कफ की होगी, अम्ल में अचपित होगी, वात हो गया कटु, ठीक है। मधुर भाव, उम्लीय भाव और कटु भाव, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भूताग्नि के महत्व अहंकार क्षेत्र। जठराग्नि पाक होने के बाद भूताग्नि व्यापार प्रारंभ होता है, तो भूत अपने पाक पश्चात प्राप्त आदर्श का पाक करती है। भूताग्नि कोष्ठ में विभिन्न, इसमें क्या होता है कि जितने भी पंच पार्थिवादी गण हैं ये क्या परिपाक पांचों भूताग्नि अपने अपने चीजों को क्या करते हैं, आहार द्रव्यों को गुण को पृथक पृथक अपने अपने कुल देह द्रव्यों को पोषण करती है। जैसे आहार में स्थित पृथ्वी गुण शरीर के पृथ्वी गुण का पोषण करते हैं, मतलब जो पृथ्वी गुण होता है आहार में उसको करते हैं पृथ्वी वाले, ठीक है। उसी प्रकार सभी करते हैं। धातुअग्नि में क्या करते हैं, भूताग्नि के बाद व्यापार जब खत्म हो जाए धातुअग्नि का प्रारंभ होता है। भूताग्नि परिणाम स्वरूप क्या करता है, प्राप्त को विभिन्न धातुओं के परिगत किया जाता है। धातु के निर्माण प्रकार विभिन्न आचरण इस प्रकार से क्षीर दधीना है। देखो सबसे बड़ी बात है कि उसी के बाद पंच महाभूत में होता है कि सारे महाभूत अपने अपने चीजों को जो द्रव्य में होता है उसको अपने करती हैं और उसके द्वारा जो भी चीज उनका काम होता है उसको करती हैं। लेकिन जब हम लोग इसमें आते हैं क्या बोलते हैं धातुअग्नि में, तो धातुअग्नि में ये देखते हैं कि ये सब क्षीर दधीना है, केदारी कुल्याना है, खले कपूतना है, कि ये इसके बाद ये वाली चीजें सीक्वेंस हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा अग्नि। उसके बाद आता है दोष विकृति, अगला चैप्टर। सॉरी एक मिनट ओवरलैप हो गया, एक मिनट। ओवरलैप हो गया, एक मिनट। क्षीर दधीना है, हाँ ठीक है। उसके बाद दोष वृद्धि क्षय प्रकोप और सामान्य निदान और लक्षण, ठीक है।
एक मिनट, ठीक है। दुष्यंती दोषा, दोष क्या होते हैं? दुष्यंती दोषा, दोष कौन से होते हैं? शारीरिक दोष की बात करें तो कौन सा? वात का पित्त और कफ होता है। मानसिक की बात करें रज और तम होता है, ठीक है। उसके बाद दोषों की विकृति पुनः दो भागों में बांटा गया, वृद्धि और क्षय। दोषों की वृद्धि और क्षय के सामान्य लक्षण की बात करें तो दोषों के सामान्य को आहार व्यय के अधिक सेवन से दोषों की वृद्धि होती है, विपरीत से क्या होता है? क्षय हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि ठीक है, वात वृद्धि, पित्त वृद्धि और कफ वृद्धि के बाद सर्व भाव से 3 भाव में, 2 भाव में अथवा 1 भाव में संसर्ग होने से। सभी भाव में देखा जाए तो मटर हो गया, कटु रस अथवा मध्य हो गया पित्त के लिए, और कफ वृद्धि के लिए ये, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, एक एक करके अभी देख लेंगे, ठीक है। वृद्धि के भेद से बात करें तो वात पित्त कफ और संपूर्ण व्यापक होकर वृद्धि को प्राप्त होते हुए, अतः वृद्धि के 2 भेद बनाए हैं, वात चयजन और प्रकोपजन। तो चयजन वृद्धि के उत्तरकाल में, प्रकोपजन वृद्धि में भी प्रवृत्ति होता है। अच्छा, मतलब पहले चयजन हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रकोपजन हो गया वृद्धि, ठीक है। उत्तरकाल में प्रकोपजन होता है। उसके बाद वात दोष, वात की बात करें तो वात का वागति गंधे सबसे तन में प्रत्यय लगने पे क्या होता है? ये वात का उत्पत्ति होता है, गगन होता है, ज्ञान होता है, प्राप्ति होता है गति का, ठीक है। वात के भौतिक गुण की बात करें तो वात के भौतिक गुण में कौन सा श्लोक है? रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्मश्चल विशुद्धकर है, याद कर लेंगे, इसके गुण की बात करेंगे। उसका संचय प्रकोप प्रसंग की बात करें तो संचय प्रकोप, संचय में क्या होगा? कृष्ण युक्त बाहर, मतलब एक बढ़ाने वाला घटाए, प्रकोप क्या होगा? एक बढ़ाने, मतलब ये बढ़ाएगा, समान घटाएगा, ठीक है। ये बात प्रकोप हेतु के लक्षण, ठीक है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे प्रकोप, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। प्रकोप करने में आहार में देखे तो रुक्ष द्रव्यों का, तिक्त द्रव्यों का, कठिन द्रव्यों का, कसाय द्रव्यों का, अति शीत का। बिहार में देखे तो अति व्यायाम करेंगे, उचित जगह से गिरना हो गया, तर्पण हो गया, भग्न अंग भंग हो गया, जागरण हो गया, धातु क्षय हो गया, योग विधान हो गया, अधिक बलवान से लड़ना हो गया, ठीक है। उसके बाद मानसिक में देखे अतिशोक और अति त्रास हो गया। प्रकोपित वात के लक्षण की बात करें, ये मैं श्लोक नहीं दिया गया इसका, बात भी तो, ठीक है। प्रकोपित वात के लक्षण कहते हैं नाना विकार के उत्पन्न बलगुण, आयु का घात होता है, सभी इंद्रियों का आनंद, मन दुखी, गर्भ नष्ट, गर्भ को सुखाकर दीर्घकाल तक भय मोह प्राण, ये सारी चीजें होती हैं। पित्त की बात करें तो तब संताति धातु से इसका प्रयोग उत्पत्ति होता है। इसकी अगर बात करें तो भौतिक गुण की, तो क्या पढ़ते हैं, क्या होता है इसमें? स स्नेहम उष्णम तिष्ठम च, ये भाई स स्नेहम उष्णम तिष्ठम च, द्रव अम्लम सरम कटु, ऐसे है, ठीक है। द्रव अम्लम सरम कटु, थोड़ा सा इसमें कुछ हुआ है दिक्कत, एक मिनट, ठीक है। ये याद कर लेंगे। पित्त का संचय और प्रकोप का प्रसंग की बात करें तो वही है गया, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो संचय हो गया, प्रकोप से मतलब जो बढ़ जाएगा घटाने वाला ये हो जाएगा, ठीक है। पित्त प्रकोप के हेतु और लक्षण देखें तो आहार की बात करें तो कटु रस का सेवन हो गया, ये सारी चीजें जो बढ़ा रही, लवण रस, तीक्ष्ण विधायी हो गया। बिहार की बात करें क्रोध उपवास, स्त्री संसर्ग हो गया, कालानुसार भोजन की जीर्ण होते समय समय होती, मध्याह्न शरद व ग्रीष्म ऋतु में करने से होता है, ठीक है। प्रकोपित पित्त के लक्षण की बात किया जाए तो प्रकोपित पित्त के लक्षण क्या हो जाएंगे कि पित्त अथवा डाइजेशन डाइजेशन दिखाई देना, न दिखाई देना, शरीर का ताप कम ज़्यादा होना, प्रकृति या विकृत वर्णों का उत्पन्न, सौर्य भव क्रोध हर्ष, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। कफ दोष की बात करें तो कफ दोष की श्लेष आलिंगन में धातु में मनिन प्रत्यय लगाने से श्लेष्मा शब्द की उत्पत्ति। भौतिक गुण की बात करें तो गुरुसित मृदु स्निग्ध मधुर स्थिरा पिछला, ठीक है। गुरुसित मृदु स्निग्ध, ठीक है, ठीक है, स्थिर, ठीक है, सही। गुरुसित मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला, ये श्लोक याद कर लेंगे। उसमें के बाद कब संचय प्रकोप, तो वही हो जाएगा क्या, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो संचय हो जाएगा, प्रकोप होगा क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे शीत होगा, यहाँ पे शीत होगा, यहाँ पर भी शीत होगा, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे सही है, उष्ण, ठीक है। उसके बाद कब प्रकोप के हेतु की बात करें तो क्या होते हैं कि गुरुवार, बदुर, अतिस्निग्ध, दुग्ध, ये सब। व्याज में अधिक निद्रा करना, कालांश दिन और रात्रि का भोजन, बसंत ऋतु में, ठीक है। बसंत ऋतु में क्या कफ का प्रकोप होता है। उसके बाद प्रकोपित कफ के लक्षण की बात करें, दृष्टा शीलता रूपचय कार्य से। उसके बाद ये विस्तार क्लियता, ज्ञान विज्ञान वृद्धि मोह, दोष वृद्धि क्षय और लक्षण की बात करें तो वाद वृद्धि और क्षय के लक्षण की बात करें तो क्या होता है, पहले वृद्धि लक्षण दिया है, क्या है, शीतल अनियतोद आरोचक अविवाक अंगों में कंप, एक मिनट, हाँ ये श्लोक है। वात वृद्धि के, वात विद्धो वाक्य पारुष्यम काश्यम, काश्यम काश गात उत्स्फुरम उष्ण कामिता निद्रनाशो अल्प बलत्वम गाढ़ वस्तुम च, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा श्लोक कफ का, मतलब शीतल अरोचक अंगों में पुष्पता गौरव अनियत अविभाग कंप नखो नयना। कब वृद्धि के लक्षण की बात करें, पित्त कहाँ गया, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा पेज का इधर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो त्वचा का वर्ण श्वेत होना, कफ की हो गया शीतलता, स्थिरता, अवसाद, निद्रा, ये सारी चीजें जो कफ को बढ़ाती हैं, ठीक है। कफ क्षय मतलब जो भी चीज कफ की गुण है ना उसको लगा देना कि उससे बढ़ते तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कफ क्षय के लक्षण देखिए, रुक्षता हो गया, ठीक है। ये कफ क्षय के लक्षण हो जाएगा क्या, रुक्षता, अंतर्दा, अमाशय, तंदा, श्लेष्मा, संधियों में शीतलता,
तृष्णा, दुर्बलता, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो दोष के पंचविध भेद की प्रकृति और विकृति चरक के सूत्र नानात्व जो प्रकरण में पहले तीनों दिशों के प्राकृतिक कर्मों का वर्णन किया गया। दोषों की विकृति जानने से पूर्व प्रकृति का अवस्था जानना आवश्यक होता है। तो दोषों की विकृति कामुकता के फलस्वरूप ही अनेक व्याधियों का उत्पन्न होता है। इन व्याधियों का स्पष्ट वर्णन संहिता में नहीं मिलता है। ठीक है, चक्रपाणि ने प्रकृतिक विकृति अर्थात प्रत्येक विकार को जानने से पूर्व प्रकृति की क्रिया शरीर का समान ज्ञान होना आवश्यक बात बोला है। ठीक है, चक्रपाणि ने। तो वात की भेद की बात करें तो वात के भेद कौन से प्राणवायु, उदानवायु, समानवायु, व्यानवायु, अपानवायु, पुष्वा। ठीक है, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। तो पुष्पा की बात करें तो पुष्पा में देखेंगे इसको हमको स्थान जानना है। स्थान जान लेंगे तो हम लोग इसको याद भी कर लेंगे। तो प्राणवायु को स्थान क्या, ऐसे याद करो, म जा क। एम से क्या हो गया, मुख हो गया, मुर्दा हो गया, जीवा हो गया, नासिका हो गया, और तुम्हारा कैसे कंठ हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा स्थान हो गया। ठीक है, विकृत अवस्था में देखो हृदय श्वास हो गया। ठीक है, हृदय तो हो गया प्राणवायु, हृदय श्वास निश्वास हो गया, श्वासन संबंधित दिक्कतें हो जाएंगी। बस एक उससे मुख से देखो, मुख से आहार क्रम लेंगे तो उससे विकृति जो हो जाएगी, मुख से आहार संबंधित विकार हो जाएगा, मूर्छा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, उदान की बात करें तो प्राण की बात क्या होता है, उदान वायु। तो उदान वायु में अगर बात करें तो उदान वायु में क्या होता है कि इसका अगर उदान वायु के अधिष्ठान की बात करें तो होता है तुम्हारा UN-K। ठीक है, ये क्या होता है, उरा नाभि कंठ। ठीक है, कंठ, भाषण, गाना आदि बोलने में समर्थता होगी, यही सेम चीज है। बस इसको तुमको अधिष्ठान पता होना चाहिए। समान वायु की बात करें तो स्रोतस हो जाएगा। स्रोतस में क्या हो जाता है, सैड, SAD याद कर लो। कौन सा SAD, स्वेदवा, अम्बुआ और दोषुआ स्रोतस। इसमें क्या, स्वेदवा अन्न को ग्रहण करके पचाना, भोजन पचा, विकृति, जठराग्नि, मतलब यही सारी चीजें होंगी। मूत्र का विवेचन करना, सारी चीजें होंगी जो दोष से जठराग्नि को बल। ठीक है, उसके बाद बयान की बात करें तो बयान की बात करें तो सर्व शरीर में होता है। सर्व शरीर में होता है। एक बात ये याद रखना कि जो तुम्हारा समान वायु, समान वायु में क्या होता है कि ये तुम्हारा पचाने उचाने में, ये पाचन शक्ति के लिए समान वायु हो गया। ठीक है, अगर बात करें बयान वायु की तो मूवमेंट के लिए होता है। मूवमेंट के लिए सर्व शरीर में रस संवहन करना, श्वेत का संवहन, संधियों की गति, सारी चीजें, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद अपान वायु। अपान वायु की बात करें तो जितने भी नाभि के नीचे की जो भाग है सब इसमें आ जाते हैं। दोष विषय हो गया, बस्ती हो गया, मेट हो गया, नाभि, उरु, गुदा, पकवासा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद पित्त, पित्त के क्या होते हैं, पारसापरा। ठीक है, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्रांजक। ठीक है, तो पाचक की बात करें तो पाचक पित्त का स्थान क्या है, अमाशय और पक्वाशय के मध्य होता है। तो उसमें जो चतुर्विध अन्न होते हैं उनके पचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, रंजक पित्त की बात करें स्थान यकृत और प्लिया होता है, अमाशय होता है। आलोचक पित्त की बात करें तो आलोचक पित्त का जो स्थान होता है क्या होता है, ने आलोचक, देखना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा साधक पित्त की बात करें तो हृदय होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा भ्रांजक पित्त की बात करें तो त्वचा होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद कफ, कफ की बात करें तो कफ अक्ल का तसला में याद किया था। ठीक है, अवलंबक हो गया, क्लसिक क्लेदक हो गया, बोधक हो गया, तर्पक हो गया, श्लेष्मक हो गया। क्लेदक की बात करें, कहाँ गया, एक मिनट। क्लेदक की बात करें तो अमाशय में स्थान होता है। क्लेदक का क्या होता है, क्लेदन करना। तो तोड़ता है खाने होने को, तो क्या होता है, इसका होता है अमाशय में स्थान होता है। उस क्लेदक के बाद उसके बाद क्या आता है तुम्हारा अवलंबक। तो अवलंबक की अगर बात करते हैं हम लोग, अवलंबक की बात करें तो अवलंबक का स्थान कहाँ दिया गया है, समस्त संधियों में दिया गया है। उसके बाद बोधक की बात करें तो हृदय में, बोधक का सॉरी जीवा में होगा। बोधक का क्या हो जाएगा, जीवा में हो जाएगा। उसके बाद एक मिनट रुक जाता हूँ थोड़ा, हाँ ठीक है, बोधक जीवा में हो जाएगा। उसके बाद तर्पक की बात करें तो तर्पक सिर का तर्पण करता है। बोधक जीवा हो गया, क्लेदक अमाशय हो गया, अवलंबक तुम्हारा समस्त संधियों में हो गया। उसके बाद बचा श्लेष्मक। तो श्लेष्मक कब कहाँ पाया जाता है, तुम्हारा संधियों के स्नेहान्वयन में, संधि पोषण के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आशयापक्रश। आशयापक्रश क्या होता है, आशयापक्रश अपक्रश, स्थान का खींचना। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि बढ़ी हुई वायु द्वारा अपने स्थान से स्थित स्थान दोषों को खींचकर अन्य स्थान पर ले जाना आशयापक्रश होता है। इसके फलस्वरूप अन्य स्थान पर वायु द्वारा लाए गए दोषों के लक्षण होते हैं। ठीक है, इसमें स्थिति प्रकृति वायु कारण होती है, वो लक्षण वाद से प्रकट न होकर अन्य दोष, इसलिए चिकित्सा में प्राण उत्पन्न होता है। आशयापक्रश का अपना महत्व है, क्योंकि आशयापक्रश में स्थिति कुपित वायु के संबंध की चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन लोग किसी और के, अभी इसको पढ़ा चुके हैं। श्लेष्मक के क्षण पर प्रकृतिवाद, प्रकृतिपित्त को अपने स्थान से खींचकर शरीर में जहाँ ले जाए वहाँ वेदायु उत्पन्नता होता है। इसमें क्या होता है, प्रकृतिवाद के संबंध की चिकित्सा करनी चाहिए, न कि पित्त की। ठीक है, उसके बाद आता है आवरण। आवरण क्या होता है भाई, आच्छादन साधन अथवा स्टैंड भाव। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये आच्छादन, मतलब ये क्या होता है, तुम्हारा कवर करता है, कवरिंग, कंसीलिंग, स्टैंड। ठीक है, आवरण, आवृत। ठीक है, ये दो भागों में बांटा गया। आवरण क्या होता है, आच्छादन, अवरोध अर्थात ढकने वाला धातु, दोषमल जिसे आच्छादित किया जाए, ढका जाए। ठीक है, उदाहरण क्या हो गया इसका, पितावृत, आवृत या फिर प्राणवृत। ठीक है, अगर पर्याय की बात करें तो अन्वित, बदमार्ग, प्रतिघात, संयुक्त, अदम, उपस्थित, आच्छादन, अवरोध। इसको दो भागों में बांटा गया है, आवरक और आवृत। आवरक मतलब क्या होता है कि अवरोध उत्पन्न या ढकने वाला, और जिसे आच्छादित किया जाए या ढका जाए। ठीक है, तो इसमें आवरक आवृत में अंतर देता है कि पहले आवरण पढ़ने, आवरण या रुकावट होना, प्रकृपित हुए दो धातु के किसी भेद विशेष द्वारा किसी विशिष्ट वायु के मार्ग में, और इसमें विशिष्ट क्या होता है, वायु को ही क्या है, वायु के द्वारा ही मतलब रोक दिया जाता है। ठीक है, वायु क्रियाओं का हास होना। ठीक है, मतलब वायु के दो से वायु के मतलब भेद के द्वारा, विशेष द्वारा किसी विशिष्ट वायु के मार्ग में अवरोध करना। ठीक है, आवरण आवृत में देखें अंतर, तो आवृत क्या होता है जिसे ढका जा सके, आवरक क्या होता है जो अवरोध उत्पन्न करे। ठीक है, आवृत क्या है जो ढका जाएगा, आवरक बड़ा है मतलब ढकेगा। ठीक है, आवृत वाद दोषों के लक्षण हीन या दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि आवृत दोष दुर्बल होता है, लेकिन ये जो होते हैं वो दिखाई देते हैं।
सदैव वा तथा अन्योन्य में अंतर के बाद अन्य भेद में से किसी एक को ढका जा सकता है। दोष धातु मल अन्योन्य में कोई भी भेद अवरोध उत्पन्न कर सकता है। संबंधित आवृत दोष में कार्यों की हानि होती है, आवरण दोष दूसरे में कार्यों की वृद्धि होती है। ठीक है, आवरण की चिकित्सा करने में आवृत दोष स्वतः सम स्थिति में आ जाता है, लेकिन इसकी आवरण की दृष्टि मतलब इसकी चिकित्सा आवरण दोष या दोष की जानी चाहिए। ठीक है, आवरण के प्रकार उनका वर्णन। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि इसमें मतलब बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं। एक मिनट रुक जाओ। इसका यहाँ पे टेबल होना चाहिए। ठीक है, दिया नहीं क्या इसमें? अन्योन्य आवरण तो दिया गया है इसमें। सिलेबस में नहीं है क्या आवरण? एक मिनट रुक जाइए। देखो, वाग्भट के अनुसार देखा जाए तो आवरण के दो धातु के द्वारा वायु के 22 हैं और अन्योन्य कितने 20 हैं, अमिश्र 5 होते हैं। इसमें दिया नहीं है, टोटल 47 होते हैं। 22 ऐसे होते हैं, देखो 22 मैं बता रहा हूँ पहले, जो इसमें दिया हुआ है अन्योन्य 20 होता है, इसको भी बता दूंगा। पहले 22 देखते हैं। 22 क्या होता है कि वात को छोड़ के पित्तवृत्तवात, कफवृत्तवात। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया तुम्हारा रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रस को छोड़ देना, रक्त को छोड़ के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 धातु, 2 दोष हो गया, 6 2 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तुम्हारा आता है ये तुम्हारा अन्न आ गया और सर्व धातु हो गया, सर्व धातु, अन्न और सर्व धातु। टोटल कितने हो गए 10 10 हो गए। उसके बाद तुम्हारा मल, मल क्या हो गया मल और मूत्र, 10 2 12। ठीक है, 12 हो गए। उसके बाद तुम्हारा जब इतना 12 तुम्हारा कन्फर्म हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी वायु होते हैं, जैसे वायु और क्या बोलते हैं, वायु के कितने भेद होते हैं 5, प्राण वायु, उदान वायु, ठीक है, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। तो उन पांचों से पित्त और कफ का वो बना देंगे, जैसे पित्तवृत्त प्राण वायु, कफवृत्त प्राण वायु, वैसे पित्तवृत्त उदान वायु, कफवृत्त, ऐसे 5 5 के अगर 2 2 के पेयर बनाएंगे पित्त और कफ के, तो क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। 10 और 12 कितने हो जाएंगे 22। ये तुम्हारे आवरण। फिर अन्योन्य आवरण जो कि क्या होते हैं 20 होते हैं, इसमें वो भी नहीं दिया पूरा हुआ। ठीक है, ठीक है, अब नहीं लिखा हुआ है कि शेष बचे 8 आने। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं ना कि जितने भी जैसे पांचों वायु है ना, तो पांचों में से एक को क्या करेंगे ढकेंगे, और मतलब एक को बाद में रखेंगे। जैसे व्यान वायु यहाँ पे दिया है तो जैसे व्यान वायु को रखेंगे और बाकी चारों का नाम लिख देंगे। जैसे प्राण, जब हम रखें प्राण वायु, तो हम लोग क्या रखेंगे, अगर हम लोग प्राण वायु को रखते हैं, एक मिनट रुक जाओ, चाहे व्यान वायु को हम लोग व्यान को, तो प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु और अपान वायु। तो ये इससे क्या हो जाएगा, इससे चार चार प्राण, देखो प्राण वृत्त व्यान वायु, उसके बाद अपान वृत्त व्यान वायु, फिर समान वृत्त व्यान वायु, फिर ऐसे क्या हो जाएगा उदान वायु, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 4 का 4 बन गया ना, ऐसे 4 4 किससे बन गया, व्यान से बन गया, तो ऐसे समान से 4 बन जाएगा, ऐसे प्राण से बन जाएगा, ऐसे ही अपान से बन जाएगा, इससे समान से बन जाएगा, तो 4 4 करके 20 हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद जो 5 और होते हैं, 5 जो मिश्र वाले होते हैं, तो 5 जो मिश्र वाले होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे वात और पित्त दोनों को कंबाइन कर देते हैं, उसके बाद हर एक वायु से कर देते हैं। जैसे वात पित्त वृत्त प्राणवायु, वात पित्त वृत्त समान वायु, ऐसे 5 हो जाते हैं। वो तो 47 हो जाते हैं टोटल। आवरण की साध्यता आता है कि बात असाध्य होती है। आवरण के 1 वर्ष की अपेक्षा ज्ञान के कारण शरीर में पड़े रहने से असाध्य और किस साध्य हो जाता है। ठीक है, आवरण का महत्व देखा, आवरण के असंख्य भेद बताए गए, उनसे कुछ आवरण का संतान मिलता है, शेष आवरण का ज्ञान पूर्ण विचार करके करना चाहिए। सभी वायु के स्थानों के विवरण होता है, उनके कर्मों की वृद्धि होने से उन्होंने आवरण का समझना चाहिए। ठीक है, द्वंद्व आचरण का ज्ञान कराने के जिस वायु का स्थान बताएगा उसका वृद्धि देकर संसर्ग आवरण समझना चाहिए। ठीक है, प्राणवायु प्राकृतिकम, प्राणवायु का प्रकृतिकम क्या है, जीवन देना, विकृत मृत्यु। उदाहरण का क्या है, बल देना, बल का नाश होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जिस प्रकार श्लोक में वायु सूर्य चंद्रमा की गति परिवर्तन अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार शरीर में वायु पित्त की गतियों का जानना अत्यंत कठिन है। एक वर्ष पुराना असाध्य हो कि सदी, इसकी क्या बताई गई है, तुम्हारा महत्व और निदान बताया गया है। आवरण की चिकित्सा भली प्रकार नहीं करने से उत्प्रदस्ता प्रकृति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आवरण के कॉम्प्लिकेशंस की बात की है, तो क्या विद्युत पिलया गुलम अतिसार व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उसके बाद सामान्य चिकित्सा सिद्धांत देखें तो ऐसी औषधि जो कफ और पित्त विरोधी न हो एवं वायु का अनुमान करने वाली हो। ठीक है, सिर्फ वायु का, जो औषध कफ कारक ना हो किंतु स्निग्ध हो और स्रोतोशोधक है। ठीक है, वो देनी चाहिए, ध्यान देना। ये कफ कारक ना हो किंतु स्निग्ध और स्रोतोशोधक हो। उसके बाद क्या है, कफ और पित्त का विरोधी ना हो एवं वायु का अनुलोमन करने वाले हो। उसके बाद लीन दोष, लीन दोष क्या होता है भाई कि यदि आम दोष पक्वाशय में लीन हो गया है, अर्थात छिप गया है,
तो उसे दीपन औषधियों के साथ विरेचक औषधियाँ देकर बाहर निकालना चाहिए। मतलब पक्वासे में लीन हो गया है, ठीक है, अर्थात छिप गया है, आमदोष पक्वासे में छिप, तो उसे दीपन औषधियों के साथ विरेचक औषधियाँ देकर बाहर निकालना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने विषम ज्वर का वर्णन करते हुए कहा है कि विषम ज्वर नित्य बना रहता है, परंतु कई बार ये अग्निकांत वेग के समय ज्वर का ना आना होने जाना ऐसे प्रतीत होता है, किंतु ज्वर ठीक हो गया, परंतु धातुओं में लीन रहने से शुष्क होने के कारण महसूस नहीं होता, ठीक है। यह ठीक उसी प्रकार जैसे ईंधन के जल जाने के पश्चात अग्नि में दिखाई नहीं देता, लेकिन ईंधन के अंदर उष्मा छिपी होती है, इसी प्रकार धातुओं में दोष लीन हो जाते हैं, जिससे ज्वर महसूस नहीं होता लेकिन अंदर रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लीन उसे कहते हैं जो उत्कृष्ट नहीं हो। उत्कृष्ट दोषों के शरीर से बाहर निकालना आसान होता है, ठीक है, परंतु लीन क्या है, वो अनुत्कृष्ट, तो इसके शरीर से शोधन द्वारा बाहर निकालना कठिन होता है, ठीक है। अब हम लोग रुद्रोष गति और रोग मार्ग को देखेंगे। दोष गति में देखेंगे तो दोष गति के दो अर्थ लिए जाते हैं, क्या क्या? गमनम गति मतलब दोष का अपने स्थान से हटकर स्थानांतरित होना, या फिर दोषों का अपनी साम्यावस्था से अधिक या कम होना, ठीक है। इसमें देखा जाए तो दो गति, पहली जो रेफरेंस है, पहली मतलब जो चीज़ है वो है दो गति है, पहला टॉपिक इसमें। तो दो गति में आता है पहला प्राकृतिक गति और विकृति गति, ठीक है। प्राकृतिक गति में देखा जाए तो वात पित्त जो तीनों दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। इसमें देखा जाए तो प्राकृतिक गति अगर वात की बात है तो सर्वचेष्टा हो गया। विकृतिक में देखें इसके तो अनेक रोग और मृत्यु हो सकते हैं। पित्त की बात करें तो आहार का पाचन होता है और पित्तार्जुरी का विकृतिक होती है, ठीक है। कफ की बात करें तो बल और रोज है प्राकृतिक, पाप नॉर्मल क्या है इसकी विकृति। उसके बाद त्रिविध गति के रूप में देखा जाए तो पहला अवस्था के आधार पर देखा जाए तो क्षय गति, वृद्धि गति और समावस्था। तो जो जिससे हास होता है, क्षय हो गया, वृद्धि हुई मतलब तो वृद्धि गति हो गई, और सम हो गया तो समावस्था। उसके बाद आता है तुम्हारा दिशा के अनुसार। तो दिशा के अनुसार देखा जाए तो वो है ऊर्ध्व गति, अधोगति और तिर्यक गति। ऊर्ध्व में शरीर के ऊर्ध्व अवयव में जाएगा मतलब छर्दी रोग आदि हो गए। अधो में जाएगा तो अतिसार प्रवाहिका, ये सब हो गए, ठीक है। तिर्यक गति की बात करें तो तिर्यक, रक्तपित्त और ज्वर हो गया, ठीक है। कालकृत दोष की गति देखें तो इसमें ये भी त्रिविध भेद है। तो वात पित्त कफ का जो संचय, प्रकोप और प्रशम होता है, ये ऑलरेडी मैंने बता चुका है वीडियो में, इससे पहले वीडियो में, तो ये देख लेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आता है क्या बोलते हैं, चय क्या होता है, समावस्था में दोष का ईसत वृद्धि को हम लोग चय बोलते हैं, ठीक है। दोष वृद्धि होकर अपने स्थान से उन्मार्गामी हो जाता है तो प्रकोप बोलते हैं। प्रशम क्या होता है, प्रकृति दोष का काल प्रभाव से शांत हो जाना क्या होता है, प्रशम होता है। उसके बाद आता है रोग मार्ग। रोग मार्ग क्या होता है, इसमें त्रयोग रोग मार्ग बोला गया, कौन, शाखागत, मर्मग्रस्त और कुष्ठाग्रस्त। तो इसमें क्या होता है कि देखा जाए तो मार्ग वेदानुसार देखा तो संशोधन करने से पहले हमको मार्ग की स्थिति जान लेनी होती है। तो कोष्ठ से हमको जो कोष्ठ में लाना आवश्यक होता है, जो भी गतियाँ होती है, ठीक है। तो दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए रोग मार्ग ज्ञान होना हमें आवश्यक होता है। तो रोग की साध्यता असाध्यता की बात करें तो एक मार्ग में अगर होने वाला रोग है तो सुख साध्य है, दो मार्ग में होने वाला है किंतु पुराना ना है तो कृष्ण साध्य है, लेकिन मर्म में है तो ये है याप्य साध, और तीन मार्ग में प्रविष्ट होता है तो असाध्य है, ठीक है। अब त्रिविध रोग मार्ग का वर्णन करें तो शाखागत जो है बाह्य मार्ग में होता है। बाह्य मार्ग में क्या क्या होने वाली बीमारियां हैं देख लो, गंड हो गया, पीड़िता हो गया, अपची हो गया, अलजी हो गया, चर्म कील हो गया, मशक हो गया, व्यंग हो गया, स्वयथु हो गया, अर्श हो गया, अग्नि अधिधांश हो गया, कुष्ठ हो गया, विसर्प हो गया, ठीक है। मर्म की बात करें तो मध्यम रोग हो गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें पछुवद हो गया, अपतामक हो गया, सूत हो गया, अस्थि हो गया, गुदभ्रंश हो गया, शीर्ष बस्ती हो गया, हिक्का हो गया, संधिशूल हो गया, राजक्षमा हो गया, अर्दित हो गया और पचग्रह हो गया। ध्यान देंगे हिक्का तुम्हारा मर में भी और कोष्ठ में भी है, ठीक है। उसके बाद देखें अभ्यंतर कोष्ठ में, कोष्ठ को अभ्यंतर भी बोलते हैं, महासुर सीजाधमनी, ये पर्याय इसका आम पकवास है, ठीक है। और इसके तृतीय रोग मार्ग है, इसमें सुख साधि कृषि साथ, इसमें सारे साथी इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें बात करें तो अगर इसमें देखें अभ्यंतर में तो ज्वर है, अल्सर है, छत्री, श्वास, सर्दी, श्वास आना, गुल्म, अर्श, विसर्प, प्लीहा, विद्रति, उदर रोग, हिक्का, विसूचिका का हिक्का का स्वास्थ्य तुम्हारा किसमें अभ्यंतर में है, ठीक है। उसके बाद रोग मार्ग में दोषों की गति क्या होती है, तो एक होता है कोष्ठ से शाखा की ओर दोषों का गमन, दूसरा होता है शाखा से कोष्ठ की ओर दोष का गमन। तो हमको जब संशोधन होता है तो कोष्ठ से शाखा की तरफ, नहीं सॉरी, शाखा से कोष्ठ की तरफ लाना होता है, ठीक है। उसके बाद कोष्ठ से शाखा की ओर गति जब करता है तो उसमें क्या, उसका वजह क्या होता है कि कोष्ठ से अगर शाखा की ओर जा रहा है तो अधिक व्यायाम करने से, उष्मा से, तृष्णा से, ठीक है, हित का आहार विहार का सेवन न करने से, आयु के अधिक शीघ्र गति द्वेष से, ठीक है। उसके बाद अगर शाखा से कोष्ठ की ओर जाती है, शाखा से कोष्ठ की ओर अगर लाना है तो क्या होता है, वातादि दोषों के बढ़ जाना, दोष का पाक हो जाना, बहने का स्वभाव होने से और श्रुत के मुख के शोधन होने से, ठीक है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगला है चैप्टर स्रोतस। स्रोतस का देखें, स्रोतस के निरुक्त प्रवास श्रोतांशी, जिसमें श्रवण हो उसे स्रोतस कहते हैं, ठीक है। अगर स्रोतस की बात करें तो रसादी धातु के पोषक तत्वों का अस्थायी धातु में, मतलब रसादी धातुओं से अस्थायी धातु में श्रवण होना क्या है, स्रोतस का काम होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि पूर्व धातु का उत्तर धातु में परिणाम होना भी स्रोतस का काम है, ठीक है। बताया गया है कि मूल क्षेत्र संबंध जो प्रसार करते हैं आकाश महाभूत की प्रधानता वाले होते हैं, उसमें क्या होता है कि सीरा और धमनी को स्रोतस नहीं मानते हैं, ठीक है। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है सीरा धमनी इससे अलग है, ठीक है। उसके बाद आचार्य चक्र ने बताया कि पुरुष में जितने भाव है वही संसार में दिखाई देते हैं, उतने ही हमारे स्रोतस भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया गया स्रोतस के पर्याय, स्रोतस, सीरा, धमनी, रसायनी, नाड़ी, अमाशय, निकेत, जीव जितने भी हैं, ठीक है। स्रोतस की मार्फोलॉजी, स्वरूप की बात करें तो स्वरूप की बात करें तो ये भीतर वहन हो रही धातु के वर्ण जो मतलब इसके पहले सबसे पहले ये देखो ये नालिकाकार होता है, तो नालिकाकार के भीतर जो भी वहन हो रहा होगा उसी के धातु के वर्ण के समान होगी, कोई भी मोटी होगी, कभी पतली होगी, दीर्घायु बहुत लंबी होती है, ठीक है। उसके बाद शाखाओं के समान स्रोतस से भी संपूर्ण शरीर में व्याप्ति और फैले हुए रहते हैं। भेद की बात करें स्रोतस की तो स्रोतस को देखा जाए तो एक होता है दृश्य स्रोतस, एक होता है अदृश्य स्रोतस। दृश्य स्रोतस
अदृश्य, दृश्य मतलब बहिमुख मतलब जो बाहर दिखते हैं, और अंतर्मुख, ठीक है। बाहर में देखिए पुरुष में 9 होते हैं, स्त्री में 12 होते हैं। बाहर में दो नाक हो गया, 2 कान हो गया, 1 नेत्र हो गया, 1 मुख, 1 गुदा, 1 मेहन हो गया, ठीक है। अगर स्त्री में बात करें तो 9 तो ये पुरुष वाले हो गए, उसके बाद 2 स्तन और 1 योनि, ठीक है। अदृश्य स्रोतस में बात करें तो चरक ने 13 बोला है, सुश्रुत ने 11 बोला है, यज्ञवाही स्रोतस, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसमें आचार्य सुश्रुत ने अस्थि को, श्वेत को और मज्जा को हटा दिया। अस्थि मज्जा पहले हटा दो, अस्थि मज्जा हटा दो, फिर श्वेत को हटा दो, ठीक है। स्रोतस की बात करें तो स्रोतस प्राण, उदक, अन्न, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष और श्वेत, ठीक है। प्राण, उदक, अन्न, फिर सारे धातु, उसके बाद पुरुष, मूत्र, पुरुष और श्वेत हो गए, और आर्तो हो गए। आर्तो किसने दिया है? तो सुश्रुत ने दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो अस्थि और मज्जा को और श्वेत को किसने? सुश्रुत ने हटा दिया है। अब इसके अधिष्ठान की बात करते हैं तो प्राण कहाँ? हृदय और मांस। उदक कहाँ होता है? तालु और क्लोम में होता है। अनु, अमाशय और वाम पार्श्व में रस, रसो कहाँ होता है? हृदय और 10 धमनियों में। रक्तो कहाँ होता है? यकृत और प्लिया में। मांस कहाँ होता है? स्नायु और त्वक में। मेद कहाँ होता है? वृक्क और वापावन में। अस्थि कहाँ होता है? मेद और जगन में। मज्जा कहाँ होता है? अस्थि और संधि में। शुक्र कहाँ होता है? वृषण और शेप में होता है। मूत्र बस्ती और वंक्षण में होता है। पुरुष और प्रकाश स्थूल गुद में होता है। श्वेत और मेद और लोमकूप में होता है, ठीक है। और आर्तो कहाँ होता है? आर्तो गर्भाशय और आर्तो धमनिया में होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्रोतो दृष्टि के सामान्य हेतु और सामान्य लक्षण, ठीक है। ध्यान देना, जो आहार विहार शारीरिक दोषों के गुणों के समान हो, ठीक है। ध्यान देना, जो आहार विहार शारीरिक दोषों के गुणों के समान हो, स्रोत दृष्टि के सामान्य निदान की बात हो रही है। मतलब सामान्य कारण क्या है? तो शारीरिक दोषों के गुणों के समान हो परंतु धातुओं के गुणों के विपरीत होने वाले हैं, वे सभी स्रोत दोषों को दूषित करके विभिन्न, मतलब धातुओं के क्या है? विपरीत है, और इसके दोषों के समान है। ये तो स्रोत दृष्टि के सामान्य निदान हो गए। अब सामान्य लक्षण की बात करें तो सामान्य लक्षण में क्या होगा? अति प्रवृत्ति हो गई, अर्थ दोषों का और मलों के अधिक प्रमाण में प्रवृत्तियाँ योग होना। उसके बाद संग हो गया। संग मतलब क्या हो गया भाई? कि स्रोतों में अवरोध हो गया। सीरा ग्रंथि मतलब सीराओं में क्या हो गया? कोई ग्रंथि बन गई। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? बीमार गमन हो गया, मतलब कि दूसरे मार्ग से क्या हो गया? वो चीज़ धातु या मल क्या हो गई? गमन हो गई। तो इसके 4 तुम्हारे लक्षण दिखे गए। क्या हो गया? 4 लक्षण। ध्यान देना, निदान में सामान्य निदान में, निदान मतलब कि तुम्हारा कारण, कारण क्या हो गया तुम्हारा भाई? दोषों क्या हो गया? दोषों के गुणों के समान हो गए, और धातु के क्या हो गए? विपरीत हो गई, ठीक। उसके बाद सामान्य लक्षण की बात करते हो, अति प्रवृत्ति हो गया, संग हो गया, सीरा ग्रंथि हो गया, और बीमार गमन हो गया। उसके बाद आता है स्रोतसों के मूल, स्रोतदृष्टि के हेतु, स्रोतदृष्टि के लक्षण और स्रोतोविद के लक्षण। अब देखते हैं सबसे पहला प्राणवायु स्रोतस। तो प्राणवायु स्रोतस की बात करें तो इसके प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि के हेतु की बात करें तो धातु के क्षय से होता है, मल मूत्र आदि वेग धारण करने से, भूख लगने से, व्यायाम करने से स्रोत दृष्टि के होते हैं, ठीक है। और स्रोत दृष्टि के लक्षण मतलब इससे दृष्टि होती है, ठीक है। मतलब उसके लक्षण क्या दिखते हैं? लंबा सांस होना। ध्यान देना, पहले प्राणवायु स्रोतस कहाँ होता है? प्राणवायु स्रोतस कहाँ होता है? हृदय में होता है ना, हृदय और महास्रोतस, ठीक है। तो प्राणवायु स्रोतस हृदय और महास्रोतस में तो क्या? लंबा श्वसन होगा, बद्ध श्वास होगा, मतलब उससे रिलेटेड जो भी तुम्हारी चीज़ें हो सकती हैं तो वो लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा? विध लक्षण क्या हो गया? आक्रोश, मूर्छा, जो और चीज़ें होंगी। उदक ऐसे ही क्या होता है? ऐसे तुम्हारे, एक मिनट रुक जाओ, देखें इसमें चार्ट है क्या? चार्ट तो होना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, नहीं चार्ट तो नहीं है, चलो एक फ्लो में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा कहाँ था? प्राणवायु हो गया था ना, उदक। उदक के दृष्टि हेतु के उदक कहाँ होता है तुम्हारा? तालु और क्लोम में होता है। क्या होता है? तालु और क्लोम में होता है। तो उदक देखो, उदक वे द्वे तालु और क्लोम च, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? उष्ण आहार विहार के सेवन से, आम दोस्त, इससे क्या हो जाएगा? मदिरा पीने से क्या हो जाएगा? कि तालु और क्लोम में क्या हो जाता है? दृष्टि हो जाती है। दृष्टि हो जाए तो जीवा तालु और इससे शोष हो जाएगा, गंभीर पिपासा उत्पन्न हो जाएगी। लक्षण क्या हो गया इसके? दृष्टि के लक्षण हो गया। तो विधि लक्षण क्या हो जाएंगे? कि प्यास बहुत लगेगी भाई, ठीक है। सद्यो मरण की उसमें अनु की बात, अनु कहाँ होता है भाई? अनु अमाशय में होता है ना, अमाशय में अनुवाही ध्वनियों में होता है। तो अमाशय की बात करें तो अमाशय में अकाल अधिक भोजन करे, जठराग्नि की दृष्टि होगी, अहित भोजन कर लिए, बिना समय के कर लिए, खाना खाने के बाद कर लिए तो इससे दृष्टि हो जाती है। तो अरुचि होगा, उमन होगा, सूल होगा, अंधता होगा, ठीक है। इसके स्रोत दृष्टि के लक्षण हो गए। उसके बाद रस्वा स्रोतस की बात करें तो रस्वा स्रोतस कहाँ होता है? हृदय और 10 धमनियों में होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? दृष्टि हेतु देखेंगे तो ये गौरव हो गया, शीतलता, व्यवहार, खाली, चिंतन, कर्म हो गया, ठीक है। इसे लक्षण और विकार देखें तो क्या होता है? अश्रद्धा, पांडु, अरुचि, गौरव, तंद्रा होता है। उसके स्रोतोविद लक्षण देखें तो प्राणवायु लक्षण होते हैं। इसमें नहीं दे देगा, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा रक्त स्रोतस की बात करें तो क्या होता है? यकृत और प्लिया में होता है। यकृत और प्लिया में होता है तो दृष्टि हेतु देखा तो क्या होता है? विदाई अन्नपान कर लिया, आतप वायु का सेवन कर लिया, स्निग्ध दूसरे द्रव्य का आहार का सेवन कर लिया तो इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा? इससे अगर बात करें तुम्हारा स्रोतो दृष्टि लक्षण कहाँ गया? तो क्या हो जाएगा? कुछ विषय मतलब जो भी रक्त से डिजीज है उसको लिख दो। स्यावंगता हो जाएगा, विद में ज्वर, पांडु हो गया, ठीक है। उसके बाद मासवा स्रोतस की बात करें तो मासवा में देखा तो मासवा स्रोतस की अगर बात करें तो कहाँ होता है? स्नायु में होता है, ठीक है। तो इसमें इसकी अगर बात करें तो अभिसंधि, स्थूल, गुरु, भोजन के बाद दिवा स्वप्न से, मतलब भोजन खाने के बाद सो गए, ठीक है। उसके बाद दिमांस, अबूर्ध, अर्श, गलगंड आदि रोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा विधि लक्षण में शोथ होता है, ग्रंथि बनना, शोथ, मृत्यु, ठीक है, शोष। फिर मेदो स्रोतस में देखे तो मेदो स्रोतस में क्या होता है? कटी और वृक्क में होता है, वृक्क वापावान में होता है, ठीक है, मेद में, ठीक है। इसका दृष्टि है तो व्यायाम करना, चर्बी वाले मांस को अधिक खाना, दिन में सोने से, अधिक मदिरा पीने से, मतलब उसी की वृद्धि करवा रहे हो तो दृष्टि क्या हो जाएगा? तालु शोष हो जाएगा, स्निग्धता हो जाएगा, पिपासा, शोक होना, ठीक है। या सारे विधि लक्षणों के दृष्टि में क्या होगा? प्रमेय के सभी प्रारूप हो गए, ठीक है। अस्थिव स्रोतस की बात करते हैं तो अस्थिव स्रोतस में क्या होता है?
मेद होता है, मूल होता है, ठीक है, जंगा मतलब, ठीक है। उसके बाद अगर क्या बात करें इसके दुष्टि हेतु की, तो व्यायाम से होता है, अधिक क्षोभ होने से होता है, हड्डियों की अधिक टक्कर या आघात से होता है। इसमें दुष्टि की बात करें, अस्थि अध्यस्थि अधिदंत दंत भेद, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मज्जा की बात करें तो मज्जा में अस्थि मूल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें दुष्टि हेतु तो उसमें क्या हो जाता है, कुचल जाने से, कफ के भर जाने से, चोट लग जाने से, दब जाने से। तो दुष्टि लक्षण की बात है, शरीर ग्रंथियों में बहना, चक्कर आना, मूर्छा हो गया, आंखों के सामने निकाल छाना। शुक्र की बात करें तो वृषण और मूल सेफ हो गया, ठीक है। उसके बाद सेफ हो गया, भीषण हो गया। तो इसमें देखें तो शुक्र का वेग रोकने से होता है, अकाल अयोनी होने से, अकाल और अयोनी में मैथुन से, अधिक मैथुन से, शुक्र वायु में सस लगने से, क्षार याग्नि के उससे। दुष्टि लक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है, शुक्र की विकृति हो जाने से नपुंसकता, मैथुन, ये सब हो जाते हैं। विद्ध लक्षण के बाद क्लीवता, रक्त शुक्र होता है, चिरात प्रसेक होता है, ठीक है। उसके बाद मूत्र वस्तु की बात करें तो मूत्र का होता है, बस्ती मेड में होता है। उसके बाद बस्ती एरिया भी लिखते हैं, बस्ती क्षेत्र, मूत्र के वेग रोक कर, जल पीने से, भोजन करने से, मैथुन करने से, बार बार मूत्र के वेग करने, शरीर के अधिक क्षीण से। दुष्टि लक्षण की बात करें, मूत्र का अधिक आना, रुक रुक के आना, विकृति मूत्र होना, थोड़ा थोड़ा बार बार शुक्र के साथ आना, बस्ती फूलना और मूत्र, ये क्या है, वीड लक्षण हो गया, ठीक है। मेरे स्तब्धता हुआ, मतलब ऑलमोस्ट सब वही है दुष्टि और वीड में, ठीक है। मतलब थोड़ा सा उसका बड़ा हुआ स्वरूप हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर स्वेद स्रोत की बात करें तो क्या होता है, मेद और मूल हो गया, लोमकूप में हो गया। तो इसमें क्या हो गया, व्यायाम करने से, अति संताप से, अनुचित आहार विहार के सेवन से, क्रोध सुख से हो गया। उसके बाद दुष्टि लक्षण अस्वेद हो गया, रुक्ष त्वचा हो गया, अतिस्वेद हो गया, अति संरक्षण हो गया। पुरुष की बात करें तो पक्वासे और गुद में होता है, स्थूल गुद में फिर मल के वेग रोकने से, दुष्टि हेतु का अजीर्ण होने से, अग्नि के मंद होने से, अधिक भोजन से, भोजन के बाद शीघ्र पुनः भोजन के, शरीर में किस्ता आने से। उसके बाद अन्न में भी ये सेम लक्षण है, ठीक है। उसके बाद कहता है इसे दुष्टि लक्षण कठिन से, थोड़ा शब्द के साथ, मल की प्रवृत्ति अत्यंत पतला गांठेदार, अत्यधिक मल त्याग, विद लक्षण आना, अभिबंध, दुर्गंधित मल की प्रवृत्ति होना। उसके बाद तुम्हारा खबैगुण और स्रोतो दृष्टि में अंतर, खबैगुण और स्रोतो दृष्टि होता क्या, ठीक है। तो ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, स्ट्रक्चरल चेंजेस है। निदान के विशेष अंश में ये होता है, निदान के विशेष अंश में खबैगुण होता है, ठीक है। प्रकृति दोष के कारण स्रोतों के दूषित होने पर ये होता है स्रोतो दृष्टि, प्रकृति दोष के कारण। ये प्रथम अवस्था है, ये उत्तर अवस्था है, मतलब ये पहले होता है, ठीक है, ये पहले होता है, ठीक है। स्रोतों में स्थित धात्वाग्नि दुष्टि होने से स्रोतों के कर्मों में विषमता होती है, धात्वाग्नि की दुष्टि होने से धातु की उत्तरकता सम्यक परिणमन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दुष्प्रकोपक आहार विहार या विजाति कारणों से खबैगुण उत्पन्न होता है, आहार विहार के दुष्प्रकोपक, ठीक है। दुष्प्रकोपक निदानों का अधिक सेवन करने से स्रोत दृष्टि उत्पन्न होती है, ध्यान देना, दुष्प्रकोपक आहार विहार, ठीक है, विजाति कारणों से, और ये दुष्प्रकोप निदानों का भी, ठीक है। उसे प्रारंभिक अवस्था होने के कारण इसके कोई व्यक्त लक्षण नहीं दिखाते, क्योंकि व्यक्तावस्था से पहले का है, ठीक है। स्रोतो दृष्टि के 4 वेद जो स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं, अति प्रवृत्ति, संग, शिरा ग्रंथि और बीमार गंग, स्रोतो दृष्टि के 4 वेद, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, यश, इसके कोई वेद नहीं होते, ठीक है। इसके बाद यह संचय प्रकोप प्रसर के कारण उत्पन्न होता है, यह स्थान संशय अवस्था में स्रोतो दृष्टि उत्पन्न होती है। देखो, संचय प्रकोप प्रसर के कारण उत्पन्न होता है, और स्थान संशय में क्या होता है, इसकी दृष्टि होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आम वर्णन। आम की बात करें तो जो द्रव्य स्रोतों के मार्ग में अवरोध पैदा करे तो उसे आम कहते हैं, ठीक है। अग्नि का बल घट जाने से आदि रस धातु का भलीभांति पाक नहीं हो पाता, जिसे अमाशय में वातादि दोष दूषित होने से यह रस आम कहलाता है, ठीक है। जठराग्नि के दुर्बल से जिस अपक्व रस की उत्पत्ति होती है उसे आम कहते हैं। यह शरीर में सभी दोषों को प्रकोपित करता है। स्वरूप की बात करें तो स्वरूप क्या, अपचमान तदत्त सुखत तो मतलब तुम याति, ठीक है, मतलब या फिर सुख तत्वमिति अम्लताम, ठीक है। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, भोजन का पाक समय न होने से वो कुछ में अधिक समय तक पड़े रहने से जिसकी अम्लता उत्पन्न हो जाती है, अम्लता, सुखत्वमिति अम्लताम, ठीक है, इसे आम कहते हैं। जठराग्नि मांद पर अन्न अपक्व रह जाए तो सुक्त भाव मतलब क्या होते हैं, विष के समान सभी रोगों को कारण होता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें आम की उत्पत्ति बताया गया है, आम की उत्पत्ति के कारण क्या है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो आहारज की बात करते हैं, विहारज की बात करते हैं तो मानसिक और अन्य, ये 4 देखते हैं, ठीक है। अति मात्रा में आहार सेवन करने से, ठीक है, गुरु रुक्ष शीत व शुष्क द्रव्य का सेवन करने से, मतलब कि वात, ठीक, विरुद्ध आहार का सेवन करने से, विष्टम्बी और विदाही आहार का सेवन करने से, अति मात्रा में आहार सेवन, ध्यान से मेरे साथ पढ़ते जाएंगे, अति मात्रा में आहार सेवन करने से, वात लक्षण, वात गुण वाले आहार विहार का सेवन करने से, विरुद्ध आहार का, विष्टम्बी और विदाही का, देश उत्पन्न करने वाले आहार विहार का, अपवित्र आहार का सेवन करने से, ठीक है। बिहार में देखें तो रात्रि जागरण, अधारणी आवेग का रोकना, ठीक है। उसके बाद क्या, धारण हो गया, सुख सैया पर सोना, दीवा शयन करना, ठीक है। उसके बाद मानसिक की बात करें, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या लज्जा सुख मानवदिकता, भयग्रस्त होने से आहार सेवन, चिंता सुख भय क्रोध स्थिति में मात्रा पूर्वक किया गया पत्यार भी ठीक प्रकार से नहीं पच पाता है, अन्य क्रम में देखो वन विवेचन का विभ्रम हो जाता है, शेरपा विभ्रम हो गया, देश काल हेतु का विषमता हो गई, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, इसके हेतु होते हैं आम की उत्पत्ति के। तो आम जन जो सामान्य लक्षण है, इसके लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अर्ध परिपक्व आहार से कुपित वातादि जो जबग्रहणी में आश्रित होते हैं तो क्या होता है, विष्टम्बी मलों को अवरुद्ध कर देते हैं, अर्थी उदर में वेदना हो जाता है, अरुचि, ठीक है, प्रसेक मुंह से पानी गिरना, दाह मतलब उदर में दाह, ठीक है, विष्टम्बी अर्थी दाह प्रसेक और गौरवता, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद इत्यादि लक्षण से इस आम को शरीर से निकालने के लिए सुड़ोदक का प्रयोग कराकर वमन कराना चाहिए, ठीक है। ये आप रखेंगे। समान आम जन समान लक्षण विष्टम्ब अर्थी, अरे अगर ऐसे नहीं याद होता है हिंदी में, तो मल को अवरुद्ध करके उधर में वेदना होता है, फिर मुंह से पानी गिरता है, उधर में दाह होता है, गौरवता और अरुचि होता है,
ठीक है। उसके बाद आता है साम निराम दोष दूषी लक्षण, ठीक है। साम निराम वातादि दोष लक्षण देखते हैं तो इस आम से संयुक्त हुए वातादि दोष तथा उनसे दूषित हुए रसादि दूष्य, मतलब पहले आम से वातादि दोष, उससे क्या रसादि दूषी का एवं उनसे उत्पन्न रोगों को क्या कहा जाता है, शाम कहा जाता है, ठीक है। शाम के सामान्य लक्षण की बात करें तो श्रोतोवरत, शरीर गौरता, आलस्य, निष्ठिवन, बार बार थूकना, बलभ्रंश, वायु का प्रतिलोम होना, अपचन, मलसंग, क्लम, ठीक है। मतलब श्रोतोवरत, बलभ्रंश, गौर अनिल मूढ़ता, आलस्य, पक्ति, निष्ठिव, मल संगा, रुचि, क्लमा, ठीक है। लिंग मनाना, समाना, निर्माणम, विपर्य, मतलब कुल मिला के बात है। देखो होता कैसे है, लक्षण क्या दिखेंगे इसमें, स्रोतस का अवरोध हो जाएगा, शरीर में गौरता दिखेगी, आलस्य होगा, निष्ठिवन होगा, अरुचि होगी, बलभ्रंश होगा, वायु का प्रतिलोम होगा, अपचन होगा, मलसंग होगा, क्लम होगा। इसके विपरीत लक्षण क्या होते हैं, निराम के होते हैं, ठीक है। अब देखिए साम या निराम वातादि के लक्षण, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सामवत, निरामवत, सामपित, निरामपित, सामकफ, निरामकफ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सामवत में क्या होता है, विबंध होता है, ठीक है। तो निरामवत में क्या होगा, विशद और रुक्षवायु हो जाएगी। सामवत में अग्निमांद, इसमें स्रोतोत्पत्ति, पहले सामवत आप देखो, सामवत विबंध हो गया, अग्निमांद हो गया, तंद्रा हो गया, अंतकुंजन हो गया, आद्यमान हो गया, जितनी भी वास कटी पार्श्व में वेदना हो गया, ठीक है। शोथ वतोद हो गया, स्नेहन से लक्षणों में वृद्धि होगी, श्रोधीय वर्षा काल में लक्षणों में वृद्धि होगी, ठीक है। निराम में देखें विशद, रुक्षवायु, स्रोतो शुद्धि, अल्प वेदना वाला, स्निग्ध द्रव्यों से दोषों का संबंध, त्वचा का श्याम और ताम्रवर्ण होना, ये सारे लक्षण हो गए। सामपित दुर्गंधयुक्त हो गया, हरित श्याम वर्ण हो गया, ठीक है। अम्ल रस युक्त होता है, स्थिर गुण होता है, घन स्वरूप होता है, गुरु और गाढ़ा होता है, मात्रा अधिक होता है, अम्लोद्गार होता है, जितने भी मतलब ऐसे पित्त के जो है ना उसको देख के लिख देंगे, कंठ हृदय में दाह होता है, ठीक है। निराम में देखें ताम्र पित्त वर्ण होता है, इसमें हरित श्यामता, कटुरस जो पित्त को शांत करे, अत्युष्ण, नहीं एक मिनट, अम्लवर्ण कटु नहीं, ठीक है, शांत नहीं करेगा, ठीक है। अस्थिर गुण, रुचिवर्धक, अग्निबलवर्धक, तीक्ष्ण, दुर्गंध रहित, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अस्वच्छ, कफ की बात करो तो अस्वच्छ, तंतुमान, शतमान, पिच्छिल, कंठ प्रदेश में चिपकने वाला, क्षुधानाशक, उद्गारनाशक। निराम में देखें तो फेनवान, पिंडित, विशद, पांडुवर्ण, शुक्लवर्ण वाला, मधुरस, दुर्गंध रहित, मुख शुद्धि कारक, ठीक है। अब इसमें हम लोग को याद करना पड़ेगा कैसे भाई, सामवाद क्या, साम क्या होता है, निराम का उल्टा होता है। वाद की बात करें तंद्रा होगा तो वेदना ज़्यादा होगी, इसमें कम वेदना होगा, ठीक है। इसमें आत्रकुंजन है, इसमें आत्रकुंजन होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद होता है कि तुम्हारा त्वचा का श्याम और ताम्र हो जाता है, ठीक है। इसमें कटी पार्श्व में वेदना हो जाएगी, सोत व तोद हो जाएगा, वेदना वाले सारे लिख देना, ठीक है। इसमें स्नेहन से लक्षणों में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे स्नेहन से स्नेह द्रव्य से समान हो रहा है, ठीक है। उसमें दुर्गंधयुक्त, इसमें अदुर्गंधयुक्त हो जाएगा, ठीक है, दुर्गंध रहित हो गया। इसमें क्या अम्ल रस युक्त हो गया, इसमें अम्ल रस कम हो जाता है लिखना, ठीक है। स्थिर गुण, अस्थिर गुण, ठीक है। घन स्वरूप हो गया, ये अघन अघन हो जाएगा, ठीक है। गुरु हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, ठीक है। इसमें मात्रा अधिक होगा तो इसमें मात्रा कम होगा, फिर कंठ हृदय में इसमें दा होगा, इसमें दा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे लिखना है। अस्वच्छ है यहाँ पे तो यहाँ पे स्वच्छ होगा, ठीक है। तंतुमान है, इसमें फेनवान है, इसमें सांद्र है, इसमें विशद है, सॉरी इसमें पिच्छिल है, इसमें विशद है। कंठ प्रदेश में ये चिपकता है, ये चिपकता नहीं है, ये दुर्गंध रहित है, ये दुर्गंध इसमें होगा, ठीक है। उद्गार नाशक है ये, ठीक है, ये मुख शुद्धिकारक है, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा साम निराम रसादि दूषी लक्षण। तो आम जब रसादि धातु से मिश्रित हो जाता है तब ये समझ धातुएं इनके विपरीत आम से रहित हो जाते हैं और निरामस धातुएं कहलाती हैं। तो साम रस लक्षण की बात करें, ये सारे लक्षण दिए हुए यहाँ पे आपको शॉर्ट में मिल जाएगा, इसमें नहीं दिया क्या, होना तो चाहिए था, ठीक है। देखो सामरस निराम नहीं दिया गया, सामज्जा, एक मिनट भाई, ठीक है। सामरस देखें, अश्रद्धा, अरुचि, अरस्य, असंगत, हौसला, गर्वता, तंद्रा, अंगमर्द, जड़, तम, पांडु, इसके विपरीत हो गया। निराम के लक्षण सामरस के विपरीत हो गए पेपर में, ठीक है, ऐसे लिख देना। सामरक्त लक्षण की बात करें, रक्त प्रतोषक विवाह जैसे कुष्ठ, विषद, पीड़िका, रक्तपित्त, असिंधर, ये सारी चीज़ें। उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, निराम का हो जाएगा। साम मांस की बात करें तो अधिक मांस हो जाएगा, बुर्द हो जाएगा, कील हो जाएगा, गलसालुक, गलसुंडिका, गलपुतिमान, गलगंड हो जाएगा, गंडमाला, ये सारी चीज़ें। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, निराम का हो जाएगा। साममेद की बात करें तो मात्र अष्टनिंदित व्याधि होना, ठीक है, प्रमेय के पूर्व रूप, ग्रंथि, वृद्धि, गलगंडी, इसमें भी हो जाएगा। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, निराम मेद की बात हो गई। सामस्थि की बात करें तो अध्यस्थि, अधिदंत, दंतभेद, अस्थि भेद, ये सारे हो जाएंगे। इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, निराम मस्ति के हो जाएंगे। साम मज्जा के लक्षण देखेंगे तो पारों में पीड़ा हो जाएगा, भ्रम होगा, मूर्छा हो जाएगा, आंखों के सामने अंधेरा छाना, संधियों पर स्थूल मूल वाली फुंसियां होना। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, साम निराम मज्जा के लक्षण। साम शुक्र की बात करें तो क्लैब, हर्षण, शुक्रास्मरी, शुक्र प्रदोष विकार हो गया, निराम रस दूसरे से लक्षण साम वाले विपरीत जानने चाहिए, ठीक है। उसके बाद साम निराम मल की बात हो गई।
साम निराम मल की बात करते हैं तो साम पुरुष की बात करें तो वात आदि दोषों से संश्लिष्ट होता है, जल में डूबने वाले होते हैं, और उदित मल होता है। निराम क्या होता है, जल में डूबेगा नहीं, ठीक है। निराम क्या हो जाएगा, बंधा हुआ मल होता है, मल प्रवृत्ति पश्चात शरीर में लघुता होती है और ये जल में तैरता है आसानी से। क्या होता है, आसानी से मल की प्रवृत्ति हो तो दुर्गंध रहित, ये दुर्गंध रहित। तो देखो जो श्याम है वो दुर्गंधित है और जल में डूब जाता है। ये निराम क्या है, दुर्गंध रहित है और सॉरी कहाँ गया, जल में तैरता है, ठीक है। आसानी से मल की प्रवृत्ति होती है, इसमें आसानी से नहीं होती है, ठीक है, बार बार होती है, ठीक है। बंधा हुआ मल होता है, ठीक है, और रोधित मल होता है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। फिर साममूत्र के लक्षण देखें तो साममूत्र में देखें तो मूत्र संबंधित सभी विकार जैसे उदक, इच्छु, सांद्र, प्रसाद, ये सारे जो तुम्हारे में प्रमेय हो गए। निराम में सामान्य मात्रा में सामान्य गुण वाले मूत्र की प्रवृत्ति, मूत्र प्रवृत्ति की समय पीड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आम व निराम अवस्था में के ज्ञान का महत्व, देखो रोगों की चिकित्सा में आम व निराम अवस्था के ज्ञान का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि इनके बिना ज्ञान किए चिकित्सा की जाती है तो रोग के अधिक बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। मधुकोश टीकाकार ने दोषों की साम अवस्था में पाचन कम करने का निर्देश दिया है एवं निराम में क्या होता है, समन चिकित्सा बताई गई है। साम में पचनम, निराम में समन। निराम में क्या करेंगे, समन करेंगे, साम में पचन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि शोधन चिकित्सा है तो साम दोष का निष्कासन शरीर से कभी नहीं करना चाहिए। जो साम दोष शरीर में सभी धातुओं में लीन हो गए हैं तथा जिनका उत्क्लेश नहीं हुआ हो उनके निर्णय के उपाय नहीं करने चाहिए। इन परिस्थितियों में विकृत दोषों के शरीर से बाहर निकालने से प्राण का नाश हो सकता है। संशोधन कर्म ध्यान देना, संशोधन चिकित्सा है तो, ठीक है। जैसे कच्चे फल से अगर बलपूर्वक रस निकाले तो रस नहीं निकलता है, तो दोषों का पाक करके तथा दोष की पाक लक्षणों भली भर जानकर संशोधन चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साम दोष यदि संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो तो शोधन कर्म नहीं करना चाहिए। यदि साम दोष एकांग हो तो शोधन कर्म करा सकते हैं, एकांग अगर मतलब एक आध जगह, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने अतिसार में आम दोष पक्वासे अस्त होने पर सर्वप्रथम हरतिके का प्रयोग कराकर मल निकालने की बात कही है, ठीक है। पक्वासे में तो आचार्य सुश्रुत ने अजीर्ण में तीव्र रुझा होने पर सुलग्न औषध नहीं देने का निर्देश दिया है, क्योंकि अजीर्ण अवस्था में प्रयुक्त औषध जीर्ण होने के बजाय आम की और अधिक वृद्धि करा देती, ठीक है। ये यहाँ तक आपका आम हो गया, साम निराम हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व रूप, ठीक है। अगर हम लोग पूर्व रूप की बात करते हैं तो पूर्व रूप क्या होता है, पूर्व रूप प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधि, मतलब व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण होते हैं उन्हें पूर्व रूप प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधि, पूर्व रूप प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधि, ठीक है। ये 200 विशेष के ज्ञान के बिना केवल उत्पन्न रोग जिनके लक्षणों से जाना जाए उन लक्षणों को समूह को विशिष्ट व्याधि के विशिष्ट इज्जत व्यक्त होने को पूर्व रूप कहते हैं, ठीक है। पूर्व रूप की बात करें तो क्रियाकाल की चतुर्थ अवस्था में स्थान संशय और दुष्समाचार आदि लक्षण उत्पन्न होने से होते हैं, उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है। आचार्य डल ने कहा कि इस अवसर पर दोष और दूसरी दोनों की दृष्टि में रखकर उभय आश्रित चिकित्सा करनी जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद बताया गया इसमें कि यद्यपि कई पूर्व रूप ऐसे होते हैं जिसमें मूल दोष और दोषों की समस्या नहीं होती, यही पूर्व रूप अधिक होने से रोगों की उत्पत्ति पूर्व ही उत्पन्न होती है, राज्य क्षमा के पूर्व रूप में, ठीक है। अन्नपान में मच्छिका, घूर्ण, केस अथवा तीर्णों को देखना, रोगी के केस और नख की अभिवृद्धि होना, वो केस और अस्थियों का ढेर अथवा भस्म चढ़ना, ये पूर्व रूप दिखाई देते हैं राज्य क्षमा में, ठीक है। राज्य क्षमा के मज्जिका, घूर्ण, केशानाम, तृष्णानाम, पतनानि च प्रयोत्पाने केशानाखानाम चावि वर्धनम, ठीक है। भेद की बात करें तो प्रागुत्पन्न द्विविधम क्या है, भेद की बात करें सामान्य पूर्व रूप, विशिष्ट पूर्व रूप। सामान्य की बात करते हैं अगर तो समान दोष से दुष्ट समझना की प्रारंभिक स्थिति में होने वाले पूर्व रूप सामान्य पूर्व रूप होते हैं। सामान्य पूर्व रूप से उत्पन्न होने वाली व्याधि का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, केवल भावी व्याधि का संकेत मात्र ज्ञान मिलता है, ठीक है। सामान्य रूप में होने वाली व्याधि का संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता, केवल भावी व्याधि का संकेत मात्र, जैसे ज्वर के श्रम आदि सामान्य रूप मिलने पर वात आदि भेद का ज्ञान नहीं किया जा सकता, ठीक है। यही भावी रोग का सूचक अव्यक्त स्वरूप वाला पूर्व रूप होता है। पूर्व रूप का यही द्वितीय प्रकार व्याधि के अव्यक्त अवस्था में प्राप्त होने पर दिखाई नहीं देता। यदि पूर्व रूप का लक्षण रोग व्यक्त अवस्था में दिखाई दे तो वह रोग असाध्यता को प्राप्त हो जाता है। विशिष्ट रूप की बात करते हैं तो विशिष्ट पूर्व रूप उसे कहते हैं जिसे रोग आरंभक दोष का ज्ञान करते हैं, मतलब रोग आरंभक दोष का ज्ञान करते हैं, ठीक है। उसमें क्या आता है, ज्वर की विशिष्ट पूर्व रूप की बात करें तो वात प्रकोप के कारण अतिजमवायु होता है, पित्त के कारण नयनदा होता है, कफ की बात करें तो अन्न की प्रति अरुचि होती है। इसी प्रकार ज्वर चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत ने पूर्वावस्था का महत्व बताया है कि ज्वर के पूर्वावस्था में वात दोष प्रकोपित होने पर घृत का पान करवाना चाहिए, पैतिक के लिए करना मृदु विरेचन कराना चाहिए और कफज के लिए मृदु वमन कराना चाहिए। ध्यान देंगे, पैतिक के लिए मृदु विरेचन कराएंगे, कफज के लिए मृदु वमन कराएंगे, घृत पान करवाएंगे ज्वर के वात के लिए, ठीक है। आचार्य अनुद्युत के अनुसार त्रिविध भेद बताए गए हैं, शारीरिक पूर्व रूप, मानसिक पूर्व रूप, ठीक है। शारीरिक पूर्व रूप और मानसिक पूर्व रूप, और शारीरिक को मानसिक समझे शरीर से संबंध रखते हैं तो जिम्बा व्यस्ता नयन व्यस्तु। मानसिक की बात करें तो अर्थी बालकों के द्वेष, ठीक है। यह पूर्व रूप मानस और दोषों से शारीरिक मानसिक जैसे शीतवात आतप ये सब हो गए। आचार्य वाग्भट के अनुसार दुष्ट समचनाजन्य पूर्व रूप होते हैं, जैसे राजक्षमा में प्रतिसाय दौर्बल्य आदि दुष्ट समचनाजन्य पूर्व रूप होते हैं। राजक्षमा क्या होता है, प्रतिसाय और दौर्बल्य देता है, ठीक है। अदृष्टि पूर्व रूप राजक्षमा में अन्न पाने में मच्छिका, घूर्ण, तीर्ण आदि का दिखाई देना अदृष्टि पूर्व रूप है। अदृष्ट ये हो गया और प्रतिसाय हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गए, ठीक है। ये ध्यान देंगे कि जिसमें रोग आरंभ दोष का ज्ञान हो जाता है, इसमें क्या होता है, संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरी दृष्टि। दूसरी दृष्टि की अगर बात करते हैं तो दूसरी क्या होता है, धातु। तो धातु के प्राकृतिक कर्म एवं क्षय वृद्धि लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, तो धातु क्या होते हैं, धरणार्थ धातु,
जो शरीर को धारण करती है उसे धातु कहते हैं। तो उसके बाद आता है तुम्हारा, अगर देखा जाए धातु के प्राकृतिक कर्म क्या होते हैं, क्षय होते हैं और वृद्धि लक्षण। तो देखो रस धातु जो होता है वो क्या करता है, तुष्टि तर्पण रक्त पुष्टि करवाता है, ठीक है। तो शब्द अश्रितता, इसके लक्षण हो गए क्षय से, हृदय हत पीड़ा ग्लानि ग्लाम शून्यता, ये सब हो गए। और वृद्धि के अग्निमान प्रसेक उत्क्लेश आलस्य गौरव श्वेत स्वास्थ्य शिथिल अतिनिद्रा आदि। रक्त धातु की बात करें तो प्राकृतिक जीवन वर्ण प्रसादन मांस पुष्टि करना, ठीक है। ध्यान देना कि जो 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 धातु है उसके अगले वाले की पुष्टि कर रही है, ठीक है। कुछ नहीं है तो वो तो लिख ही देंगे। फिर रक्त अल्पता होता है, त्वक रुक्षता, त्वक पारुष्य, त्वक विस्फोटन, शिरा शिथिल। अगर वृद्धि होगी तो शिरा पूर्णता, तो त्वक हो जाता है, नेत्र रक्तिमा हो जाता है, वात रक्त रक्तपित्त, ये सारी चीज़ें हो जाएंगे, ठीक है, बढ़ जाते हैं। तो मांस धातु हो जाता है तो शरीर पुष्टि हो जाएगी, मेद पुष्टि हो जाएगी, अस्थि स्नायु नाड़ी शिरा की रक्षा हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि शिश्न वच ग्रीवा उच्च, उसमें क्या होता है शुष्कता आ जाती है। इसमें शिरा शिश्न आदि में क्या होता है स्थूलता, शरीर में गुरुता हो जाती है। मेद में क्या करते हैं स्नेहन स्वेदन, शरीर की दृढ़ता होती है, मार्दवता एवं अस्थि पुष्टि, इसके प्राकृतिक में स्नेहन स्वेदन होता है, ठीक है। प्राकृतिक कर्म है स्नेहन स्वेदन, शरीर और शरीर की दृढ़ता। प्लीहा वृद्धि संधि शून्यता अगर क्षय हो गया तो मांस खाने की इच्छा, संधि स्फुटन क्रिस्ता ग्लानि श्रम उदावर्तन प्राकृतिक कर्म का हास हो जाता है। स्निग्धता उदर पार्श्व वृद्धि हो जाए, काश श्वास दुर्गंध सुरसा में दूषिता होता है। उसके बाद स्थूलता भी होता है, मैथुन हास होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है अस्थि धातु के देह धारण होता है, मज्जा पुष्टि होता है। इसमें अस्थि शूल हो जाता है, संधि शूल होता है, अस्थि शिथिलता केस लोम नख समस्त सब गिरते हुए। इसमें अध्यस्थि अधिदंत गेस हुआ नख की आदि वृद्धि होने लगती है। मज्जा की बात करें तो शरीर स्नेह बल संपादन शुक्र पुष्टि होता है, अस्थि पूर्ण होता है। इसमें क्या होता है कि क्षय होता है तो अल्प शुक्रता होता है, परोभेद अस्थि छिद्रता अस्थि निष्ठोदता भ्रम तिमिर तम वात्रु प्राकृतिक का हास हो जाता है, ठीक है। सर्वांग नेत्र में गौरता है तो तमो दर्शन भ्रम मूर्छा अस्थि और परवर्ण की आदि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। शुक्र धातु की बात करें धैर्य प्रति देहबल हर्ष एवं अस्थि पुष्टि, ये क्या होता है इसका सामान्य कर्म होता है। अस्थि पूर्ण ये भी है, अस्थि पुष्टि, ठीक है। ध्यान देना मध्य और शुक्र में दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या दुर्बल मुख से कम होता है, पांडु सदन ये शुक्र का देश से श्राव में विषय वेदना रखता। शुक्राश्रम में भी अधिक शुक्र अति प्रवृत्ति स्वप्न दोष मैथुन की अति इच्छा शुक्र प्रदोष, ये सारी चीजें हो जाएंगी। मलों के प्राकृतिक कर्म और क्षय वृद्धि के लक्षण। तो मल का कहता है मलिनीकरण नान मला, ठीक है, ठीक है, मलिनी कर्णान मला, ठीक है। जो अधिक समय तक रुकने पर शरीर को मलिन करे उसे क्या कहते हैं मल बोलते हैं, मलिनी कर्णान मला, ठीक है। अगर इसके देखें अगर प्राकृतिक के तो पुरुष की बात करें तो देह धारण उपस्थम वायु और अग्नि का धारण करता है, वायु और अग्नि का धारण करता है, ध्यान देंगे, ठीक है। हृदय पास आत्म में पीड़ा अगर क्षय है तो आत्मधर्म में आत्म शब्द के साथ वायु का क्योंकि है नहीं तो वायु का होगा ना। फिर कुछ चीज हो जाएगा विद्युत आटो पद्यमान कुछ में भारीपन आत्रों में गुड़गुड़ाहट शरीर में भारीपन। एक मिनट। उसके बाद मूत्र की बात करें तो बस्ती को मूत्र से पूर्ण रूप से भर देना, ये सामान्य कर्म होता है। अल्प मूत्रता हो जाती कमी बस्ती मूत्र के साथ मुख सूक्ष्मता मुख व्यवस्था होता है। अगर वृद्धि का मूत्र अधिक मूत्रस्राव की बार बार प्रवृत्ति हो बस्ती तो अधिमान होगा। उसके बाद श्वेत की बात करें तो शरीर के कोकलेट प्रदान करना, त्वचा को सुकुमार बनाना, ये तुम्हारा इसका नॉर्मल प्राकृतिक। फिर उसके बाद रोमकूप अवरोध स्वस्थ स्तभ रोमकूपता त्वक रुक्षता त्वक, ये सारी चीजें इसके डिक्रीमेंट्स होती है, ठीक है। वृद्धि से त्वक दर्गुंद कंडू अतिश्वेत रोमहर्ष आदि होते हैं। धातु मल प्रदोषज विकार की बात करें तो रस प्रदोषज विकार में देखो तो भोजन में श्रद्धा का न होना, मुख में विरसता होना, जी मचलाना, तंदा ज्वर पांडु नपुंसकता, भोजन में रुचि रसों का ज्ञान न होना, शरीर में गुरुता का होना, अंगमद नेत्रों के सामने अंधकार सा प्रतीत होना, ये सारे लक्षण हो गए। ये सभी रोग दूषित रस के से उत्पन्न होते हैं। रक्त प्रदूषण की बात करें तो रक्त प्रदूषण में देखा जाए तो कुष्ठ हो गया, विसर्प हो गया, रक्त प्रदर्श, गुदा का पाक, पीड़का, मेढपाक, रक्तपित्त, मुखपाक, नीलिका, पितृधि, पिपलू, वयंग, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये रोग रक्त के दुष्ट होने से होते हैं। मांस की बात करें तो अधिमांस, अधुबूर्द, मांस कील, अलजी, गलकुसुंडी, पुतिमांस, गलगंड, गंडमाला, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये रोग दूषित मांस से होते हैं। मेद की बात करें तो मेद क्या होता है प्रमेय के पूर्व अष्टनिंदित पुरुष के लक्षण होते हैं। में क्या ग्रंथि हो गया, गंडमाला, मधुमेह, अबूर्द, अति, ये सारे लक्षण हो गए, अतिश्वेद। उसके बाद बात करते हैं अस्थि की तो अस्थि में अध्यस्थि अधिदंत दंतवेद दंतशूल अस्थिवेद अस्थिशूल, ये सारी चीज़ों ने। मज्जा की बात करें तो शरीर की ग्रंथियों में वेदना, चक्कर का आना, मूर्छा, आंख के सामने अंधकार न रहते हुए अंधकार दिखाना, पर्व में स्थूल फुंसियों का दिखाई देना। फिर उसके बाद क्या होता है पर्व में स्थूल मूल वाली फुंसियों का, ठीक है। शुद्ध प्रदोषण में देखा जाए तो नपुंसकता हो जाएगी, मैथुन में उत्साह न होना, यदि संतान होती तो रोगी नपुंसक ये हो जाएगी। उसके बाद देखा जाए तो संतान के साथ उस व्यक्ति के शरीर में बाधा उत्पन्न होता है। उपधातु प्रदोषित विकार की बात करें तो क्या हो जाता है कि स्नायु शिरा कंडरा ये शरीर वातु दोषों से दूषित हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं स्नायु शिरा कंडरा, ठीक है। तो स्तंभ, संकोच, ग्रंथि, खल्ली, अंग स्फुरण, सुक्ति, ये सारे जो होते हैं, ठीक है, ये धातु प्रदोषित विकार है। क्या है स्तंभ हो गया, संकोच हो गया, खल्ली हो गया और ग्रंथि हो गया, जैसे आमवत में देखी जाती है ग्रंथि, संकोच, सिकुड़, ऐसे याद करो ना, सिकुड़न, जकड़न, वात्रोग और आमवात जैसे या ग्रंथि, ठीक है, अंगस्फुरण, सुक्ति। उसके बाद क्या होता है मल। मल की बात करें तो त्वचा का दोष युक्त होना, मल का सूक्ष्म होना, मल की अति प्रवृत्ति होना, मल की प्रवृत्ति अधिक संख्या में होना, मल का संग होना, मल की अथा प्रवृत्ति होना, ये सब क्या है उपधातु प्रदोषित विकार हो गए और सारी मल प्रदोषित विकार हो गए। जब आते तो इंद्रियों के अधिष्ठान अर्थात जो इंद्रिय जहाँ जहाँ स्थित है उन स्थानों में पहुंचकर कुपित होते हैं तो उन इंद्रियों में बाधा तथा संताप से इंद्रियों का युक्त करा देते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इंद्रियों के उपताप देखा इंद्रियों का हीन, अति और मिथ्या योग होना, ठीक है। उदाहरण घ्राणेन्द्रिय द्वारा गंध का सही ज्ञान न होना आदि शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देना। इंद्रियों का उघात देखा जाए इंद्रियों का पूर्ण रूपित नष्ट हो जाना, जैसे कुष्ठ रोग में स्पर्श इंद्रिय ना सुना, सोते ना सोना, बहरा होना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं उपताप और उपघात, ठीक है।
ये तुम्हारा उपताप हो गया, ये तुम्हारा उगात हो गया, ध्यान देना, ठीक है। ताप में क्या है, हीन अति मिथ्या से क्या होगा, ग्रहणेंद्रिय द्वारा गंध का सही ज्ञान नहीं होता है, शब्द का स्पष्ट नहीं सुनाई देता है। उपात हो जाता है तो क्या होता है, पूर्वरूपित नष्ट हो जाता है, पूर्णरूपित, ठीक है। तो कुष्ठ रोग में स्पर्शेंद्रिय नाश हो जाती हैं और श्रोतेंद्रिय का नाश 12 होना, ठीक है। अब हम लोग संप्राप्ति के बारे में देखेंगे। संप्राप्ति क्या होता है, समय प्राप्ति को ही संप्राप्ति कहते हैं। इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या दिया है कि निदान सेवन से दोष जिस प्रकार दूषित होकर संपूर्ण शरीर में भ्रमण करते हुए दोषों को दूषित करता है, उसको ही क्या बोलते हैं, संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है। अगर इसके बात किया जाएगा तो सुश्रुत के द्वारा षट क्रियाकाल को संप्राप्ति के ही अंग लेते हैं, ठीक है। जिस प्रकार दो शरीर में वृद्ध होकर संचित होकर प्रकोप प्रसर अवस्था रोगों द्वारा उत्पन्न भेदावस्था को प्राप्त करता है, ये संपूर्ण क्रिया संप्राप्ति में आती है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो हेमाद्री ने रोग उत्पादक दोष की दृष्टि होने को इस प्रकार बताया कि पहला क्या बताया कि दो दृष्टि होना मतलब दोषों के रूप में वृद्धि या हानि या दोष का चलित होना मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। पर्याय की बात करें तो इसके दो पर्याय हैं, जाति और आगति। जाति मतलब व्याधि का जन्म होना, आगति मतलब उत्पादक कारणों द्वारा व्याधि का जन्म होना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि भेद की बात करें तो भेद क्या है, 5 बताए गए वाग्भट के अनुसार। संख्या, विकल्प, प्रधान, बल और काल। संख्या की बात करें तो संख्या मतलब इसके अंदर भेदों की गणना की जाती है, जैसे ज्वर के 8 प्रकार, गुण के 5 प्रकार, कुष्ठ के 7 प्रकार, ठीक है। विकल्प की बात करें तो व्याधि से संबंध दोषों की अशांश कल्पना को विकल्प संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रधान की बात करें तो व्याधि से संबंधित दोषों की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता के आधार पर व्याधि की प्रधान एवं अप्रधान संप्राप्ति का निर्देश करते हैं। जैसे रोग उत्पादक मुख्य दोषों की स्वतंत्रता का जिसके द्वारा ज्ञान हो उस रोग की प्रधान संप्राप्ति, और जिसके द्वारा गौण दोषों की स्वतंत्रता का ज्ञान हो उसे रोग को अप्रधान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो प्रधान संप्राप्ति के ज्ञान के आधार पर प्रथम दोष रोग की चिकित्सा करने से रोगी को शीघ्र लाभ मिलता है, ठीक है। अब बल संप्राप्ति की बात करते हैं हेतु पूर्व रूप की अधिकता अथवा हीनता के कारण व्याधि के बलाबल का ज्ञान जिससे होता है उसे बल संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है। जिससे अधिकता के अनुसार हमको बलाबल का ज्ञान होता है, ठीक है। जब किसी व्याधि की उत्पत्ति हेतु पूर्व रूप लक्षण आदि संपूर्ण रूप से पाए जाते हैं तो वह व्याधि प्रबल होती है तथा जब हेतु पूर्व आदि अल्प होते हैं तो उस व्याधि में अल्प बल होता है, ठीक है। व्याधि प्रबल है तो रोग मतलब इसमें जो अगर संपूर्ण रूप में पाए जाएंगे तो प्रबल है, अगर अल्प में पाए जाएंगे तो अल्प है, ठीक है। उसके बाद काल संप्राप्ति जिस व्याधि की संप्राप्ति में काल अर्थात रात्रि दिन ऋतु और भोजन के आदि मध्य अंत में व्याधि की उत्पत्ति तथा वृद्धि का दोष विशेष का निर्धारण किया जाए वो काल संप्राप्ति है। जैसे वात पित्त कफ का संचय ऋतु के अनुसार क्या है, इसका क्या मतलब वो है, ठीक है। देखा जाए तो दोष प्रकोप वात का कब होता है, वर्षा में, पित्त का शरद में, कफ का वसंत में, और देखा वात का दिन में देखा जाए तो अंत में, मध्य में, आदि में। ये तो सेम है, दिन रात्रि भोजन वाला सब सेम है, ठीक है। इसको ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद आता है विधि संप्राप्ति का अर्थ प्रकार है विधि संप्राप्ति सजातीय पदार्थों में आंतरिक भेद प्रकट करने को कहते हैं, ठीक है। जैसे विधि भेद से ज्वर 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। जैसे निज आगंतुक भेद से व्याधियों का द्विविध होती है, ठीक है। साध्यता से भेद रोग चतुर्विध हो जाते हैं, साध्य मृत्यु और दारुण, ठीक है। संख्या एवं विधि संप्राप्ति में मुख्य अंतर यह है कि संख्या संप्राप्ति में से विजातीय पदार्थों को केवल भेद प्रकट होते हैं, जैसे ज्वर के 8 गुण के 5, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन ज्वर के विभिन्न 8 प्रकार का ज्ञान किसके द्वारा, विधि के द्वारा होता है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद आता है संप्राप्ति घटक क्या क्या होते हैं, दोष दुष्टि आम अग्नि दृष्टि स्रोत दृष्टि। जैसे पांडु के लिए बताया, पांडु रोग के लिए दोष पित्त प्रधान थे, दोष होता है पित्त, भ्रांजक पित्त होता है, ठीक है, भ्रांजक पित्त होता है, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा चुका है भ्रांजक पित्त में किसका काम, भ्रांजक पित्त का अधिष्ठान आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कहाँ होता है, ठीक है। तो इसी की बात करें तो धातु रस रक्त त्वचा और मांस होता है, धातुमल कफर पित्त होता है, आम क्या अग्निजन्य होता है, अग्नि जठराग्नि धातुअग्नि, अग्निदृष्टि अग्निमान होता है, रसव रक्त स्रोत होते हैं, स्रोत संग होते हैं। ये सारे उद्भव स्थान संचार स्थान व्याधि ये सब सारी चीज आप याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे संप्राप्ति खत्म होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रूप की बात करें तो प्रादुर्भूतम लक्षणम पुनर्लिंगम साथ में पढ़ेंगे। प्रादुर्भूतम लक्षणम पुनर्लिंगम मतलब रोगों के उत्पन्न लक्षणों को लिंग या रूप कहते हैं। सिनोनिम की बात करें तो संस्थान व्यंजन लिंग लक्षण चिन्ह आकृति तथा रूप, ठीक है। अब देखा जाए इसको तो ये सारे बताए गए कि संस्थान क्या होता है कि चिकित्सा रोग के स्थान विशेष या रोग अनुसार विशेष चिकित्सा को क्या बोलते हैं, संस्थान बोलते हैं। ऐसे इसके सारे पर्याय के वो बताए गए हैं, ठीक है। जो लक्षण व्याधि उत्पन्न उसको आकृति बोलते हैं, रोगी के समान व्याधि लक्षण बाह्य रूप से देखा जाता है उसको रूप बोलते हैं। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा एक तो ये खुद हो गया, क्या बोलते हैं, प्रादुर्भूतम लक्षण पुनर्लिंगम हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोष दूषी का विशेष प्रकार का संयोग व्याधि है तथा इसमें रुचि आदि विभिन्न रूप का उनका समूह संयुक्त रूप से व्याधि को दर्शाता है। वर्तमान में विद्यमान व्याधि के स्वरूप का ज्ञान रूप द्वारा होता है तथा वातादि दोष आम पक्वादि विशेष अवस्थाओं का ज्ञान निदान उससे संप्राप्ति द्वारा नहीं किया जा सकता, केवल रूप द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके भेद की बात करें रूप के तो एक सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण और प्रत्यात्म लक्षण, ठीक है। और उसके बाद उपद्रवावस्था के लक्षण हो गया, ठीक है। 4 प्रकार से बताया गया। तो सामान्य मतलब किसी भी व्याधि के समान लक्षणों को सामान्य रूप कहते हैं। जैसे क्या होता है, ज्वर में स्वेदा अवरोध संताप सर्वांगणम तथा मतलब स्वेदा अवरोध संताप अंगों में जकड़ाहट एक साथ दिखाई देना ही ज्वर का सामान्य लक्षण होते हैं, ठीक है। विशेष लक्षण की बात करें तो दूसरा सब विशेष लक्षणों का ज्ञान होना विशिष्ट रूप कहलाता है। जैसे वातिक पैतिक कफज पांडु के लक्षण एवं वातिक पैतिक कफज ज्वर के लक्षण ये विशेष हो जाएंगे ना, सबके अलग अलग हो जाएंगे। प्रत्यात्म की बात करें तो जिससे व्याधि का निश्चयात्मक बोध हो उसे प्रत्यात्म बोलते हैं। निश्चयात्मक मतलब कि जो निश्चय, जैसे गुण का क्या स्पर्शोपलभ्य पिंडोत्तरगुणम या फिर ज्वर का क्या ज्वर प्रत्यात्तिकों लिंगम संतापो देह मानस मतलब ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण शरीर और मन का संताप हो ही होता है, ठीक है। ये प्रत्यात्म लक्षण होगा मतलब कि निश्चयात्मक बोध हो जिससे, ठीक है। उपद्रव क्या होता है, उपद्रव लक्षण व्याधि के रूपावस्था का ही अंतिम परिणाम है, ठीक है।
व्याधि की रूपावस्था का अंतिम पड़ाव, जैसे रक्तपित्त में दुर्बल, श्वासकास्य आदि। ठीक है, अन्य भेद देखें इसके, पहले देख लें ये 4 भेद जो कौन कौन है, सामान्य लक्षण, विशेष लक्षण, प्रत्यात्म लक्षण और उपद्रवावस्था के लक्षण। उसके बाद अन्य भेद 2 होते हैं, प्रकृति समसमेत, विकृति विषम समेत। प्रकृति समसमेत क्या होता है भाई, कि जिस व्याधि के लक्षण दोष समस्या के अनुसार होते हैं वो प्रकृति समसमेत होता है। दोष प्रकोप आहार विहार का सेवन करने से निश्चित दोष प्रकोप होते हैं, अपने समान दोषों को दूषित कर विकार उत्पन्न, वो विकार दोष दूषित। ठीक है, उदाहरण वाश्लेष में स्थितिमित परभेद निद्रा होगा, श्लेष्म पित्त जन्य ज्वर में तंद्रामोह काश होगा। ठीक है, ये सारे। विकृति विषम समेत की बात करें तो सभी जगह ऐसा नहीं होता, क्योंकि विकृति रूप में मिले हुए एवं विषम रूप से मिले हुए अनेक प्रकार के आपस में उघात को प्राप्त करते हुए दूसरे भेद करने वाले उपायों से भिन्न हुए रसों के अवयव के प्रभाव के अनुसार ही समुदाय में प्रभाव के तत्काल निश्चय शक्य नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि विकृति की बात करें तो इसके 3 कारण बताए गए, नानात्मकम, परसेपण चौपहाताम, अनेश विकल्पिताम। ठीक है, मतलब कि वात कफ ज्वर में श्वेत प्रवृत्ति व संताप दोनों विकृति विषम समेत रूप से छोड़ते हैं। यह न तो वात के ही लक्षण है और न ही कफ के ही लक्षण है। ठीक है, वात कफ ज्वर में नहीं वात के हैं न कफ के हैं। और जैसे वात पित्त व्यंजन में रोम हर्ष व अरुचि दोनों विकृति विषम, क्योंकि यह न तो वात के हैं और न ही पित्त के। ठीक है, कफ पित्त ज्वर में देखा जाए तो मूलदा मोहसित विकृति विषम समेत लक्षण है, यह न तो कफ के लक्षण है और न ही पित्त के लक्षण है। ठीक है, ये आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि व्याधि और लक्षण का दिया गया है। तो व्याधि क्या होती है, स्वतंत्र होती है, लक्षण क्या होता है, परतंत्र होता है, अर्थात लक्षण व्याधि के अनुरूप ही होता है। ठीक है, व्याधि लक्षणों का समूह है। ठीक है, और ये एकल रूप से वेद्यान लक्षण होता है। ठीक है, दोनों का सटकेल द्वारा क्रमिक परिवर्तन फलस्वरूप होता है, दोनों की संचय अवस्था से ही उत्पन्न होते हैं, संचय अवस्था से। ठीक है, व्याधि की उत्तम विशेष संप्राप्ति के पूर्ण होने पर होती है, विशेष संप्राप्ति के पूर्ण होने पर व्याधि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, व्याधि के अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग संप्राप्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, व्याधि रूपी ज्वर में संताप आदि अनेक लक्षण मिलते हैं, केवल संताप लक्षण रूप में मिल सकता है। ठीक है, ये लक्षण की बात हो रही है ना। व्याधि संकर अनेक व्याधियों के एक साथ विद्यमान होने के व्याधि सांकर्य कहते हैं। लिंग सांकर्य मतलब व्याधि के अंतर्गत विभिन्न लक्षणों का समूह देखा जाता है, जिसे हम लिंग सांकर्य कहते हैं। रोग में रुझान होना प्रधान लक्षण है, अतः व्याधि विपरीत चिकित्सा व्याधि की व्यक्तावस्था में ही की जाती है। हेतु अर्थात लिंग विपरीत चिकित्सा प्रस्तावस्था में की जाती है, ये प्रस्तावस्था में की जाती है और ये कारण व्यक्तावस्था में की जाती है। दोष और दुष्ट के संयोग से व्याधि होती है, दोष और दुष्ट स्वरूप के लक्षण से लक्षण उत्पन्न करते हैं, दोष और दुष्ट स्वरूप ही लक्षण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद व्याधि नामकरण सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे व्याधि नामकरण सिद्धांत। व्याधि नामकरण की बात करेंगे तो रोगों के असंख्य भेद हैं। रुझा, वर्ण, समुत्थान, स्थान, संस्थान व नाम के आधार पर रोगों के असंख्य भेद बताए गए हैं। तो सभी की गणना करना संभव है, इसलिए स्थूल रूप से चिकित्सा करने के लिए उनका नामकरण किया जा सकता है। जैसे वेदना के आधार पर तोड़, दाह, कंडू आदि विभिन्न वेदनाओं के आधार पर एक रोग के अनेक भेद हो सकते हैं, अतः वेदना के आधार पर नाम करना चाहिए। जैसे सूल हो गया, विसूचिका हो गया। ठीक है, वर्ण वैसे दोषों की तरह नील, पीति, कृष्ण अनेक वर्ण हो सकते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पांडु हो गया, सूत्र हो गया, रक्त में हो गया, नील में हो गया, हृदय में हो गया। समुत्थान भेद से देखें या निदान भेद से देखें तो निदान भेद से भोजन, रात्रि जागरण, दिवा स्वप्न विभिन्न रसों सेवन के आधार पर एक ही दोष के विभिन्न लक्षण हो सकते हैं, जैसे शोकज हो गया, क्षयज हो गया, अतिसार हो गया, क्षतज कास हो गया, फिर आमजा हो गया, क्षयजा, तृष्ण हो गया। ठीक है, स्थान भेद से देखें तो दोषों का आमाशय, पक्वाशय, विभिन्न रसादि गमन, विभिन्न वेदनाओं लक्षण उत्पन्न होते हैं, हृदय रोग हो गया, ग्रहणी हो गया, शिरो रोग हो गया, गलगंड हो गया, योनि व्यापद हो गया, उदर रोग हो गया। संस्थान भेद से देखें तो क्या था, संस्थान का तात्पर्य आकृति विशेष के आधार पर होती है, विभिन्न प्रकार के, जैसे विसर्प हो गया, स्मरी हो गया, स्लीपद हो गया, इंद्रलुप्त हो गया, तिलकालक हो गया। नाम भेद से देखें तो प्रत्यात्म लक्षण के आधार पर नामकरण किया जाता है, जैसे राजा क्षमा रोग को कि शोष, क्षय आदि, अतिसार के उद्रामय, ज्वर का मृत्यु, पापमा, यम आदि, उरच्छत को छक्षिण कहते हैं, इसके नाम के वजह प्रत्यात्म लक्षण के हिसाब से। यदि सुज्ञानी व्यक्ति किसी रोग का नाम करने में असमर्थ हो तो उसे अपने ज्ञान पर लज्जा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जगत में जितने रोग हैं उन सबका नामकरण असंभव है, किंतु वे ही कुपित दुष्कारण की भिन्नता से विभिन्न प्रकार जाकर भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आधुनिक मत में सामंजस्य देखते हैं इसका। तो उक्त व्याधि वे व्याधियां जो आयुर्वेदिक ग्रंथों तथा आधुनिक चिकित्सा ग्रंथों में एक समान वर्णित है, इनके आयुर्वेदिक नामकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तथा ये व्याधियां सर्वव्यापक है, इन्हें उक्त व्याधि कहा जाता है, जैसे ज्वर, फीवर, पक्षाघात, पैरालिसिस, अर्श, हेमोराइड्स। ठीक है, अल्पुक्त व्याधि मतलब ये व्याधि जो आयुर्वेदिक ग्रंथों में लाक्षणिक रूप से वर्णित है, अर्थात उनका वर्णन आयुर्वेदिक ग्रंथों में किसी रोग की अवस्था विशेष के अंतर्गत किया गया है, जबकि आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में उनको व्याधि रूप में वर्णित किया गया है, इनको अल्पुक्त व्याधि बोलते हैं। जैसे रक्तपित्त रोग की अवस्था विशेष ग्रंथित रक्तपित्त में थ्रोम्बोसिस, कफज गुण की अवस्था विशेष जिसमें अनाम मलबंध कठिन होते हैं, उसे सिस्टिक रोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अनुक्त व्याधि। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि उक्त व्याधि, अल्पुक्त व्याधि और अनुक्त व्याधि वो व्याधि जिनका आयुर्वेदिक ग्रंथों में थोड़ा सा भी वर्णन नहीं किया गया, इन्हें अनुक्त व्याधि कहते हैं। इन व्याधियों का नामकरण करना आवश्यक होता है, जैसे क्लाइनेन फिल्टर सिंड्रोम, ग्लूयम बैरेस सिंड्रोम। ठीक है, उक्त में क्या है, दोनों में एक समान वर्णित है। अल्पुक्त में क्या है, लक्षण रूप से वर्णित है, उनका वर्णन आयुर्वेदिक ग्रंथों की अवस्था विशेष के अंतर्गत है, जबकि आधुनिक चिकित्सा में चलन उनके व्याधि रूप में वर्णित है, मतलब ये लक्षण के रूप में है इसमें। अनुक्त में क्या है, जिनका वर्णन ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या, व्याधि वर्णन। व्याधि वर्णन की बात करते हैं तो व्याधि की शब्द की निष्पत्ति की बात करते हैं, तो व्याधि का व्यायाम पूर्वक के धातु से व्याधि शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो विविध दुखम आदि व्याधि। ठीक है, जो विविध प्रकार के दुखों का धारण करावे अथवा देह मन में रुझान उत्पन्न करे उसे व्याधि कहते हैं। ठीक है, व्याधि के पर्याय की बात करें तो क्या होता है, आमय गद्य। ठीक है, आमय गद, आतंक, यक्षमा, ज्वर, विकार, रोग, पापमा, आबाद, दुख, ये सारे क्या हैं, इसके पर्याय हैं। अब इस पर्याय के अलग अलग करते हैं, जैसे रोग आम से उत्पन्न होता है तो आमय हो गया, गद मतलब विष से हो गया तुम्हारा, आतंक मतलब कि कष्टपूर्ण बना दे, यक्षमा मतलब राजमा अनेक रोग हो गया, ज्वर मतलब शरीर और मन में संताप उत्पन्न करे, विकार मतलब धातु में विषमता,
रोग तो रोग हो गया, पापमा मतलब पाप कम से उत्पन्न, आबाद मतलब काय मन बाधित करे, दुख का मतलब क्या आत्मादि की अप्रसंत किन्न दुख संयोग कराए, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार देखा जाए तो व्याधि की परिभाषा तो क्या होता है, तद दुख संयोग व्याधाय उच्यते, ठीक है, तद दुख संयोग व्याधाय उच्यन्ते, ठीक है। इसमें कहते हैं विविध दुखम आदधाति थी व्याधि, ठीक है, दुखमाद आधाति थी, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत तद दुख संयोग व्याधाय उच्यन्ते, जब पुरुष दुखों के संयोग होते हैं तो उसे व्याधि कहते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया पंचमहाभूत तो आत्मा के संयोग से पुरुष बनता है, या पंचमहाभूत इंद्रियों अधिष्ठान के संयोग, यदि इन सभी में किसी भी विकार या दुख संयोग हो तो इसे व्याधि कहते हैं। दलहन के अनुसार दुख काय वाक मानसिक पीड़ा मतलब शारीरिक मानसिक वाणी द्वारा जो पीड़ा पहुंचती है उसे व्याधि कहते हैं, ठीक है। चरक के अनुसार क्या होता है, तत्प्रसादित स्थान से प्रकृपिता दूसरा इसमें स्थानीय व्याधि संभव होती है, मतलब कि दोष प्रकृति और धातु धातु मलों को जो दूषित करते हैं जिससे व्याधि उत्पन्न होती है, ठीक है। रोगों का वर्गीकरण करते हैं तो 1 2 3 भेद से बहुत सारे वर्गीकरण आते हैं। तो एक भेद से क्या हो जाता है, रोग सामान्य, मतलब सभी प्रकार की व्याधियों में रुजा सामान्य रूप से पाई जाती है, तो ये एक हो गया, ठीक है। उसके बाद दुख सामान्य में सभी प्रकार की व्याधियों में दुख सामान्य रूप से पाया जाता है तो उसको दुख सामान्य, दुख सामान्य तो रोग सामान्य। 2 भेद से देखा जाए तो क्या 10 रोगानिक आचार्य चरक ने विमान स्थान में 6वें रोग नामक विमान अध्याय में 10 रोगानिक रोग समूह का वर्णन किया है। इसमें क्या है कि जैसे आप प्रभाव भेद से देखें तो साध्य असाध्य हो गया, बल भेद से देखें तो मृदुताण, अधिष्ठान भेद से देखें तो मनोधिष्ठान शरीराधिष्ठान, निमित्त भेद से देखें तो स्वधातु वैश्य में आगंतुक, मतलब इसको निज भी बोल सकते हैं, निजागंतुक, निमित्त, ठीक है। आशय वैसे अमाशय पकवासे, हेतु के आधार पर देखा जाए तो हेतु के आधार पर आगंतुक निज, मतलब दोष वैश्य में हो गया निज, आघात हो गया ये। सामान्य जो है नानात्मक हो गया। क्रिया वैसे देखें तो शस्त्र और साध स्नेह आदि क्रिया साध्य हो गया, ठीक है। ऋतुकालिक अवस्था पर देखें तो प्राकृतिक और वैकृतिक, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 3 वेद से देखें तो कारण वेद से देखा जाए तो निज आगंतुज और मानस हो गए, ध्यान देखना, निज आगंतुज और ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हेतु के आधार पे, ठीक है, निज और आगंतुज, ठीक है। निमित्त के आधार पर स्वधातु वैश्य में और आगंतुक, कारण वैसे निज आगंतुज और मानस हो गए, मार्ग वैसे शाकाशित कोष्ठाशित मर्मास्थित, दोष वैसे देखें तो आग्नेय सौम्य और वायव्य हो गया, आकाश और पृथ्वी नहीं होता है। सुश्रुत अनुसार देखें तो आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदैविक हो गया। अवस्था वैसे देखें तो क्या प्रतिभूत कर्मज पूर्व कर्मज उभयात्मक, दोष कर्मज हो गया, ठीक है। दृष्ट कर्मज अदृष्ट कर्मज उभयात्मक, ठीक है। दूसरे युग अथवा पृथ्वी कर्मज या दृष्ट चार की बात करें तो शास्त्रों में वर्णित आहार विहार का परित्याग करने से दोष वैषम्य के कारण उत्पन्न होने से दृष्ट ये हो जाता है, ठीक है, दृष्ट कर्मज हो जाता है, ठीक है। कर्म या पूर्व कर्मज या अदृष्ट कर्मज की बात करें तो किसी अदृष्ट कारण से जो रोग उत्पन्न होता है या जन्मांतर किसी शुभ फल स्वरूप होता है, जन्मांतर में किया शुभ करके हो तो उसको क्या बोलते हैं, कर्मज बोलते हैं, या फिर अदृष्ट कर्मज या पूर्व कर्मज बोलते हैं। दुष्कर्मज या उभयात्मक कुछ व्याधि उपरोक्त दोनों के संयोग से होती हैं तो उसको उभय कर्मज बोलते हैं, ठीक है। 4 भेद से देखा जाए तो निदान भेद से देखा जाए तो क्या होते थे, आगंतुक शरीर मानसिक स्वाभाविक व्याधि, मतलब आगंतुक व्याधि शारीरिक व्याधि मानसिक व्याधि और स्वाभाविक व्याधि, ठीक है। ध्यान देंगे कौन कौन है। आगंतुक मतलब व्याधि विषयुक्त वायु के स्पर्श अग्नि से ये संयोग से होते हैं। शारीरिक व्याधि मतलब मिथ्याति मात्रा आटपाट के पित्त पित्त रक्त के द्वारा होता है। मानसिक व्याधि की मानसिक क्रोध से होता है। स्वाभाविक मतलब भूख प्यास वृद्धावस्था निद्रा से होता है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, आगंतुक हो गया, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया और स्वाभाविक हो गया, ठीक है। 6 भेद से देखा जाए तो क्या वातक पित्तज कफज वातक पित्तज ये द्वंद्व हो गया, ठीक है। 7 भेद से देखें तो आदि बल प्रबल जन्म बल प्रबल दोष बल संघात बल, ठीक है। उसके बाद काल बल दैव बल और स्वभाव बल, ठीक है, ये सब हो गए। मतलब कि तुम्हारे क्या हो गया, सहज गर्भज जातज भागवत के अनुसार, ठीक है। आदि जन्म दोष संघात, ठीक है। आदि बल दोष बल जन्म बल संघात बल काल बल दैव बल स्वभाव बल, ठीक है। इसको देख लेंगे, ठीक है। आदि बल क्या है, इससे जो है हेरिडिटरी डिसऑर्डर होते हैं उसको आदि बल बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि पिता के शुक्र या माता के आर्तों से दोष से उत्पन्न होने वाले कुष्ठ और प्रमेय आदि के आदि बल का व्याधि कहते हैं, रूप असाध्य होते हैं, ठीक है। कुष्ठ के साथ में 6 व्याधि आदि प्रवृत्ति व्याधि होते हैं। प्रकार क्या मातृजा पितृजा होते हैं, ठीक है। माता के दुष्ट आत्तों से मातृजा आदि बल, पितृ दुष्ट शुक्र पितृज आदि बल, ठीक है। उसके बाद चरक ने कुलज रोग का है, ठीक है। प्रमेय से पीड़ित माता पिता के संतान प्रेमी हो तो उसका प्रमेय शादी नहीं होता, इस जात से प्रमेय कहा जाता है। आधुनिक मत से समंजस्य क्रोमोसोम जीन के द्वारा होने वाली हेरिडिटी है। जन्म फल की बात करें कंजेनाइटल, गर्भवती माता द्वारा मिथ्या व्यास से उनके उत्पन्न वाली संतति के जन्म प्रबल व्याधि कहा जाता है। उसके बाद देखा व्याधि का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे। आध्यात्मिक रोग, अधिभौतिक रोग, आदिदैविक रोग। आदि बल प्रबल जन्म प्रबल दोष प्रबल बल प्रबल मातृज रसकृत मातृज पितृ रसकृत और दौहित पाचकृत, ठीक है। दोष बल प्रबल में क्या हो गया, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, अमाशय पकवासे संघात बल प्रवृत्त काल बल प्रवृत्त संस्कृत बल व्याकुल ये सारे हैं। देव बल प्रवृत्त स्वभाव बल प्रवृत्त कालज और कालज हो गया, ठीक है। तो अब देखें तो क्या था कि ये निदान वैसे देखें तो रसकृत और दौहित आयमनाकृत हो गया, ठीक है। जन्म बल में तो रस की माता द्वारा सर्व अभ्यास नहीं करने से बालक में कुपोषण जन्म गया। दौहित मतलब चौथे मास में गर्भ के कारण गर्भी की दौहित कहा जाता है, तो इससे इसमें माता की इच्छा पूर्ति नहीं होने से, ठीक है। दोष बल देखा जाए जो व्याधि शारीरिक दोष बाद पित्त कफ के मानसिक रस्तम दुष्ट होने से उत्पन्न होते हैं उसे 10 दोष बल प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के हैं, क्या आतंक समुत्था
और क्या बोलते हैं मित्यार पंचाकृत, ठीक है। या फिर आशय वैसे देखे तो अमाशय समुद्र और फिर पक्वाशय समुद्र होता है किसमें, दोष बल प्रवृत्ति में, ठीक है। तो आतंक क्या होता है, निदान में इसी श्रेणी में लिए जा सकते हैं, निदानार्थक रोग, ठीक है। मिथ्यार व्यार तुम्हारा हो गया, अमाशय में नाभि के नीचे ऊपर अनिल वैद्य जिनके कफ पित्त दोष प्रदान होगा, अमाशय हो गया। नाभि से नीचे पक्वाशय वाले हो गए। उसके बाद आता है तुम्हारा अध्ययन वैसे देखे तो शारीरिक और मानसिक रोग, संघात बल प्रवृत्ति पीड़ा से चौथा देखें, ठीक है। संघात बल के हिसाब से देखें तो बाहरी आघात के कारण जो होता है इसको संघात बल बोलते हैं, ठीक है। उसके प्रकार की बात है संस्कृत या व्यालकृत, ठीक है। क्या है, संस्कृत और व्यालकृत। तो सबके सस्पार पीड़न से या फिर जंतु किसी व्याल के द्वारा मारने से। इसके बाद काल बल प्रवृत्ति या काला रोग की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऋतु के ऋतुओं के अनुसार उत्पन्न व्याधियों को काल प्रयोग कहते हैं। इसके प्रकार अव्यपत्र से ऋतुकृत होता है, फिर व्यापत्र ऋतुकृत होता है, तो मतलब दोस्तों के स्वाभाविक रूप से ऋतु के अनुसार संचय प्रकोप होना, उसका ये कहते हैं। फिर अव्यापत्र ऋतु के लक्षण विपरीत लक्षणों के व्यापत्र ऋतुकृत रोग से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद देव बल प्रवृत्ति की बात करते हैं, तुम्हारा हुआ काल प्रवृत्त हो गया देव काल प्रवृत्त। देव की बात करें तो देव में देव गुरु ब्राह्मण आदि के साथ विद्रोह करने से गुरुओं के हिसाब से क्या होता है, ये रोग उत्पन्न है। ये होता है विद्युत दसनी करता है, पिशाचनी होता है। तो विद्युत से क्या होता है कि असनी मुसल की तरह सीधे से उत्पन्न होने वाली व्याधि को ये कहते हैं, या फिर पिशाच आदि से उत्पन्न व्याधियों को पिशाच आदि बोलते हैं। अन्य प्रकार संसर्ग और आकस्मिक संसर्ग में जो रोग दैव के प्रतिदो करने से तथा संक्रामक होते संसर्ग बोलते हैं। आकस्मिक मतलब जो व्याधि संसर्ग के बिना होती जाने पर प्रत्यक्ष कारण स्पष्ट नहीं होता फिर भी उनका प्रसार होता है, उसे बोलते हैं आकस्मिक। उसके बाद आता है स्वभाव बल प्रकृति, पहले क्या था, देश बल नहीं काल बल, देश बल ना, काल बल देव बल। उसके बाद आ गया स्वभाव बल। स्वभाव में स्वभाव जो होते हैं, जो स्वभाव से होने वाली क्षुधा पिपासा स्वभाव बल जो करते हैं, इसमें कालकृत अकालकृत हो गया। जो व्याधि प्रकृति समय पर होते हैं कालकृत हो गया, जो व्याधि प्रकृति समय के विपरीत होते हैं कालकृत हो गया। वातज पित्तज वातज अनिपात ये सातों दोष माने गए हैं, ठीक है, इसमें भी स्वभाव बल में, ठीक है। एक मिनट, ये तुम्हारे हो गए ना टोटल 7 प्रकार के, 7 भेद जो सुश्रुत ने माने हैं कौन कौन, आदि बल, जन्म बल, आदि मतलब हेरिडेटरी, जन्म बल मतलब कंजेनाइटल, दोष बल मतलब एक्वायर्ड, संघात बल मतलब ट्रॉमेटिक, ठीक है। आदि जन्म दोष बल संघात बल, उसके बाद तुम्हारा क्या था, काल बल देव बल और स्वभाव बल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। ये उसके बाद आता है व्याधि घटक। व्याधि की उत्पत्ति में अनेक प्रकार के घटक होता है, जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोष किसी भी रोग में सन्निकृष्ट या प्रतिकृष्ट साक्षात कारण होते हैं, इसलिए दोषों का कार्य रोग उत्पन्न करना होता है। इसलिए परस्पर रोग और दोष का कार्य कारण भाव संबंध होता है। तो कारण क्या होता है, दोष विषमता, कार्य क्या होती है, रोगोत्पत्ति, ठीक है। दोष विषमता कारण है, कार्य क्या है, रोगोत्पत्ति, कार्य क्या है, रोगोत्पत्ति। इसके बाद देखा गया रोगों की उत्पत्ति में दोष व्याधि का महत्व तो क्या हुआ है कि चक्रपाण से धातु की विषमता से रोग उत्पन्न हो जाते हैं और धातु साम्यावस्था से आरोग्यता उत्पन्न होती है, ठीक है। चक्रपाण के धातु सबसे दोष दूषित मलों का ग्रहण किया जाता है, ठीक है। वाग्भट ने दोषों की विषमता से ही रोग उत्पन्न होते हैं और दोषों की साम्य अवस्था में आरोग्य उत्पन्न होते हैं, वाग्भट अनुसार होते हैं, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत ने सारे रोग में उत्पत्ति दोष की विषमता के अधीन बोलते हैं तथा दोषों की विषमता का कारण दूषित अन्नपान है, ठीक है। सुश्रुत ने अन्नपान डाल दिया इसमें। रोग तथा दोषों का कार्य कारण संबंध, समायिकरण से दोष वैषम्यता, असमायिकरण दोष दुष्समुचना होता है, ध्यान देना। समायिकरण दोष वैषम्यता, दोष में वैषम्यता होगा। असमायिकरण दोष दूषित का समोचना, निमित्त कारण मिथ्यार व्यार और जीवाणु, ठीक है। समायिकरण की बात करें तो समय के समय संबंध से उत्पन्न होने का समायिकरण दोषों की विषमता, समायिक कार्य या कारण के साथ एक पदार्थ में समय संबंध से रहता है तो उसको दोष दुष्समोचना के रोग पूर्व कार्य में अधिकरण करता है और कार्य की उत्पत्ति करता है, जैसे दोष दुष्समोचना हो गया। समय असमायिकरण से भिन्न रूप से उत्पत्ति का निमित्त कारण होता है, जैसे मिथ्यार व्यार और जीवाणु हो गया। उसके बाद आते हैं अष्टोनिंदितीय व्याधि। अष्टोनिंदितीय की बात करें तो आचार्य चरक ने 8 प्रकार की निंदीय मतलब बताया है, ठीक है। उसमें कौन कौन है, अतिदृग, अतिहाश, अतिलोमा, अलोमा, अतिकृष्ण, अतिगौर, अस्थूल, अतिस्थूल, अतिकृष्ण, ठीक है। इनमें 8 प्रकार निंदनीय पुरुष में अतिस्थूल और अतिकृष्ण 2 प्रकार के जो होते हैं ये चिकित्सा की दृष्टि से विशेष निंदित होते हैं और इनका वर्णन विस्तार से किया गया है। अतिस्थूल की बात करें तो अतिस्थूल के जो निदान है वो क्या है कि आहारज में देखें तो अधिक मात्रा में भोजन, मधुर, गुरु, शीत जितने कफ वर्धक होते हैं, अव्यायाम, अव्यवाय, दिवाशक में बिहार हो जाएगा, मानसिक में सर्वदा प्रसन्न, चित्त रहना, चिंता, शोक आदि। बीज स्वभाव निदान में देखें तो माता या पिता के बीज से होते हैं, ठीक है। अतिस्थूल के 8 दोष होते हैं, ठीक है। अतिस्थूल के क्या होते हैं, अस्तुल से त्वादयासु हासो जौ प्रोधो कृषि व्यवहार दौर्बल्यम अतिस्थूलसु स्वेदाबाध क्षुद्ध मितमात्रम पिपासित योगस्थित भवन्ते दोष, मतलब आयुष हास, मतलब कि आयु का हास, ठीक है। जो पराधो मतलब जो प्रोत्साह हानि, ठीक है। कृषि व्यवहार मैथुन करने में कठिनाई, दौर्बल्य मतलब बल का हानि, दुर्गंध मतलब शरीर से दुर्गंध आना, ठीक है। स्वेदाबाध मतलब अधिक मात्रा में स्वेद की प्रवृत्ति, छदित मार्ग अत्यधिक भूख लगना, पिपासत योग मतलब प्यास का अधिक लगना, प्यास अधिक भूख अधिक। ध्यान से देखेंगे, अगर श्लोक नहीं याद हो रहा है तो ध्यान, क्या आयु सबसे पहले तो अतिस्थूल है तो आयु क्षीण हो जाएगी भाई, इसको तो याद ही रख लो, ठीक है। अब जब क्षीण होगा भाई तो उसको दुख होगा ना, तो उत्साह की हानि हो जाएगी, उत्साह होने के मैथुन करने में भी कठिनाई हो जाएगी उसको,
क्योंकि बल की हानि हो ही रही होगी, ठीक है, उत्साह हानि, बल की हानि। अब क्या हो जाएगा भाई, जब ये बैठेगा नहीं तो मेद की अधिकता से क्या शरीर में दुर्गंध आएगा। तो शरीर में दुर्गंध किस कारण आएगा, अत्यधिक मात्रा में स्वेद होगा, ठीक है, अत्यधिक भूख लगेगा, अत्यधिक प्यास लगेगा उसको। तो कैसे याद करेंगे कि कोई एक व्यक्ति है जो कि अति स्थूल है, तो क्या होगा कि अति स्थूल है तो सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि उसके लिए क्या, उसको पहले तो उसको कोई खुशी नहीं रहेगा क्योंकि बहुत मोटा रहेगा। तो अति स्थूल है तो उत्साह में हानि हो जाएगा, फिर मैथुन करने में उसको कठिनाई भी होगी बेचारे को, फिर उसको बल हानि होना, उसके बल की क्या हो जाएगी, हानि होगी। उत्साह हानि, मैथुन करने में हानि, बल हानि, उसके बाद दुर्गंध आएगा क्योंकि श्वेत की अति प्रवृत्ति होगी, तो दुर्गंध भी हो गया और श्वेत की अति प्रवृत्ति हो गई। तो क्या हो गया, खाना बहुत ज़्यादा खाएगा, प्यास बहुत लगेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके आयु का ह्रास हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्वरूप की बात करते हैं, तो स्वरूप की बात करें, मेद और मांस धातु के अधिक बढ़ जाने से नितंब उदर और स्तन प्रदेश में इतना मोटा हो जाता है कि लटक जाता है, चलते समय हिलते रहते हैं, इन प्रत्यंगों की उचित रूप से नहीं होता है, तो कार्य करने में उत्साह में उचित रूप नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को अति स्थूल कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि सर्वचार बलवान तो जो भी है, क्षुद्र श्वास, पिपासा, क्रथन, अल्प प्रमाण स्वर क्रिया में समर्थ, छूत स्वप्न, अंगों में पीड़ा, गदगद, शब्द प्रवृत्ति, स्वेद, गात्र, मैथुन शक्ति में हास, ये सब इसके क्या हो गए, लक्षण हो गए, ठीक है। अब अतिकाशी होता है, ओवर इमेसिकेशन, इसके क्या होते हैं, रुक्षानपान का सेवन, अत्यधिक लगन, प्रतिमासन, अल्पाहार, शोक, क्रिया त्याग, वनभोजन का अतियोग होना, वेग निग्रह, निर्दय विनिग्रह, रुचा, स्नान अभ्यास, जरा से विकार, क्रोध, ये सारे सब वात के लक्षण ऑलमोस्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आगे, अध्यशन, भय और ध्यान, अध्यशन, भय, कसाय रस का अधिक प्रयोग करने से मनुष्य अतिकृष्ट हो जाता है, ठीक है, कसाय रस के अधिक। अतिकृष्ट के स्वरूप की बात करें, अतिकृष्ट के अगर स्वरूप की बात करें तो अत्यंत नितंब उदर ग्रीवा सूख जाते हैं, शरीर में धमनियों का जाल दृष्टिगोचर हो जाता है, त्वचा मात्र शेष रहता है, ऐसा देखने पर प्रतीत होता है। अतिकृष्ट पुरुष संध्या मोटी हो जाती है, ठीक है। अतिकृष्ट मनुष्य व्यायाम को, अधिक भोजन को, भूख प्यास को, रोग को, औषधियों को, अत्यंत शीतल, अत्यंत उस व्यवहार को तथा अति मैथुन को सहन नहीं कर सकता। ये अति किसी चीज़ को सहन नहीं कर सकता है, ठीक है, व्यायाम को नहीं, नहीं भोजन को, नहीं भूख प्यास को, न औषधि को, अत्यंत को, न अति मैथुन को, ठीक है। अतिकृष्ट में होने वाले रोग क्या होते हैं कि प्लिया हो जाएगा, काश, गुल्म, उदर, श्वास, अर्श, ग्रहणी, मतलब श्वास काश हो गया, गुल्म, उदर, ग्रहणी, अर्श, प्लिया हो गया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है कि स्थूल को कृष्ण बनाने के लिए गुरु या तर्पण कराएं, और कृष्ण को स्थूल बनाने के लिए लघु असंतर्पण कराएं। उसके बाद आता है जनपदध्वंस विकार। जनपदध्वंस की बात करें तो क्या होता है कि असमान प्रकृति, आहार विहार आदि भाव वाले मनुष्य के जो और भाव समान होते हैं, उनके एक ही समय में विपरीत होने के समान लक्षण वाले रोग उत्पन्न होकर जनपद का विनाश कर डालते हैं। जो जनपदों के सामान्य रूप में होते हैं, यथा वायु, जल, देश और काल, ये इंपॉर्टेंट हैं जो कि जनपदध्वंस का कारण होते हैं। ये क्रमशः क्या होते हैं, बताया गया कि क्रमशः वो बलवान होते हैं। वही विकृति स्वरूप का वर्णन इस प्रकार बताया गया। विकृत बात क्या होती है, वायु क्या होती है कि अवस्थाकर वायु के लक्षण इस प्रकार होते हैं, ऋतु में विकृत आते हैं, तो रुक रुक कर बहने वाली, अधिक वेग से बने जाते हैं, कर्कश, शीत, स्पर्श, जो भी रुक्ष ये सब होती है, अप्रिय गंध वाली, तो ये क्या होते हैं, इसके विकृत वायु होती है। अत्यंत विकृत जल स्पर्श, विकलीनता, जलचर पक्षियों छोड़ के जलाशय सूख गया होता है, जलाशय में रहने वाले प्राणी मर गए और सब, ये सब हो गया, ठीक है। विकृत जल, विकृत देश के लक्षण की बात है, जिस दिन प्रकृति में गंध रस युक्त अधिक मात्रा में जहाँ क्लीड़ना पैदा होते हैं, सांप हैं, ये सब सारी चीज़ आते हैं। गिरा हुआ जैसे देखा जाए ऐसे बगीचा जो कि सूखा होगा, जहाँ फसलें अपने आप सूख जाती हो, नष्ट हो जाती हैं, जहाँ हवा धुआं उड़ रही हो, चिड़िया, ये सब सारी चीज़ें हैं। चंद्रमा तथा दारे दिखाई देने वाला है बादलों में भी, ठीक है। सफेद बादलों से घिरे हुए सूर्य होता है, बार बार घबराए हुए तथा दौड़ते भाग होते हैं, अंधकार से घिरे हुए भांति दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। ये सारे विकृत देश के लक्षण। काल की बात करते हैं, जिस श्रुति में जो लक्षण होना चाहिए उनके विपरीत लक्षण, उनके लक्षणों का हानि है, क्षीण होना युक्त काल को विकृत काल का है। जनपदंश के लक्षण होते हैं, इन पूर्वक दोषों से चार भाव वायु देश का जनपदों का विनाशकारक कहते हैं। इस प्रकार के प्रकोप बड़ी बड़ी आबादियों में अधिक देखे जाते हैं। मूल अधर्म क्या है इसका, कि शस्त्र आदि के द्वारा होने वाले जनपदों का कारण भी अधर्म ही होता है। जिनका लोभ, क्रोध, मोह, अभिमान अधिक बढ़ जाता है, वे दुर्बल को अपमान कर अपने भाई बंधुओं को दूसरों के विनाश के लिए शस्त्र आदि द्वारा परस्पर आक्रमण करते हैं तथा इससे सभी का विनाश करता होता है, जो जनपदंश का कारण बनता है। अधर्म अथवा दूसरे प्रकार के किसी अपवित्र आदि उपचार को प्राप्त कर राक्षसगण आदि अनेक प्रकार के भूत समूह से प्राणी भी मर जाते हैं, अर्थात उनका विनाश हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ व्याधियाँ हैं, जिसमें पहला है सामान्य विकार, नानात्मक विकार। सामान्य विकार एक दोष, दो दोष, तीन दोष, अभिघात आदि से उत्पन्न हो सकते हैं। आचार्य चरक ने रोगाधिकरण को कहा गया सामान्य व्याधि को, ठीक है। 48 प्रकार के रोगों की गणना की गई है। 8 भेद वाले कौन है, मूत्रघात, उदर रोग, क्षीर दोष, वीर्य दोष। 7 भेद वाले को कुष्ठ, विषर, प्रमेय, पीड़िका। 6 भेद वाले अतिसार, उदावत। 5 भेद वाले कुलम्प्लिया रोग, काशवास, सिक्का। 4 भेद वाले अपस्मार, नेत्र रोग, ये प्रतिसाय। 3 भेद वाले कौन से हो गए, शोथ, क्लास, रक्तपित्त। 2 भेद वाले कितने, ज्वर, वर्ण, आयाम, गृहदशी, कामना, आयु हो गए। 1 भेद वाले उग्रस्तम, संन्यास, महागत। 20 भेद वाले कृमि रोग, प्रमेय और योनि व्यापक, ठीक है। नानात्मक व्याधि क्या होती है, नानात्मक व्याधि होती है जो निश्चित रूप से किसी एक दोष से उत्पन्न होती है। नानात्मक में किसी एक दोष से उत्पन्न होती है, उसको नानात्मक बोलते हैं। सामान्य क्या थे, 1, 2, 3 जितने भी हो सकते हैं। इसके असंख्य नंबर है, मुख्य रूप से 80 हैं, ठीक है। पित्तज कितने हैं, 40 हैं और 20 हैं। असंख्य तो माने ही गए हैं, लेकिन ये वात नानात्मक 80 प्रकार ऐसे हुआ गया। तो वात में जो वात से जो होने वाले हैं सभी को इसके मतलब जान सकते हैं, इसके उतना पूछेगा नहीं, ठीक है। इसका नाम सबको याद भी नहीं होता है। तो फिर उसके बाद देखते हैं निदानार्थक व्याधि।
ये तो निदानात्मक हो गया था। कुछ रोग भी अन्य रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं, इस प्रकार के रोग निदानार्थक कहते हैं। अर्थात निदान का जो अर्थ या कार्य उत्पत्ति है, कदाचित रोग भी वो कार्य करता है, अतः उसे निदानार्थक कहा जाता है। निदान से अत्यधिक बलवान होकर ही एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करता है। इस तथ्य का प्रतिपादन करने के लिए निदान शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अन्य रोग को उत्पन्न करने वाले कुछ रोग अन्य रोग को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे ज्वर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है, रक्तपित्त से ज्वर की, तथा ज्वर और रक्तपित्त दोनों से राजक्षमा की उत्पत्ति होती है। ध्यान देने वाली बात है, ज्वर से रक्तपित्त, रक्तपित्त से ज्वर, इन दोनों से क्या हो जाता है, राजक्षमा। प्लीहा की वृद्धि से उदर रोग, उदर रोग से क्या हो जाता है, शोथ। प्लीहा की वृद्धि से इंपॉर्टेंट, प्लीहा की वृद्धि से उदर रोग, उदर से शोथ हो जाता है। अर्थ से उदर रोग और उदर से क्या हो जाता है, गुल्म की उत्पत्ति, ठीक है। प्लीहा की वृद्धि से उदर, उदर से शोथ, अर्थ से उदर, उदर से गुल्म। दिवा स्वप्न से प्रतिशय होता है, प्रतिशय से काश श्वास क्षय जो भी हो जाता है। क्षय से क्या हो जाता है, शोष हो जाता है। क्या होता है, क्षय से क्या होता है, शोष होता है। ये क्रम से दूसरे के निदानात्मक रोग कहे जाते हैं, ठीक है। एकार्थकारी दो प्रकार के एकार्थकारी रोग है। कोई रोग अन्य रोग को उत्पन्न कर रहा है, स्वयं शांत हो जाता है। कोई रोग अन्य रोग को उत्पन्न करने के साथ साथ स्वयं भी बना रहता है, वो एकार्तिक हो गया। उसके बाद आता है हेतु शंकर। हेतु शंकर क्या होता है कि अनेक व्याधियों की उत्पत्ति का एक हेतु होता है, और एक व्याधि की उत्पत्ति का एक हेतु होता है। फिर एक ही व्याधि के अनेक हेतु होते हैं, फिर बहुत सी व्याधि के एक हेतु होता है। मतलब इस हेतु शंकर कहा जाता है। जैसे ये दिया हुआ है ना कि अनेक व्याधि के एक हेतु, एक व्याधि के एक हेतु, एक व्याधि के अनेक हेतु, और अनेक हेतु के अनेक व्याधि, ठीक है। तो एक रुक्ष वस्तु के कारण से ज्वर, भ्रम, प्रलाप आदि रोग होते हैं। एक रुक्ष हेतु के से एक ही ज्वर उत्पन्न होता है। रुक्ष आदि अनेक हेतु से ज्वर, भ्रम होता है। रुक्ष आदि बहुत से हेतु से ज्वर आदि के अनेक व्याधि होते हैं, ठीक है। मतलब एक रुक्ष से, एक रुक्ष वस्तु से ज्वर, भ्रम इतने हो गए, ठीक है। एक रुक्ष हेतु से एक ही, रुक्ष आदि अनेक से इतना, रुक्ष आदि बहुत से, ये सब हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये क्या था तुम्हारा हेतु शंकर। हेतु शंकर में क्या थे, हेतु और व्याधि का रिलेशन था, व्याधि और हेतु रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा लिंग शंकर। लिंग शंकर क्या होता है भाई, कि अनेक व्याधियों का एक लक्षण होता है। क्या होता है, अनेक व्याधियों का एक लक्षण होता है, और एक व्याधि का एक लक्षण होता है, ठीक है। इसके विपरीत एक व्याधि के बहुत लक्षण होते हैं, और व्याधि के बहुत, इसे व्याधि शंकर कहते हैं। और देखो, विश्राम के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे एक लक्षण ज्वर कहते हैं, और एक व्याधि का ज्वर ही संताप है। इसके विपरीत विश्राम आदि बहुत से लक्षण होते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, शंकर है, शंकर में हेतु, सबका कारण क्या है, भगवान शंकर है। सबका कारण कौन है, भगवान शंकर है। तो कारण क्या होता है, हेतु, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये चीज हो गया। लिंग शंकर क्या हो गया भाई, लेकिन दोनों शंकर हैं भाई, अब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हेतु में हेतु से करेंगे, लिंग से क्या हो जाएगा, लक्षण हो जाएगा, ठीक है। लस लिंग, लक्ष्य लक्षण, ये दोनों पर्याय हैं आपस में, ध्यान देना। व्याधि शंकर अब क्या होता है, लिंग शंकर, ध्यान देना, लिंग शंकर, हेतु शंकर। अब आता है व्याधि शंकर। इस प्रकार मनुष्य के शरीर में रोगों की मिश्रित स्वरूप चिकित्सा से शुद्ध स्वतंत्र न होने से तथा एक रोग दूसरे रोग का उत्पादन होने से अधिक कष्टकारी देखे जाते हैं। मतलब मनुष्य के शरीर में रोगों की मिश्रित स्वरूप चिकित्सा के शुद्ध स्वतंत्र न होने से, ठीक है, रोगों की मिश्रित स्वरूप चिकित्सा से शुद्ध स्वतंत्र न होने से तथा एक रोग दूसरे रोग का उत्पादन होने से अधिक कष्टकारी देखे जाते हैं, उसको व्याधि शंकर बोलते हैं। मतलब एक रोग से दूसरे रोग का उत्पादक होना ये बहुत कष्टकारी है, जिसे व्याधि शंकर बोलते हैं, ठीक है। व्याधि अवस्था क्या, व्याधि उत्पन्न होने की प्रक्रिया एक ऐसी अवस्था है जो निश्चित क्रम से षट क्रियाकाल की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। व्याधि अवस्था विभिन्न षट क्रियाकाल से जो गुजरने की प्रोसेस होती है उसको व्याधि अवस्था बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, ये रोग दो प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुक। निज ऐसे होते हैं, ये प्रवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। दोषों द्वारा अपने निज रोगों से पहले बता दी तो दूसरी होते हैं, तत्पश्चात व्यथा उत्पन्न होती है, और आगंतुक जो उत्पन्न होने के कुछ समय पश्चात दोषों का प्रकोप हो जाता है। मतलब प्रवृत्ति अवस्था एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के निज रोग, वात रोग, पित्त जो भी होते हैं छोड़कर नहीं होते हैं। निज रोग वात, पित्त और कफ द्वारा उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार शकुनी सारे दिन आकाश में चारों तरफ उड़कर देश देशांतर को लांग सकता है, ठीक उसी प्रकार अपने धातु की विषमता से उत्पन्न होने वाले सभी दोषजन तो भले ही शास्त्रों में बताई हुई संख्या लक्षणों का अतिक्रमण कर जाएं, पर वात की अतिक्रमण नहीं करते, ठीक है। इन्हीं वात, पित्त, कफ के संस्थान प्रकृति विशेष को देखकर वात, पित्त, कफ से होने वाले सभी रोगों को विभिन्न विभिन्न नाम उद्देश्य दिया जाता है। ये सब प्रोसेस क्या है, व्याधि अवस्था, ठीक है। शरीर के अंदर अपनी धातुओं की विषमता के कारण होने वाली व्याधियों को समुदाय बहुत ही अधिक होता है, पर वे व्याधियां वात, पित्त, कफ से अलग नहीं होती। आगंतुक रोग धातु विषमता से होने वाले रोगों को विशिष्ट अर्थात भिन्न होते हैं। निज आगंतुक रोग कुछ समय बाद एक समान लक्षण उत्पन्न करते हैं, अतः चिकित्सा करने से पहले प्रधान और अप्रधान का निश्चय कर लेना चाहिए तथा पहले प्रधान रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। अनुबंध और अनुबंध, ठीक है। उसके बाद आता है व्याधि क्षमत्व और इसका वर्णन। व्याधि क्षमत्व क्या होता है भाई, एक मिनट, इसका श्लोक है, व्याधि क्षमत्वम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उपाद प्रतिबंधकत्वमिति यावत, ठीक है। क्या होता है, सभी व्यक्तियों में व्याधि क्षमता एक समान होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शरीर में रोग प्रतिरोधक भाग अर्थात दोष ये सब भिन्न भिन्न होते हैं। अतः व्याधि क्षमता एक विशिष्ट होता है, जिसमें शरीर के उत्पन्न विभिन्न प्रकार जीवाणु विषाणु के उपसर्ग या संक्रमण विशेषता पर अर्थात इससे होते हैं, ठीक है। आधुनिक मत में इसको इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। श्लोक क्या है, व्याधि क्षमत्वम व्याधि बल, देखो व्याधि क्षमत्वम व्याधि बल विरोधित्वम, व्याधि क्षमत्वम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधुपाद प्रतिबंधकत्वमित यावत, ठीक है। मतलब कि व्याधि बल विरोधी क्या होता है, इस प्रकार के व्याधि क्षमता युक्ति बल भी कह सकते हैं। व्याधि क्षमता पौष्टिक आहार जो हम लोग खाते पीते हैं उससे जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, उसको बोलते हैं व्याधि बल विरोधी, ठीक है। व्याधि प्रतिबंध क्या होता है, नेचुरल होता है, जो कि व्याधि उत्पन्न नहीं होती है, ये स्वाभाविक रूप से जन्मजात होती है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद वर्गीकरण की बात है, सहज बल होता है जो कंजेनाइटल इम्यूनिटी होता है, जो कि सहज बल उसे कहते हैं जो शरीर तथा मन के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है, या प्रकृति शब्द का जन्म से उत्पन्न प्रकृति धातु को उसको सहज कहते हैं। ठीक है, इसकी मतलब अपेक्षा नहीं रखती। इसका कारण स्वाभाविक रूप से ये व्यक्ति बलवान होता है या दुर्बल होता है। इन प्रकृति बल के कारण शरीर और मन बलवान दुर्बल होता है। यदि रोगी बलवान होगा तो जन्म से ही रोग प्रतिरोधक बलवान होगी, यदि रोग दुर्बल होगा तो रोग प्रतिरोधक दुर्बल होगी। ठीक है, प्राकृतिक संश्लेषण देखें, सहज बल, कारज बल और युक्तिकृत बल। सहज क्या होता है, शारीरिक मानसिक। कारज क्या होता है, ऋतु विभाग वय विभाग। ऋतु में क्या हो, उत्तरायण और दक्षिणायन। वय विभाग में देखें तो बालक, युवा और वृद्ध हो गई। युक्तिकृत में आहार और चेष्टा, योग आहार और चेष्टा। ठीक है, रसायन प्रयोग हो गया। तो कारज बल की बात करें, तुम्हारा क्या हो गया, सहज बल तो हो गया, शारीरिक मानसिक के उस पर टिका जो भी है। ठीक है, ये बोला है ना, शरीर मन बलवान दुर्बल। ठीक है, कारज बल की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, मतलब कि यह बल कारण से स्वयं उत्पन्न होती है। इसे दो भागों में विभाजित किया, जैसे वयानुसार और बाल अनुसार। वह बाल मध्य जीर्ण होता है, वयानुसार क्या होता है, बाल मध्य बाल्यावस्था में सुकुमार होते हैं। ठीक है, कारज बल में। ठीक है, ऋतु विभाग और वय विभाग के अनुसार बताया गया ना, यह बल ऋतु विभाग और वय विभाग में। तो ऋतु में उत्तरायण दक्षिणायन हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया भाई, वय में क्या हो गया, बालक हो गया, मध्य में अवस्था में व्याधि चरम सीमा पर होती है, जिससे मनुष्य व्याधि से कम पीड़ित होता है। भाई वय में क्या होता है कि सहने की अक्षम होता है, जिससे शरीर संपूर्ण बलयुक्त नहीं होता, अतः बलवस्था में अधिक व्याधि उत्पन्न हुआ करती है। और ये जीर्ण अवस्था में वही इंद्रिया बल क्षीण हो जाती है, वय में बहुत बल क्रम से बढ़ता घटता रहता है। अब ऋतुओं के अनुसार देखा जाए, ये तो वय के अनुसार, ऋतु के अनुसार उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में शिशिर वसंत ग्रीष्म और वर्षा शरद हेमंत तुम्हारे। दक्षिणायन में विसर्ग काल में, तो उत्तरायण को अदान काल कहते हैं, दक्षिणायन को विसर्ग काल कहते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा युक्तिकृत बल। युक्तिकृत में क्या, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। पहला क्या था, नेचुरल, उसके बाद एक्वायर्ड था, उसके बाद नेचुरल को ही कंजेनाइटल बोलते हैं, कंजेनाइटल हो गया, कंजेनाइटल। ठीक है, कंजेनाइटल, एक्वायर्ड और क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। आहार विहार से व्यायाम से जो बढ़ता है, रसायनवादी करण से जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल युक्तिकृत। आहार के खाने से, चेष्टा से, योग से। ठीक है। बल वृद्धिकर भाव क्या होते हैं, बल को बढ़ाने वाले ये भाव होते हैं। बल वृद्धिकर भाव, एक जैसे देश में जन्म होना, ऐसे कुल में जन्म लेना जिसका कुल के लोग स्वभावतः बलशाली हो, ऐसे काल में जन्म लेना जिस काल में स्वभावतः बल की वृद्धि हो। मतलब देश, पहले तो देश देख लो, एक देश में जन्म जहाँ पे लोग बलवान होते हैं, जहाँ लोग जन्मजात बलवान होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे कुल में जन्म जहाँ पे कुल लोग स्वभावतः, कुल के बाद काल। ठीक, सुख कारक कालयोग हो, कालयोग क्या हो, सुख कारक हो। उसके बाद क्या, बीज जो है वो है सही। उत्तम आहार का सेवन करना है, शरीर को सुसंगठित होने वाला है, मतलब उत्तम आहार। देखो सबसे पहले क्या है, किस देश में उत्तम, किस कुल में, किस काल में, सुख कारक काल में हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसके माता पिता का बीज क्या है, आहार विहार वो सही खा रहे थे। अगर आहार विहार सही खा रहे थे तो क्या हो गया, शरीर संगठित हो गया। उत्तम आहार का निरंतर वो भी सेवन करेगा, फिर मन में उत्तम हो गया, फिर बल कारक भाग्य होगा, युवावस्था हो गया, व्यायाम आदि कर्म करेगा, चिंता में प्रसन्नचित रहेगा। व्याधि चमत करने वाले कारक क्या होते हैं, मर्मोपघाती, प्राणायातम और कष्टतम, क्षिप्रकारी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दोषों के आधार पर विरुद्धपूर्वक और गंभीर होता है, मतलब मर्मों मतलब कि अन्य मर्मोपघात से उत्पन्न व्याधि। ठीक है, प्राणायातम 10 प्राणायातम में अधिष्ट व्याधि रोग को। फिर उसके बाद क्या होता है, वो व्याधि जिससे अधिक कष्ट उत्पन्न हो रहा है, असाध्य रोग। चित्रकारी में वो विकार जो निदान से शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं, शीघ्र वेतन। उसके बाद क्या होते हैं कि दोषों के आधार पर संयोग उत्पन्न व्याधि में, दोषों के संयोग अधिक। ठीक, विरुद्ध मतलब पित्त प्रमेय के साथ दुष्ट होने वाला कार्य विरुद्ध, अतः पित्तज प्रमेय रोगी की चिकित्सा याफ्य होती है। अतः गमित्वक मास को आश्रय उत्पन्न करने वाले। ठीक है, ये सारे हो गए। उसके चिरस्थिति दीर्घकाल तक रहने वाले। नौ मतलब अहित कर विसर्जित दोष प्रकोप नहीं होता है। ठीक है, अहित आहार का सेवन करना। ठीक है, देश वीर काली से। ठीक है, संयोग व्याधि क्षमता को प्रभावित करने अन्य कारक इस प्रकार और बताए हैं जो अहितकर आहार विहार करते हैं। शरीर की व्याधि क्षमता की बात करें तो जिनसे शरीर स्थूल हो, जो अतिकृष्ण हो, जिनका शरीर मानसिक शक्ति जो दुर्बल हो, जिनका शरीर अहितकर आहार से पतला रोने में मतलब रोकने में असमर्थ हो, इसका विपरीत ये जो क्या आते हैं, शरीर की व्याधि क्षमता। रोगों की मृत्यु या दारुण में इन्हीं उपयुक्त अपत्य आहार पर शरीर के विस्तार को रोग मृत्यु या दारुण शीघ्र उत्पन्न होते विलंब होते हैं इससे, अर्थात अपथ्य दोषों की अनेकता व्याधि हम व्याधिक्षम शरीर में होने वाला रोग दारू शीघ्र उत्पन्न करें। पथ्य सेवन दोषों के प्रबल और व्याधिक्षम होने पर रोग मृत्यु विलंब उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, दोषों की उत्पत्ति ये वात पित्त से होते हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाता है ओज की उत्पत्ति। ओज का शरीर उत्तम धारण करने वाले, निरावरण करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है। उत्तम रूप से धारण करने वाला, निरावरण करने वाला। ओज की बात करें तो ओज क्या होता है, प्राकृतिक बलम श्लेष्मा विकृति मल उच्यते सच है ओज स्मित काय सच पापम दिश्यते। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ओज। रसादि शुक्रान धातु का उष्ट चार भाग ओज कहते हैं, ये तुम्हारा सुश्रुत के अनुसार है अपने संज्ञा। ठीक है, ओज के गुण की बात करें तो ओज के गुण प्रमाण और कम। ठीक है, ये तो तुम्हारा वो बिंदु हो गया ना, ये तुम्हारा दो भेद हो गए, पर और अपर। तो 8 बिंदु हृदय में होता है, अपर जो होता है तुम्हारा एक प्रसिद्ध होता है, अर्धांजलि होता है, मतलब ठीक है, अर्धांजलि अंजलि सर्व शरीर में होता है। ठीक है, वर्ण की बात करें तो जो होता है सर्पी समान घृत होता है, गंध लाजा के समान होता है, रस की बात करें तो मधु समान होता है। ठीक है, घृत के समान, लाजा के समान गंध, रस क्या होता है मधु, शहद के समान होता है। उस दृष्टि के प्रकार बताएं तो 3 अवस्थाएं बताया गया है
कि ओज विस्तृंश, ओज व्यापक, ओज क्षय होते हैं। क्या? ओज विस्तृंश, ओज व्यापक, ओज क्षय। ओज विस्तृंश क्या होते हैं? ओज का स्वस्थान से चलायमान होना, ठीक है, मतलब कि संधि विश्लेषण हो गया तो वहाँ से चले गया, बॉडी एक हो गया तो उसका स्थान विभ्रंश हो गया, शारीरिक मानसिक क्रियाओं को रुक जाना, गात्र शोधन हो गया, ठीक है, मतलब कि ओज का स्वस्थान से चलायमान होना, मतलब संधि विश्लेषण हो गया, अंगमद हो गया, स्थान भ्रंश हो गया, शारीरिक मानसिक क्रियाओं का रुक जाना, फिर लूजनेट ऑफ बॉडी। ओज व्यापक मतलब क्या हो गया कि स्वस्थान में स्थित ओज का दोषों के द्वारा दूषित हो जाना, मतलब एक तो छोड़ क्या था, विस्तृंश मतलब क्या था कि वहाँ से चले जाना, ठीक है, और व्यापक मतलब कि वहाँ पे उसके दोषों की दूषित होती है, जैसे अंगों की जड़ता, शरीर में भारीपन, वाजन, शोक, कोमल परिवर्तन, ग्लानि, अति निद्रा, आलस्य, ठीक है। उच्च क्षय के बाद उसका स्वरूप अर्धांजलि से कम हो जाना, तो जो प्रमाण है उससे क्या हो जाता है, कम, जैसे मूर्छा, मोह, अज्ञान, मांस, प्रलाप और मृत्यु। उच्च क्षय की चिकित्सा सदैव प्रश्न अनुकूल आहार विहार का सेवन करा, उच्च विकृति में ओजन अनुकूल विशेष क्रियाओं को बल को बढ़ाना, मधुर शिक्षण, गोधूम मांस और जीवनी गढ़ का सेवन करना। उच्च वृद्धि के लक्षण क्या होते हैं कि ओज की वृद्धि होने पर शरीर की पुष्टि होकर बल और गुणों की वृद्धि हो जाती है। ओज और व्याधि क्षमता में आचार्य में व्याधि क्षमता के भेदों को ओज तथा बल के समरूप में बताया। आचार्य में व्याधि क्षमता को संबंध में दो मतों का वर्णन किया, जिसमें प्रथम मतानुसार ओज शरीर धातु को धारण पोषक तथा शरीर का प्राकृतिक बल को रोगों की उत्पत्ति नहीं होने देता है। द्वितीय मतानुसार रोगों को केवल घटाने का कार्य ओज द्वारा संपादित होता है, ठीक है। व्याधि क्षमता में व्याधि बल विद्युत्व व्याधि उत्पाद प्रतिबंध कत्वमिति यावत, ठीक है, ये चीज बताया। व्याधि बल विरोधी मतलब कि एक्वायर्ड आर्टिफिशियल, मतलब कि इस प्रकार के व्याधि क्षमता जो एकीकृत बल भी कहते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको। ठीक है, व्याधि प्रतिबंध मतलब यह व्याधि जो उत्पन्न होती है इसे सहज बल कहते हैं, स्वाभाविक रूप से जन्मजात होती है, ठीक है। सहज बल, कालज बल, ठीक है, क्या था, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। सहज बल क्या था, कंजेनाइटल था, कालज बल क्या था, एक्वायर्ड था। तो ये यही बोल रहा है ना, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्वायर्ड है, ठीक है, और ये क्या है, नेचुरल या कंजेनाइटल मतलब सहज बल है, ठीक है, व्याधि उत्पादक प्रतिबंधक, ठीक है। आचार्य ने उस सबसे अन्य कर्तों का ग्रहण इस प्रकार किया है कि प्राकृतिक श्लेष्मा, प्रकृति से बलम श्लेष्मा चयसो ओज स्मिता, ठीक है, मतलब आचार्य सूत्र 17 में प्रकृति से बल तथा ओज का प्रकृति श्लेष्मा को सर्वधातु ओज का सर्वधातु सार कहा जाता है, शरीर की संपूर्ण धातु के सार भाग आपस में मिलकर शरीर की वृद्धि पुष्टि यह धातु सार रोगी की व्याधि लड़ने शक्ति प्रदान करता है। रस, अन्य रस से सभी धातु तथा ओज की उत्पत्ति होती है तथा ओज का रस संज्ञा दी गई है तथा यह व्याधि क्षमता प्रदान करता है। जीव शोणित मतलब जीव शोणित को भी ओज के समरूप बताया गया, ठीक है। यहाँ तक आपका आयुर्वेदिक पोर्शन था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला आपको मैं मॉडर्न को अभी कंप्लीट करके उसको आपको मतलब मॉडर्न भी आप लोग का कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है।